मैंने आपके दिल की बात पढ़ ली है और आप चाहते हो कैनवा को सीखना और मास्टर करना। इस मास्टर क्लास के अंदर हम कैनवा कवर करेंगे बिल्कुल बेसिक से और एडवांस्ड और एक्सपर्ट लेवल तक के जो टॉपिक्स हैं हम उसको कवर करेंगे। इस कोर्स के अंदर जो करीब 5 घंटे का है, मैंने बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स बताए हैं और कुछ ऐसे टूल्स जो कैनवा के हिडन टूल्स हैं जो सब शायद यूज भी नहीं करते होंगे, उनके बारे में भी बताने की कोशिश करी है। आई होप ये कोर्स आपको पसंद आएगा। लंबा कोर्स है, मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है आपसे, इसको पेशेंटली सुनिएगा, सीखिएगा और जो मैं करने के लिए कह रहा हूं उसको प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस ही आपको इस टूल के अंदर परफेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो अगले 5 घंटे आप मेरे साथ हैं और वादा कीजिए कि आप कोर्स बीच में नहीं छोड़ेंगे। I'll see you. हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब यू आर सीरियस, आप सीरियस हैं कैनवा को सीखने के लिए। तो कैनवा या तो आपको थोड़ा बहुत आता होगा या काफ़ी आता होगा या बिल्कुल नहीं आता होगा। कोई भी सिनेरियो हो, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के अंदर आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। और मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, अगर आप कैनवा को आप समझते हैं कैनवा आपको बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन मैंने कैनवा को बहुत डीप स्टडी किया है, तो अगर आपको कैनवा अभी भी बहुत अच्छा आता है, इस पर लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं, तो थोड़ा सा रिफ्रेशर हो जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, इनफैक्ट हम शुरू से शुरुआत करेंगे। ये कोर्स इतना डिटेल मैंने डिज़ाइन किया है कि ये उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा जिन्होंने कैनवा के बारे में कुछ भी नहीं जानते और कैनवा सीखना चाहते हैं। कैनवा आज के टाइम पर हर किसी को सीखने की ज़रूरत है। आप चाहे जॉब करते हो, चाहे आप अपना बिजनेस करते हो, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आप कुछ भी आपके टाइम पे करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, अगर आप बिज़नेस से कनेक्टेड हैं, किसी भी तरह का बिज़नेस आप करते हैं, आपको कैनवा सीखना चाहिए। क्योंकि अपने बिज़नेस को, अपने काम को अभी से बेटर करने के लिए आपको कैनवा से अच्छा टूल मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो कैनवा क्या है? एक बेसिक क्वेश्चन होगा, कैनवा क्या है? कैनवा काफ़ी सालों के अंदर काफ़ी अच्छे से इवॉल्व हो गया है। करीब 5 साल से तो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। तो कैनवा एक बहुत ही बड़े टूल के अंदर इवॉल्व हो गया। कैनवा स्टार्ट हुआ था एज अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल, एज अ इमेज एडिटिंग टूल। इमेजेस को अपने इन्हांस करने के लिए, इमेज के कलर करेक्शन करने के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन करने के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए टेम्पलेट्स का यूज़ कर कैनवा आपको पोस्ट बना दिया करता था। लेकिन इतने सालों के अंदर कैनवा ने बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे से, बहुत सारी बहुत अच्छी फीचर्स को ऐड किया है और जितनी ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर ऐड होती जा रही हैं उतना ये सिंप्लीफाई भी होता जा रहा है। दूसरे टूल्स के अंदर हमने अक्सर देखा है कि जैसे जैसे आप टूल बड़ा होता चला जाता है, उसमें फीचर्स ऐड होती चली जाती हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है क्योंकि फीचर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन कैनवा के अंदर आज के टाइम के अंदर आप इमेज अपने इन्हांस कर सकते हैं, उसके अंदर कलर करेक्शन, ग्रेडिंग, बैकग्राउंड रिमूवल, किसी ऑब्जेक्ट को हटाना है, लगाना है, ब्यूटीफुली क्राफ्ट कर सकते हैं आप। तो इमेज करेक्शन के लिए, इमेज पे वर्क करने के लिए, अपनी किसी फ़ोटो के ऊपर काम करने के लिए कैनवा के अंदर बहुत अच्छे टूल्स हैं। फिर कैनवा के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, एनिमेशंस बहुत अच्छे हैं और सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट बनाना, सोशल मीडिया, आप कोई भी आज के टाइम पर ग्राफिक की बात करें, किसी भी प्रिंट मटेरियल की बात करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मटेरियल की डिज़ाइनिंग की आप बात करेंगे, वो आपको कैनवा पर मिल जाएगा। आपको अपना एनवेलप डिज़ाइन करना है, अपना बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना है, अपना लेटर हेड डिज़ाइन करना है, अपना बोर्ड डिज़ाइन करना है, पोस्टर, पैम्फलेट, फ्लायर, अपना कुछ भी डिज़ाइन करना हो, हम देखेंगे आगे कोर्स के अंदर, हम कुछ भी सर्च करेंगे जो प्रिंटेबल है या फिर शेयरेबल है, वो आप कैनवा पर डिज़ाइन कर सकते हो। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कैनवा बहुत अच्छा हो गया। सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए, डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए कैनवा बहुत अच्छा हो गया। फिर इसके बाद वीडियो एडिटिंग के काम में भी कैनवा काफ़ी अच्छा हो गया है। मैं इसको नहीं कहूँगा कि एज अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग टूल अभी कैनवा बन गया है, लेकिन उसकी शुरुआत है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर भी कैनवा हम श्योर काम कर रहे होंगे और उसको भी आने वाले टाइम के अंदर बहुत इम्प्रूव करके हमको देंगे। ठीक है, फिर आप
अब तो एआई के एज के अंदर कैनवा के अंदर आप अपना कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो। आपको कोई ब्लॉग लिखना है, कोई प्रेजेंटेशन लिखना है, कोई आर्टिकल लिखना है, कुछ रिसर्च पेपर्स बनाने हैं, आप ये सारी चीज़ें भी कैनवा के अंदर कर सकते हैं। एआई का जो मैजिक राइट टूल है इनका कैनवा का, उसमें आप एआई जैसे चैट जीपीटी है या फिर डीप सीक है, उसी तरह का कैनवा का भी एक एआई राइटिंग टूल है, तो ये वो काम भी अब कैनवा कर सकता है। फिर अभी लेटेस्ट अपडेट के अंदर जो अप्रैल 10 को हुआ, अभी अप्रैल 10 2025 को जो नया अपडेट आया है, उसके अंदर तो अब आप कोड्स भी लिख सकते हैं। अब एक कॉन्वर्सेशनल मैनर के अंदर, अगर आपको कोडिंग नहीं आती, मुझे कोडिंग नहीं आती, लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें अभी बना ली इसके अंदर पिछले एक वीक के अंदर। तो अगर आपको कोड नहीं आता और आपको कुछ डिज़ाइन करना है, सिर्फ आपके आइडिया आपके दिमाग में है और आप उसको कमांड देंगे कि मुझे ये फॉर्म बनाना है या मुझे पेज बनाना है, ये बनाना है, वो आपकी कोड लिखकर आपको प्रेजेंट भी कर देगा, हम वो कवर भी करेंगे। फिर एक जनरेटिव एआई के अंदर भी कैनवा बहुत अच्छा है। कैनवा ने लियोनार्डो एआई को एक्वायर किया था, उस कंपनी को ख़रीद लिया था, तो वो सारी फीचर्स भी लियोनार्डो एआई की कैनवा के अंदर आ गई हैं। तो अब आप इमेज भी क्रिएट कर सकते हो, वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, आप ग्राफिक्स भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ थी ही। अभी रिसेंटली कैनवा ने शीट्स भी ऐड कर दिया, मतलब जैसे एक्सेल को भी कैनवा के अंदर ऐड कर दिया है। मैंने उसको टेस्ट किया है, वो बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटिंग नहीं लगा, लेकिन वो अभी शुरुआत है। ओके, ऑनेस्टली मुझे उसका मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं लगा है, लेकिन जो लोग चार्ट्स बनाते हैं, जो लोग प्रेजेंटेशन के अंदर ग्राफिक्स यूज़ करते हैं या फिर टेबल यूज़ करते हैं या फिर अपने डेटा को एक अच्छे ग्राफिक के अंदर पेश करना चाहते हैं, उनके लिए वो फीचर्स बहुत अच्छी होंगी, उसको भी हम कवर करेंगे। तो कैनवा स्टार्ट हुआ था एज अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल, एज अ इमेज एडिटिंग टूल, इसीलिए वो कैनवस से कैनवा बनाया था, क्योंकि वो इमेज रिलेटेड था या फिर ग्राफिक रिलेटेड था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैनवा इतना इवॉल्व हो गया है कि ये अब एक ऑल इन वन विजुअल प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म बन गया है। मतलब इसके अंदर आप जो विजुअल प्रोडक्टिविटी के जो भी काम है आप वो कर सकते हो, और स्काई इज द लिमिट। ये कहावत बिल्कुल सेट होती है कैनवा के अंदर, कि कैनवा के अंदर आज के टाइम पे आप इतना कुछ कर सकते हो कि अगर आप खाली कैनवा को कमांड कर लें तो आपका काम जो पहले 6 घंटे या 12 घंटे या 10 घंटे के अंदर होता था, वो मिनटों में आप कर सकते हो। आप जॉब करते हो तो आपके प्रेजेंटेशंस, आपके सेल्स टारगेट, सेल्स शीट, सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, सोशल मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड, आपको ऐड बनाना है, कुछ भी पोस्ट करना है, आपके पास एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को 2 मिनट के अंदर आपने मॉकअप के अंदर उसके अंदर एक पोस्ट बनाया और शेयर कर दिया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी फीचर्स कैनवा ने ऐड कर दी हैं और आप इसका जितना अच्छे से इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, ये ब्रांडिंग के लिए और फ्रीलांसिंग के लिए भी हो। ओके, फ्रीलांसर्स इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, मैं इसको बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। और जो काम मेरा पहले 1 घंटे में होता था, कैनवा की हेल्प से वो 10 मिनट में, 15 मिनट में हो जाता है। तो मेरे लिए भी मेरा टाइम सेव हो रहा है, जिसकी वजह से मैं अपने क्लाइंट्स को एक अच्छा प्राइस दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम कम हो गया है, इसलिए मेरी जो कॉस्ट पर आर है वो भी कम हो गई, और क्लाइंट्स के लिए भी फ़ायदा हो गया, उनको एक अच्छी ग्राफिक, अच्छे एनिमेशन, अच्छा क्रिएटिव एक अच्छे प्राइस में मिल गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस मास्टर क्लास के अंदर। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये मास्टर क्लास दिल से कर ली और जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्ट करता हूँ उसको आपने फॉलो कर लिया और कैनवा को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे बताने से भी कुछ नहीं होगा, आपको एक बार देखने से भी कुछ नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका हाथ माउस पर या फिर कीबोर्ड पर या फिर माउस पैड पर या फिर राइटिंग पैड के ऊपर उतना तेज़ होता चला जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनवा एक टूल है, और टूल के बारे में ये बात अच्छी होती है कि टूल को आप मास्टर कर सकते हैं। आप टूल को आप बार बार यूज़ करिए, आप बार बार यूज़ करने से आपको पता चल जाता है कि कौन सी फीचर कहाँ से हैं, कैसे आनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती चली जाती है। तो टूल को मास्टर करना आसान है, और कैनवा एक टूल है जिसको आप आहिस्ता 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 मास्टर कर सकते हैं। ठीक है,
ज़रूरत है उसको प्रैक्टिस करने की। अब वो आधा घंटा है या दिन के 4 घंटे हैं, वो डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर। मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जो सजेशन है वो ये है कि आप जितना ज़्यादा कैनवा को यूज़ करेंगे उतना आपको मज़ा आएगा। ठीक है, ये वो उस टाइप का फोटोशॉप टाइप का टूल नहीं है। ये फोटोशॉप टाइप का या फिर प्रीमियर या फिर एडोबी आफ्टर इफेक्ट जैसा टूल नहीं है। ये बहुत एक्साइटिंग टूल है। आपका काम जब मिनटों के अंदर हो जाता है, जब आपको काम करने में मज़ा आता है, जब आपके पास हर चीज़ एक जगह अवेलेबल होती है। अगर आप फोटोशॉप के बारे में जानते हैं तो खाली एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। फोटोशॉप तो सबके ऊपर है, लेकिन क्या आपको वाकई उतनी चीज़ों की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो। किसी को उतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आज के टाइम पर ज़्यादातर लोगों को सोशल मीडिया मैनेज करना है, अपना पेज मैनेज करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन के लिए पोस्ट बनानी है, या फिर उनकी एक छोटी सी वेबसाइट है उसके लिए ब्लॉग बनाना है, उसके लिए क्रिएटिव बनाना है, बैनर बनाना है। तो वो सारे काम अगर जल्दी से हो जाएं तो बिजनेस ओनर्स भी इस टूल को सीखकर अपने बिजनेस के अंदर काफ़ी चीज़ें फ्री में कर सकते हैं, जो वो का दूसरी एजेंसीज को या फ्रीलांसर्स को देते हैं, जो कि उनको कॉस्ट करता है ऑफ कोर्स। वो उनको एक अच्छा प्राइस देना पड़ता है, तो उससे बच जाते हैं। फिर आप अपने हिसाब से अपना काम करते हो तो आपका दिमाग ज़्यादा चलता है। ठीक है, मेरा बिजनेस के अंदर मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। ठीक है, आपके बिजनेस में आपसे अच्छा उसको कोई नहीं जानता। तो वो सबसे अच्छे क्रिएटिव बनाएगा जो उस बिजनेस को जानता है। आपका फ्रीलांसर, आपकी एजेंसी आपके बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते जितना आप खुद अपने बिजनेस को जानते हो। तो अपने बिजनेस की एक्सपर्टीज के साथ साथ अगर आप कैनवा भी सीख लेंगे, कैनवा को यूज़ करना सीख लेंगे, और फिर आप दिन के 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने बिजनेस के लिए क्रिएटिव बनाने में लगा देंगे, तो आई एम श्योर आप रिजल्ट देखिएगा कि आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी वो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इतनी तारीफ काफ़ी होगी शायद कैनवा के लिए। मैं तो कैनवा की तारीफ में किताबें लिख सकता हूँ, मैं तो घंटों बात कर सकता हूँ। मैं तो इतना ऑब्सेस्ड हूँ कैनवा से कि मैं इनको महीने में 4 या 5 न्यू फीचर रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो अभी के लिए कैनवा की तारीफ में इतना ही। अभी हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि शुरुआत से शुरू करेंगे हम। जैसे आपने कैनवा अभी पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो अगर पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो हमें कैनवा की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। हमें एक जो उसके फीचर्स हैं, उसके प्राइसिंग है, वो देखनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कैनवा की वेबसाइट पर, जो क्या है canva.com। ठीक है, ये वेबसाइट है, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही एक्साइटिंग, एनर्जेटिक, बहुत अच्छे फॉन्ट्स के साथ, मतलब देख के मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत ज़्यादा अनकॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल प्राइसिंग है। या तो महीने का है या साल का है। महीने का आपको 500 रुपये महीना देना होता है, फिक्स प्राइस है। 500 रुपये महीना, नो GST, नथिंग, 500 रुपये फिक्स प्राइस। ठीक है, आप साल का लेते हो आपको 2 महीने फ्री मिल जाते हैं। 2 महीने नहीं, आपको 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। 4000 रुपये में आपको पूरे साल मिल जाता है 33% के डिस्काउंट के साथ। ठीक है, ये पर पर्सन है। ठीक है, लेकिन पर पर्सन का मतलब ये नहीं कि आप एक ही लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हो। आप इसको मैं 2 या 3 लैपटॉप पे अपने यूज़ कर लेता हूँ और मुझे कभी कोई वार्निंग नहीं आई है। तो लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ख़रीद कर अपने सबको बांटना शुरू कर दें, या फिर उनसे भी बचिएगा जो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर दिखाते हैं कि कैनवा प्रो ले लो 100 रुपये के अंदर, 50 रुपये के अंदर, 200 रुपये के अंदर लाइफ टाइम के लिए। वो सब फ्रॉड है, सब स्कैम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आपको कैनवा अपने लिए यूज़ करना है। आपको 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और मेरा भरोसा कीजिए 500 रुपये इस टूल के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर भी इतना बड़ा टूल होने के बाद भी ये एक फ्रीमियम है। फ्रीमियम मतलब इनका फ्री प्लान भी है फॉर लाइफ। आप ज़िंदगी भर इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। बेसिक काम के लिए, बहुत छोटे मोटे काम के लिए कैनवा को चार्ज नहीं करता है। जैसे आपको अपनी इमेज करेक्शन करनी है, कलर करेक्शन करना है, कुछ एडिटिंग करनी है,
2 इमेज को जोड़ना है, इमेज के साथ कुछ टेक्स्ट डालना है, तो छोटे काम आप फ्री में कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर छोटे काम करने के लिए कैनवा नहीं सीख रहे हैं, हम बड़े काम करने के लिए कैनवा सीख रहे हैं। तो हमको कैनवा प्रो ही यूज़ करना पड़ेगा, जिसके बिना कैनवा में कुछ मज़ा है नहीं, बहुत फीका फीका सा लगेगा कैनवा फ्री वर्जन। तो प्रो होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको अनलिमिटेड प्रीमियम टेम्पलेट्स मिलते हैं, आपको 140 मिलियन फोटोज़, वीडियोस, ग्राफिक मिलते हैं जो आप रेडी टू यूज़ हैं, जो आपको लाइसेंस्ड हैं, आपको कोई इस पर कॉपीराइट नहीं आएगा अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो, ठीक है। आप ब्रांड किट्स बना सकते हैं। मैं क्या ब्रांड किट्स समझाऊंगा आपको, ब्रांड किट्स क्या होती हैं। और एज अ फ्रीलांसर, एज अ एजेंसी अगर आप काम करते हैं या फिर अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं तो ये बहुत ही प्यारी फीचर है, ठीक है। रिसाइज वगैरह ये सारी फीचर्स हैं, हम सबको गो थ्रू करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये एक तो इंडिविजुअल प्लान होगा, आपको 500 रुपये महीना देना है, ठीक है। फिर अगर आप एज अ टीम यूज़ करना चाहते हैं कैनवा का तो भी 500 रुपये पर मंथ ही है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप टीम लेंगे तो आपको ये सस्ता पड़ेगा, आप 10 लाइसेंस लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, 100 लेंगे तो सेम प्राइस है, सिंपल प्राइसिंग है, 500 रुपये पर यूज़र पर मंथ, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़ी कोई वो ऑर्गेनाइजेशन है, 200, 300, 500 है तो ऑफ कोर्स उसके लिए डिस्काउंट हो जाता है एंड यू नीड टू कॉन्टैक्ट सेल्स फॉर दैट, ठीक है। हमारा प्लान जो होगा वो होगा कैनवा प्रो और फॉर 1 पर्सन। तो अगर मैं इसको गेट कैनवा प्रो करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त फीचर होने के बाद भी, इतना अमेजिंग टूल होने के बाद भी ये आपको 30 दिन का ट्रायल पीरियड देते हैं, ठीक है। इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। कैनवा वैसे भी जाना जाता है अपनी जेनरोसिटी के लिए, ये जितना डोनेट करते हैं और ये जितना फ्री टूल देते हैं टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए, कोई भी हो कहीं पे भी हो फ्री होता है टीचर्स के लिए, उनके सारे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपका कोई स्कूल है, आपको कोई स्कूल जानने वाला है और वो अपने टीचर्स को, स्टूडेंट को कैनवा सिखाना चाहते हैं, सारे टीचर्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री होगा, ठीक है। तो ये सारे NGOs के लिए ये फ्री होता है, तो ये लेकिन आपको वेरीफाई कराना होता है उसके अंदर ऑफ कोर्स। तो इतना बड़ा टूल होने के बाद भी आपको 30 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, ठीक है, जिसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। 28 दिन यूज़ करिए और फिर कैंसिल कर दीजिए ट्रायल, ठीक है। लेकिन इसमें आप जितना एक ही अकाउंट को यूज़ करेंगे वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी आपकी हिस्ट्री होती है, तो वो हम समझेंगे कोर्स के अंदर, ठीक है। तो अभी जैसे 8 मई तक ये कह रहा है कि आप आज 15 अप्रैल है, तो 15 मई तक ये बोल रहा है कि फ्री अकाउंट होगा। और एक हफ्ता पहले हम आपको रिमाइंड भी करेंगे, नहीं करेंगे कि चुपके से हम जाके चार्ज कर लेंगे। 8 तारीख को हम आपको रिमाइंडर देंगे 7 दिन पहले कि आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना है। अगर नहीं करना होगा तो आप कैंसिल कर सकते हो, कंटिन्यू करना होगा तो फिर कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप ऑथराइज तो पहले ही कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको साइन अप कर लेता हूँ विद गूगल। आप विद गूगल कर लीजिए या फिर ईमेल डाल के कोई और कर लीजिए। अगर आप सेम ब्राउज़र पे हैं तो मैं इसको कंटिन्यू विद जीमेल कर लेता हूँ, वो ईजियर रहता है थोड़ा सा। तो ये आ गए हैं हम कैनवा के होम पेज के ऊपर। अब होम पेज ये रिसेंट अपडेट है, तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। कैनवा ने अपने ही फीचर्स के साथ कुछ एक तो उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया है पहले से, क्योंकि पहले बहुत सारी कुछ फीचर्स थोड़ी सी हेवाइट थी, इधर उधर ढूंढनी पड़ती थी या फिर ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन जाके मिलता था। अभी उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में कैनवा ने बना दिया। होम पेज स्पेशली, जैसे हम होम पेज पर आते हैं तो यहाँ पर हमको सबसे ऊपर दिख जाता है आपके 3 ऑप्शंस। योर डिज़ाइंस, जो आपने खुद डिज़ाइन करे होंगे वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के साथ साथ आप यहाँ पे फिल्टर्स भी लगा सकते हैं कि वो किस तरह का क्रिएटिव है जो आप सर्च करना चाहते हैं, उसकी कोई कैटेगरी भी है क्या, या फिर उसको आपने बनाया है या किसी और ने बनाया। अगर आपकी टीम है तो उससे भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। आप डेट से भी फिल्टर लगा सकते हैं कि वो आज बना था या पिछले साल या पिछले महीने। ये फिल्टर्स थोड़े से काम जब आते हैं जब आपके पास बहुत सारा काम हो गया होता है। और इस फिल्टर की एक बहुत अच्छी बात यह है, जैसे जब आप कोई भी क्रिएटिव बनाते हो तो उस क्रिएटिव को एक नाम देते हो, ठीक है। पुराने थोड़ा सा पहले टाइम में हम जाएं तो जो सर्च फीचर होती थी वो उसके नाम को सर्च करती थी, है ना। जैसे आपने बनाया सोशल मीडिया पोस्ट फॉर March 1, तो उस पोस्ट का नाम आपने वो रखा तो वो
जब आप सर्च कर रहे हो तो वो उसके पोस्ट के नाम को सर्च कर रहा है, अगर उसमें मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज वो दिखा देगा कि इट इज़ नॉट फाउंड। लेकिन कैनवा का सर्च टूल आपके पोस्ट के अंदर के टेक्स्ट को भी पढ़ लेता है। तो जैसे आपने किसी सोशल मीडिया पोस्ट का नाम लिखना भूल गए, नाम डालना भूल गए, नाम डाला था आपको याद नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको वो पोस्ट याद है कि आपने शायद लास्ट ईयर दिवाली के लिए जो पोस्ट बनाई थी, आप लास्ट ईयर देखना चाहते हैं कि दिवाली के लिए कौन सी पोस्ट मैंने बनाई थी, कौन कौन सी पोस्ट बनाई थी, किस किस क्लाइंट के लिए बनाई थी या अपने लिए बनाई थी। तो वो देखने के लिए क्या करेंगे, उस सर्च करेंगे हम यहाँ पे जैसे दिवाली। अब दिवाली की पोस्ट आपने जो जो बनाई होंगी वो सारी यहाँ दिख जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सर्च टूल है ये आपके टाइटल को भी सर्च करता है और आपके पोस्ट या फिर प्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिक या वीडियो के अंदर जो टेक्स्ट है उसको भी रीड करके आपको रिजल्ट बता देता है। ओके, क्लियर। सेम गोज फॉर टेम्पलेट्स ऑल्सो। टेम्पलेट के अंदर भी इस जो पोस्ट के अंदर या क्रिएटिव के अंदर का जो टेक्स्ट है उसको रीड करके भी कैनवा आपको रिजल्ट दिखा देता है। फिर यहाँ पर आपको जो सर्च करना है वहाँ पे थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, उससे रिलेट उस डिस्क्रिप्शन से जो मैच करता है वो क्रिएटिव होंगे वो कैनवा आपको दिखा देगा। फिर आप उसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं कि वो प्रिंट प्रोडक्ट्स के लिए बात कर रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट की बात कर रहे हैं या फिर आप दूसरे तरह के जो डिज़ाइन टाइप्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप यहाँ से फिल्टर लगाकर भी सर्च कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट लेटेस्ट अपडेट है कैनवा की AI, वो हम अभी नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको खाली लेआउट बता रहा हूँ होम पेज का पहले, फिर बाकी चीज़ों का लेआउट हम सीखेंगे। तो जब हम होम पेज पर आएंगे तो ऊपर आपको सर्च ऑप्शन मिल गया, उसके नीचे आपके फिल्टर्स लग गए। फिर नीचे अगर आपके खुद के कुछ डिज़ाइन बनाए हुए हैं तो वो आपको यहाँ सब डिज़ाइन दिख जाएंगे, आप उनको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। कैटेगरी से आप उसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने भी नया अकाउंट बनाया है तो हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ जो ट्रेंडिंग टेम्पलेट्स होंगे वो यहाँ पर दिख रहे हैं आपके लोकेशन के हिसाब से। आपके जिस लोकेशन पर है, जैसे इंडिया में है तो यहाँ के जैसे ये इंडिया के बारे में बता रहा है, उगड़ी के बारे में बता रहा है, तो ट्रैवल व्लॉग इंडिया के बारे में बता रहा है, तो आपकी लोकेशन को मैच करके ये कुछ रिकमेंडेशंस आपको देता है। फिर जब साइन अप के टाइम पे हमने कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करे थे, उससे रिलेटेड भी कुछ ऑप्शंस आपको कैनवा यहाँ पर दिखाएगा, जैसे कि योर बिजनेस लोन रिलीव, या हमने कहा था हम स्मॉल बिजनेस हैं तो वो इसलिए वो बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ टेम्पलेट आपको दिखाएगा। यहाँ पे मार्केटिंग प्लान हमने सिलेक्ट किया था तो मार्केटिंग के कुछ टेम्पलेट्स हमको दिखाएगा। तो यहाँ पर एज ए क्विक व्यू आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ दिख जाएगा। यहाँ से भी आप सिलेक्ट करके डायरेक्ट अपना काम शुरू कर सकते हैं या फिर आप सर्च करके भी अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ होम पेज की बात। इसके बारे में अब बात करते हैं कैनवा AI की, ठीक है। जैसे मैंने बताया अभी 10 अप्रैल को जो नया अपडेट आया है इसके अंदर कैनवा AI पहले भी था। AI काफ़ी सालों से यूज़ हो रहा है कैनवा के अंदर, लेकिन अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल कैनवा ने बनाया है और कैनवा ने एक स्पेशल एरिया यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कैनवा AI के लिए। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये तो एक सजेशंस यहाँ पर आ गया। अभी इसके अंदर कैनवा AI के अंदर आप क्या कर सकते हो, कैनवा AI के अंदर आप डिज़ाइन कर सकते हो, आप इमेज क्रिएट कर सकते हो, आप कोई डॉक्यूमेंट क्राफ्ट कर सकते हो या फिर आप कोडिंग भी कर सकते हो। ये कोडिंग वाला पार्ट जो है ये सबसे एक्साइटिंग है, क्योंकि आपको अब डिफरेंट टूल्स यूज़ नहीं करने हैं। किसी डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने के लिए आपको ChatGPT या DeepSeek या और कोई टेक्स्ट जनरेशन टूल्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कैनवा भी आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट बनाकर दे देता है, ठीक है। आपको इमेज क्रिएट करने के लिए आपको दूसरे टूल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कैनवा के अंदर आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत अमेजिंग इमेजेस क्रिएट करता है। हम जब इस कोर्स को डिटेल में करेंगे तो आपको आइडिया होगा। या फिर आपको कुछ डिज़ाइन करना है
इस फीचर के लिए मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ, अभी एक शुरुआत है, तो आई एम श्योर कि ये इसको इम्प्रूव करेंगे। मैंने काफ़ी प्रॉम्प्ट ट्राई किए लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आ पाए, या तो हम टेम्पलेट पे काम करने वाले हैं तो वो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट नहीं हो पाई। ठीक है, डिज़ाइन फॉर मी ऑप्शन अच्छा है, शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता है। जैसे मैं आपको इसमें तो अभी आएगा नहीं, लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि टेम्पलेट यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, या फिर टेम्पलेट अगर हमारे पास नहीं है तो फिर कस्टम डिज़ाइन खुद स्क्रैच से डिज़ाइन करना ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू डिज़ाइन फॉर मी ऑप्शन। कैनवा आपको सजेशन देता है, सी व्हाट यू कैन डू विद कैनवा, डू विद AI। तो इसमें अगर हम, जैसे मैं आपको करता हूँ डिज़ाइन फॉर मी, तो ये फिल्टर आउट कर देगा सारे आपके सजेशंस डिज़ाइन वाले। तो जैसे आप कहते हैं प्रमोट माय न्यू बेकरी, आप इस पर भी देखना। अब ये टेम्पलेट इतने मज़े के हैं नहीं, बहुत सिंपल से हैं, इतने तो आप कस्टम करके खुद भी डिज़ाइन कर लोगे, ये बहुत बेसिक से हैं। तो इसके अंदर भी वो पूछता है कि आपको डिज़ाइन के अंदर क्या डिज़ाइन करवाना। सोशल मीडिया के सजेशन यहाँ पर दिख जाएंगे, सोशल मीडिया वाले। फॉर्मेट कौन सा रहेगा, फॉर्मेट यहाँ पर सारे आ जाएंगे। तो इसको मैं हटाता हूँ। तो क्रिएट एन इमेज फॉर मी, क्रिएट एन इमेज के जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे अ प्लेन टेकिंग ऑफ विद अ ब्यूटीफुल सनराइज इन द बैकग्राउंड, आप करके अगर प्रॉम्प्ट डालोगे तो इस तरह की कुछ इमेज बन जाएगी। आपको अपना स्किन केयर बॉटल का या फिर किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन करना है, मतलब जो भी आपको प्रॉम्प्ट करना है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता है कि आप किस तरह का प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। सिंपल प्रॉम्प्ट होता है, इसका बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी की तरह, डीपसीक की तरह, दूसरे जनरेटिव AI इंजन्स की तरह प्रॉम्प्ट्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, सिंपल प्रॉम्प्ट्स होते हैं। जैसे स्पोकन इंग्लिश होती है, जैसे हम आम ज़बान में बात करते हैं, उसी तरह की इंग्लिश में अगर आप कमांड देंगे, प्रॉम्प्ट देंगे, तो उससे भी एक अच्छा कंटेंट आपको बना के दे देता है। ठीक है, तो इमेज क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा आपको आइडिया दे देगा। फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको कुछ राइटिंग के लिए कुछ एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट दे देगा कि ड्राफ्ट अ ब्लॉग अबाउट सस्टेनेबल फैशन ट्रेंड्स। अगर आपको कुछ ब्लॉग लिखवाना है तो आप इस तरह का प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, या फिर आपको कुछ टैक्टिकल डॉक्यूमेंट बनाना है तो इस तरह का आप कमांड दे सकते हैं, या फिर आउटलाइन बनानी है पॉडकास्ट सीरीज़ के लिए तो आप ऐसे कमांड दे सकते हैं। तो आपको कुछ आइडियाज़ कैनवा दे देता है कि किस तरह के प्रॉम्प्ट आपको लिखने होंगे। तो अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं आते हैं तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स कर सकते हैं। मेरा एक खुद का कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, 3 महीने कोर्स है, जिसके अंदर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत डिटेल में सिखाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा भी आप दूसरे भी अगर थोड़ी सी प्रॉम्प्टिंग सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे दूसरे क्रिएटर्स के, या फिर आप एक डेडिकेटेड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन वो कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो बहुत एक एडेड आपकी स्किल होती है जो आप डेवलप करते हो कि आपको बनाना क्या है वो बताना भी आना चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना कि सर्च करना भी आना चाहिए। गूगल तो सबको पता है, लेकिन सर्च करना भी आना चाहिए। बहुत से लोगों को सर्च करना भी नहीं आता। तो एक नॉर्मल सर्च करना और एक प्रोफेशनल सर्च करने में भी फ़र्क होता है। आप ऑनलाइन जाकर रिसर्च करने में भी फ़र्क होता है। एक इंसान बहुत नॉर्मल सी रिसर्च करता है, गूगल पे जाके सर्च कर लेगा, सोशल मीडिया पे कर लेगा, लेकिन जो एनालिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो भी ऑनलाइन ही सर्च करते हैं, लेकिन उनके टूल्स, उनके तरीके, उनके प्रोसेस डिफरेंट होते हैं। सेम वे चैट जीपीटी आसान है, लेकिन चैट जीपीटी के अंदर भी बहुत 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 डीप जाना अगर आपको आ गया, आपको टूल यूज़ करना आ गया, हम उसका, मैं कहता हूँ 99% लोग उसका 1% भी यूज़ नहीं करते चैट जीपीटी का आज के टाइम पे। तो चैट जीपीटी या डीप सीक ये बहुत डीप है, चैट जीपीटी स्पेशली बहुत डीप है, बहुत उसके बेनिफिट आज के टाइम पे ऑटोमेशन के लिए। तो सारा हम अपने कोर्स में कवर करते हैं। आप इफ़ यू वांट टू चेक आउट यू कैन, तो वो भी कोर्स फ्री है। ओके, तो चैट जीपीटी तक या फिर काफ़ी, उस कोर्स के अंदर यू गेट 30 डेज फ्री ट्रायल, 30 दिन का फ्री ट्रायल है उस कोर्स के अंदर भी। वो कोर्स आप उस ट्रायल के अंदर ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आता है। तो अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है या फिर बिजनेस मार्केटिंग सीखनी है और विदाउट पेइंग एनीथिंग, आप वो कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। उसमें 30 दिन का ट्रायल है,
3 महीने का कोर्स है, अगर आपको कोर्स अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करिएंगे, और अगर नहीं अच्छा लगेगा तो फिर आप पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो कमिंग बैक टू कैनवा, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट भी ड्राफ्ट करवा सकते हैं। ठीक है, ये सब हम कवर करेंगे लेटर ऑन, अभी मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ इसका। फिर कोड फॉर मी का ऑप्शन है कि आपको किस तरह के प्रॉम्प्ट देने हैं, तो यहाँ पर भी कैनवा आपको कुछ प्रॉम्प्ट एग्जांपल्स देता है कि आप किस तरह के प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। सिंपल प्रॉम्प्ट्स होते हैं, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, सिंपल इंग्लिश के अंदर प्रॉम्प्ट होते हैं, जिसको आप प्रॉम्प्ट करके अच्छे टूल बना सकते हैं। और ये वाकई मैंने ये ट्राई करा है, मैंने इसमें 4-5 ट्राई करे थे, और ये सारे बहुत 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 ब्यूटीफुली काम करे। ठीक है, इतना अच्छा इन्होंने मैंने डैशबोर्ड बनाया इसके अंदर, मैंने इसके अंदर प्राइसिंग कैलकुलेटर बनाया, बहुत ही ब्यूटीफुल, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर इन्होंने डिज़ाइन बना के दिया। और मैंने लिखा क्या था, सिंपल सेम प्रॉम्प्ट, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा। ठीक है, तो ये एक रेवोल्यूशन है कोडिंग के लिए, और आई एम सॉरी कोडर्स, आपके लिए आपको अपने स्किल्स बहुत इन्हांस करने पड़ेंगे टू स्टे रेलेवेंट इन द मार्केट। ठीक है, छोटे मोटे काम कोडर्स के अब रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो सारे ये चैट जीपीटी वगैरह कर लिया करेंगे। ठीक है, तो कैनवा ने उस फील्ड के अंदर कदम रखा है बहुत अच्छे से, और बहुत ही तारीफ इसको हो रही है हर तरफ से कि इस फीचर से काफ़ी आसानी हो जाएगी उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग नहीं आती और छोटा मोटा काम चाहिए होता है, उसके लिए कोडर के पास टाइम नहीं है, और आप कोडर के पास जाओगे नहीं, उतने पैसे उसको दोगे नहीं, तो ये 2 मिनट के अंदर आपको वो सारे कोड लिख के दे देगा, और आप उस डिज़ाइन को अपने किसी प्रेजेंटेशन में, अपने डॉक्यूमेंट में, अपने ब्लॉग के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कैनवा के बारे में। इसके बारे में डिटेल में कवर करेंगे इसी कोर्स के अंदर थोड़ा लेट। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैंने इसलिए इसको शुरुआत में खाली आपको आइडिया दिया है कि ये कितना ह्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ अब कैनवा का होम पेज और एआई। अगला है हमारा एडिटर बार। तो एडिटर बार को दिखाने से पहले मैंने क्या किया, मैंने कैनवा परचेज कर लिया, क्योंकि काफ़ी फीचर्स थी जो मज़ा नहीं आ रहा था थोड़ा उन पर बिना काम करने में, बिना प्रो के काम करने में। तो मैंने प्रो ख़रीद लिया है, और प्रो ख़रीदने के बाद सिंपल प्रोसेस था जो मैंने समझाया आपको, बस वो लुक चेंज हो गया, जो यहाँ पर अपग्रेड वाले ऑप्शन आ रहे थे वो हट गए। तो सबसे पहले ये तो ब्राउज़र वर्जन हो गया, आप ब्राउज़र के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़र के अंदर भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ डेस्कटॉप ऐप के थ्रू, तो उसको डाउनलोड करने के लिए हमें सिंपली गूगल पर सर्च कर लेंगे डाउनलोड कैनवा, और ये जो फर्स्ट लिंक होगा यहाँ पर ही जाकर यहीं आपको ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड करने के लिए। जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये डेस्कटॉप है, बस सेम है, मैं आपको दिखाऊं, ये है ये है ब्राउज़र वर्जन, क्रोम हो या एज हो, कोई सा भी ब्राउज़र हो, ये ब्राउज़र वर्जन है, और ये डेस्कटॉप ऐप है। तो इसमें आप लेफ्ट पैनल देखें, कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे लुक वाइज, लेआउट वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे प्रेफर्ड लगती हैं थोड़ी ऐप के अंदर। सबसे अच्छा है वो टैब फीचर, जो इसी के अंदर मैं डिफरेंट टैब यहीं पे बनाता चला जाता हूँ, और वो एक ब्राउज़र की तरह काम करता है। तो एक वो चीज़ है जो मुझे पसंद है, अदरवाइज़ कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों के अंदर सेम फीचर्स, सेम फंक्शनैलिटीज़, हर चीज़ सेम टू सेम। तो डेस्कटॉप ऐप के अंदर आने से पहले ये आपका एक नॉर्मल लेआउट रहेगा। ये फ्रेश कैनवा है, फ्रेश कैनवस है, कोई हमारी अभी एक्टिविटी नहीं है। सबसे पहले चीज़ जो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ अपने प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक कर सेटिंग्स में जाकर थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि वो हाउसकीपिंग वाली, वो वाली थोड़ा सा काम कर लेंगे। यहाँ पे एक बार व्यू कर लेंगे, वो हमारा ईमेल ठीक है, हमारा नाम ठीक है, प्रोफाइल फ़ोटो के डालना चाहें डालें, अदरवाइज़ वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेफ़्ट साइड में आपकी कुछ सेटिंग्स हैं, एक्सेसिबिलिटी में जाकर ये यहाँ पर डार्क मोड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है, वाइट बहुत ब्राइट है, आंखों पे फ़र्क पड़ता है कि आप उसके अंदर काफ़ी देर काम करेंगे तो वाइट थोड़ा ब्राइट रहता है, इसको डार्क कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप चीज़ें देख सकते हैं, अगर आपकी किसी कुछ काम की हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
यहाँ पर यही देखना था हमको सिर्फ, ठीक है। तो कमिंग बैक, अभी हम होम पेज पर आते हैं और मैं आपको एडिटर बार के बारे में बता रहा था। तो एडिटर बार समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कैनवा के अंदर मैक्सिमम काम टेम्पलेट्स पर होता है, ठीक है। इसके अंदर हज़ारों टेम्पलेट्स हैं, हर चीज़ के लिए जो भी प्रिंटेबल है या फिर वो शेयरेबल है, दो ही चीज़ें होंगी, या तो प्रिंटेबल होगा या शेयरेबल होगा। तो जो भी प्रिंटेबल है, शेयरेबल है, उसके आपको यहाँ पर हज़ारों टेम्पलेट मिल जाएंगे, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, या तो इमेज होगी या फिर वीडियो होगा या फिर डॉक्यूमेंट होगा या फिर ग्राफिक होंगी या शीट्स होंगी एंड सो ऑन। तो उस टेम्पलेट को हम कहाँ से शुरुआत करें, तो अभी हम वो जगह देखेंगे कि जहाँ से हम वो टेम्पलेट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखेंगे यहाँ पे क्रिएट का बटन है। इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये पॉपअप खोलता है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में सारी कैटेगरीज हैं जो कि प्रिंटेबल होंगी या शेयरेबल होंगी, ठीक है। जिसमें डॉक्स हैं, वाइट बोर्ड्स बनाने हैं आपको, प्रेजेंटेशंस बनाने हैं, सोशल मीडिया, फोटो एडिटर, वीडियोस, प्रिंटेबल, वेबसाइट्स एट्सेट्रा, ठीक है। मोर में जाएंगे तो कुछ और थोड़ी सी छोटी फीचर्स और पॉपुलर फीचर्स मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर नहीं होंगी, जो कि कॉमन होती हैं हर चीज़ के अंदर। अब जैसे प्रेजेंटेशन के अंदर 19:16 प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन 19:16:9 एक वीडियो फॉर्मेट भी है, ठीक है। तो वो वीडियो का अलग भी, अब यहाँ पर जाकर हमारे वीडियो कंट्रोल्स आते हैं, यहाँ पे जाके हमारे प्रेजेंटेशन कंट्रोल्स आते हैं। तो 16:9 हो तो वो दोनों के काम आ जाएगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर हमें लेआउट के हिसाब से डिज़ाइन मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये बात की बात है, मोर इम्पोर्टेंटली हमें यहाँ से कैटेगरीज देखनी है कि अगर मैं फॉर यू करता हूँ तो यहाँ पे हमें ऊपर जो लेआउट्स हैं, जो फॉर्मेट्स होते हैं, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। नीचे कुछ पॉपुलर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में जो इम्पोर्टेंट है, सोशल मीडिया, प्रेजेंटेशन, ये सब यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं अगर सोशल मीडिया पर क्लिक करता हूँ, जो कि एक ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है, वो सब कैटेगरी नहीं है, ब्रॉड कैटेगरी सोशल मीडिया है। तो जब मैं सोशल मीडिया पर क्लिक करूँगा तो सोशल मीडिया के अंदर जो प्लेटफॉर्म्स आते हैं उनके भी स्पेसिफिक टेम्पलेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम के अंदर भी डिफरेंट जो फाइल साइज होते हैं, जो इमेज साइज होते हैं, जो पोस्ट साइज होते हैं, उनके भी अलग अलग टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। फॉर इंस्टेंस 4:5 4:5 का जो रेशियो होता है उसके टेम्पलेट अलग होंगे, जो कि 1080x1350 के होंगे, या फिर इंस्टाग्राम रील के होंगे जो 1080x1920 का एस्पेक्ट रेशियो रहता है। इंस्टाग्राम स्टोरी का भी वही रेशियो रहता है, लेकिन व्हाट्सएप स्टेटस सेम ही फॉर्मेट है। ये इंस्टाग्राम का एक और फॉर्मेट जो रहता है वो रहता है 1080x1080 या फिर 1920x1920 भी आप बना सकते हैं, या फिर मतलब स्क्वायर में रहता है वो 1350 हो, 1350x1350 एंड सो ऑन। तो यहाँ आपको लेआउट मिल जाएगा, किस लेआउट के आपको टेम्पलेट चाहिए, या फिर कुछ जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नीचे क्योंकि हमने सोशल मीडिया सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर सारे सोशल मीडिया के कलेक्टिव टेम्पलेट्स यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ लेट्स से इंस्टाग्राम। अब मुझे इंस्टाग्राम के ही स्पेसिफिक जो फॉर्मेट्स हैं उनके ही यहाँ पर टेम्पलेट दिखेंगे। ऊपर जो है हमारे एस्पेक्ट रेशियो आ गए, सारे जितने भी इंस्टाग्राम के अंदर यूज होते हैं, नीचे उसी के टेम्पलेट्स आ गए। अभी भी हमारे पास मिक्स है क्योंकि इंस्टाग्राम की भी सब कैटेगरीज हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इंस्टाग्राम की सब कैटेगरीज के यहाँ मिक्स हो गए। मैं इसको और फिल्टर डाउन कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम की 4:5 के एस्पेक्ट रेशियो के टेम्पलेट बनाना चाहता हूँ, तो इसने मेरे लिए एक न्यू कैनवस क्रिएट कर दिया और लेफ्ट साइड के अंदर सारे 4:5 एस्पेक्ट रेशियो के टेम्पलेट मेरे पास यहाँ आ गए, ठीक है। अब ये इंस्टाग्राम ऐड यहाँ दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक कैटेगरी के हिसाब से भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूँ हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर के 4:5 के जितने टेम्पलेट कैनवा के अंदर होंगे वो यहाँ दिख जाएंगे, और जो भी टेम्पलेट आपको मिलेगा वहाँ 2-4 कभी भी नहीं होंगे, वो 2-400 होंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है पहला टेम्पलेट फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका है हम यहाँ से सर्च बार जो है यहाँ से हम टेम्पलेट सिलेक्ट करें
और यहाँ पे जो भी हमको चाहिए, जो भी हम सर्च कर रहे हैं, लेट्स से इंस्टाग्राम हेल्थ केयर पोस्ट्स, मैंने सर्च किया तो यहाँ पर वही सारी यहाँ पर आ गई। तो वो एक ये तरीका है दूसरा ढूंढने का, ये लेटेस्ट है, थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड वे में कैनवा ने बनाया है, जो कि ईजी टू फाइंड है। यहाँ से आपके डिज़ाइन अलग सेग्रीगेट हो जाएंगे, टेम्पलेट्स अलग हो जाएंगे, और जो आप क्रिएट करेंगे कैनवा AI के थ्रू वो अलग सेग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है टेम्पलेट्स ढूंढने का। तीसरा तरीका है हम यहाँ सीधा टेम्पलेट्स पे चले जाएं। ठीक है, ये इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ करते हैं तो हमें एक पॉपअप खुलता है, यहाँ टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं तो टेम्पलेट सेक्शन खुल जाता है। बाकी चीज़ें सेम ही है जो यहाँ पर विजिबल हो रही हैं। यहाँ पे क्लिक करने से, क्रिएट पे क्लिक करने से इसी लेआउट का पॉपअप बनकर आ जाता है। देयर इज़ नो डिफरेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चौथा तरीका जो है वो यहाँ से प्लस साइन जो आप देख रहे हैं, इस प्लस साइन पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये सारे जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले टेम्पलेट कैनवा को लगता है जिसके ज़्यादा हिट्स होते हैं ग्लोबली, वो टॉप पर आ रहे होते हैं। तो डॉक्यूमेंट हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, लैंडस्केप वीडियो हो गया, या फिर फेसबुक की पोस्ट हो गई, इंस्टाग्राम पोस्ट हो गई। तो इसी तरह से आप सर्च स्क्रॉल डाउन करते जाइए, आपको यहाँ पर जितने पॉपुलर होंगे वो यहाँ सब दिख जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ सर्च भी करना है तो वो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सर्च करने के लिए फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा मैं वो करता हूँ इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट। ठीक है, वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर भी मुझको इंस्टाग्राम स्क्वायर के अंदर भी मुझे यहाँ मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं कि मुझे सेल का बनाना, मुझे क्रिसमस का बनाना, मुझे बिजनेस का बनाना, मुझे एनिमेटेड बनाना, तो मुझे सिंपल से इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है। तो 1080 बाय 1080 स्क्वायर के अंदर जितने टेम्पलेट होंगे वो हमें यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, ये सारे टेम्पलेट डिज़ाइन सेक्शन में हमें यहाँ दिख जाते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया टेम्पलेट फाइंड करने का तरीका। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, आप टेम्पलेट कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं। आप किसी भी पेज पर हो, डिज़ाइन कर रहे हो, आप वहाँ पे बस प्लस साइन करिए, एज अ न्यू डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई टेम्पलेट फाइंड करने की बात। तो अब मैं आपको बता रहा था एडिटर बार के बारे में। तो लेट्स से अभी मैं कोई टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट किया, तो ये इसकी एक कैटेगरी है। कैनवा ने इसको कैटेगराइज किया है एक सेगमेंट के अंदर कि ये रियल एस्टेट की पोस्ट है, क्योंकि यहाँ टाइटल भी है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि कैनवा आपके कंटेंट को भी रीड कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ प्लॉट की बात हो रही है। यहाँ पर प्लॉट कहीं भी नहीं लिखा, आपने देखा, या वाइट एंड ब्लू मिनिमल क्रिएटिव रियल एस्टेट मार्केटिंग इंस्टाग्राम पोस्ट, यहाँ पर प्लॉट कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन कैनवा ने इस पोस्ट के अंदर प्लॉट रीड कर लिया, वो टेक्स्ट को रीड कर लिया। तो उससे रिलेटेड आप यहाँ देखें नीचे ही सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो पोस्ट प्लॉट के आ रहे हैं। तो जो टॉप हैं वो प्लॉट्स के आ रहे हैं, वे प्लॉट से वो थोड़ा सा सेम ब्रैकेट के अंदर, सेम बकेट के अंदर रियल एस्टेट में घुसा, फिर रेजिडेंशियल के अंदर, फिर अपार्टमेंट के अंदर, एंड सो ऑन। तो जो भी टेम्पलेट आप सिलेक्ट करेंगे या तो उसके पोस्ट से रिलेटेड या फिर उसके कंटेंट से रिलेटेड आपको एडिशनल जो सजेशंस हैं वो कैनवा देगा। ठीक है, तो हमने अभी ये सिलेक्ट किया था, हम इसको कस्टमाइज करने के लिए अपने कैनवा के अंदर लेकर आते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब मैं कुछ भी एलिमेंट को एडिट करना चाहूँगा, उसके ऊपर माउस डालूंगा तो वो एडिटेबल होगा, तो उसके ऊपर ये पर्पल कलर का बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, मुझे सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है, कभी कभी डबल क्लिक करना है टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, और वो एडिटेबल बन जाएगा। लेकिन वो एडिटेबल बनेगा कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाता हूँ। मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये ऊपर एडिटर बार खुल गया। ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन करा है कैनवा ने। वो ब्यूटीफुली इसलिए डिज़ाइन करा है कि ये एडिटर बार जब खुलता है जब आप कोई एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर टेक्स्ट सिलेक्ट किया है तो टेक्स्ट का एडिटर बार डिफरेंट होगा, ग्राफिक का एडिटर बार अलग होगा, इमेज का एडिटर बार अलग होगा, वीडियो का एडिटर बार अलग होगा, और डॉक्यूमेंट का एडिटर बार अलग होगा।
ठीक है, ये बहुत प्यारी बात है। हर अलग प्लेटफॉर्म के अंदर एक ही एडिटर बार के अंदर वो सारी चीज़ें कंबाइन कर देते हैं जो भी एडिटिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कैनवा के अंदर ऐसा नहीं है। कैनवा के अंदर वो ही चीज़ें शो होंगी जो रेलेवेंट हैं उस एलिमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेक्स्ट हमने लिया। अब टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, फॉन्ट होता है। तो हमारे यहाँ पर फॉन्ट आ गए। फॉन्ट हमने जब इस पे यहाँ पे क्लिक करा तो फॉन्ट खुल गया। फॉन्ट पे क्लिक करा तो यहाँ फॉन्ट के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल गए। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ फॉन्ट्स रहते हैं। ठीक है, अब उसके साथ साथ यहाँ पर जो पहले से फॉन्ट्स अवेलेबल हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, कुछ फ्री होंगे कुछ पेड होंगे। अगर आप पेड वर्जन में है तो आपको यहाँ पर हर आइटम के आगे ये क्राउन बना दिखेगा जो प्रो को सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो ये सारे फॉन्ट यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अब कुछ फॉन्ट रहते जैसे ब्रांडेड फॉन्ट्स होते हैं कि वो नहीं कोई स्पेशल आपका क्लाइंट है या फिर आपके खुद की कंपनी कुछ स्पेशल फॉन्ट यूज़ करते हैं और वो इसमें आपको नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। और ये फ़ॉन्ट आप कहाँ से लेंगे, बहुत सारी अलग वेबसाइट्स हैं, फ्री वेबसाइट्स हैं, डाफॉन्ट है, गूगल फॉन्ट्स हैं। तो वहाँ से आप फॉन्ट्स को डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, तो वो फॉन्ट आपका यहाँ भी लिस्ट में दिखने लगेगा। ठीक है, फिर इसी फॉन्ट लाइब्रेरी के अंदर हमें ऊपर ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ हैंड राइटिंग आपको मिल जाएगा, यहाँ कॉर्पोरेट यहाँ मिल जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह मिल जाएगा। टेक्स्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, डिटेल सेक्शन है इसका टेक्स्ट का, तो वहाँ पर भी हम दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब मैंने टेक्स्ट पर क्लिक करा, ये अभी कोई सिलेक्टेड नहीं है, जब टेक्स्ट पर क्लिक करा तो यहाँ पर मुझे फॉन्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ मुझे साइज अप एंड डाउन करने का ऑप्शन आ गया, फॉन्ट का कलर चेंज करने का ऑप्शन आ गया और यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे टेक्स्ट के ही टूल हो सकते हैं। ये इमेज के ऊपर बोल्ड करने का ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन जब ही अवेलेबल होगा जब कोई टेक्स्ट एलिमेंट सिलेक्टेड होगा। ठीक है, ये सारे एलिमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ तक ये सारे टेक्स्ट एलिमेंट हैं। फिर कुछ इफेक्ट्स हैं जो और भी ऑप्शन दूसरों ऑप्शंस में भी नज़र आते हैं। एनिमेशन में भी बहुत एनिमेशन भी टेक्स्ट के अलग एनिमेशन होंगे और ग्राफिक के एनिमेशन अलग होंगे। ठीक है, वो भी डिफरेंस होता है। पोजीशन कि ये आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे होगा। जब मैंने पोजीशन पे क्लिक करा तो यहाँ पर ये विंडो पॉपअप आ गया, आपको कहाँ उसको अलाइन करना है, टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर, बॉटम, राइट। लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह आपको करना है तो आप यहाँ पर उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, मीन यू गेट द रिक्वायरमेंट, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट आती है कि ये लोगो एग्जैक्टली इस पोजीशन पे होना ज़रूरी है। वो बहुत रेयर है लेकिन फिर भी वो ऑप्शन है आपके पास। वो लॉक लगाने के बाद उसको आप लॉक भी कर सकते हैं कि वो एलिमेंट वहाँ से हिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट आ गया। एनिमेशन के अंदर आप एनिमेट कर सकते हैं। ये अब यहाँ पे मैं सिर्फ माउस रख रहा हूँ, मैं भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ये टेस्टिंग करने के लिए आपको सिर्फ माउस हॉवर करना है और यहाँ पर आपको उसका प्रीव्यू दिख जाएगा। ये सारे, जैसे मैंने माउस क्लिक करा वहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा है। आपको जो पसंद आएगा आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप एनिमेटेड पोस्ट बना रहे हैं। अगर स्टैटिक पोस्ट है तो फिर एनिमेशन की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर एनिमेटेड पोस्ट आप बना रहे हैं तो ये एनिमेशन आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर इफेक्ट्स हैं। आप इफेक्ट के अंदर भी शैडोज हैं। अब ये टेक्स्ट इफेक्ट हैं सारे, ये टेक्स्ट स्टाइल्स हैं जो ग्राफिक के अलग होंगे और टेक्स्ट के अलग होंगे। तो यहाँ पे आपको लिफ्ट करना है। जैसे वो बैकग्राउंड से ऐसा लगेगा जैसे आपको वो लिफ्टेड है, थोड़ा सा बैकग्राउंड से अलग है, थोड़ा सा 3D इफेक्ट देता है। इसको अगर आप बोल्ड फॉन्ट के अंदर यूज़ करेंगे तो और ये ज़्यादा अच्छी फील देता है। तो फिर आपको कुछ ऐसे बॉर्डर लाइन लगानी है, कुछ आउटलाइन लगानी है, आपको मल्टीपल कलर में यूज़ करना है, आपको बैकग्राउंड उसके अंदर यूज़ करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्स्ट हमारा विजिबल नहीं होता है क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं। ये स्पेशली वीडियोज़ के अंदर होता है कि वीडियो के अंदर बैकग्राउंड कलर्स जो बार बार चेंज हो रहे हैं, तो आपका टेक्स्ट जो है विजिबल नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियोज़ के ऊपर। तो उस टेक्स्ट को एज अ बैकग्राउंड, कुछ बैकग्राउंड कलर अगर आप दे देंगे तो वो वीडियो के ऊपर विजिबल आराम से हो जाता है। ग्राफिकल पोस्ट के अंदर भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी उसको हाईलाइट करने के लिए, तो उसके पीछे एक बॉक्स लगाने से बेटर है उसको हम एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर लें। तो उसके भी बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद भी हमारे पास कुछ टूल बने रहते हैं। जैसे हम यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं और उसकी राउंडनेस, उसको स्क्वायर या फिर फुल राउंड बटन बना सकते हैं। अब वो राउंड
और जो बॉक्स होगा वो कितना स्प्रेड होगा या फिर और श्रिंक होगा वो कर सकते हैं। उस बॉक्स की ट्रांसपेरेंसी भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वो कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छे से काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आएगा। अभी हमारे इस कोर्स के अंदर भी हम देखेंगे कि ये हमारे बहुत काम आएगा एक टेम्पलेट को और इन्हांस करने के लिए। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई ग्राफिक, या मैंने ग्राफिक सेलेक्ट किया तो देखा आपने यहाँ पर जो एडिटर बार खुला है ये इंटायरली डिफरेंट है। टेक्स्ट का देखिए एक अलग ऑप्शन थे, ग्राफिक के अलग ऑप्शंस हैं। ग्राफिक के ऑप्शंस के अंदर हमें एक एडिट बार एडिट ऑप्शन मिल जाता है, इस सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमें बैकग्राउंड रिमूवर टूल मिल जाता है, ये इमेज है तो इमेज का हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है, वो हमें ऑप्शन मिल जाता है। अभी रिसेंटली एक नई फीचर ये आई है, कलर्स पहले कुछ कम एलिमेंट्स के अंदर चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी रिसेंट 10 अप्रैल के अपडेट के बाद हम और ज़्यादा इमेजेस के कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो कैनवा क्या करता है, उस इमेज के कलर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है कि इस इमेज के अंदर कौन कौन से कलर्स हैं। आप देखें इसके अंदर 2 कलर्स हैं। ठीक है, मैं अगर ये सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पर भी 2 कलर हैं, एक तो ग्रीनिश है और एक ब्राउनिश है। तो कमिंग बैक टू दिस वन, तो इसमें ब्लूइश है और ये कुछ वाइटिश सा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि आपको ब्लू चेंज करना है या आपको वो लाइट ब्लू चेंज करना है। तो अगर मैं ब्लू पे कलर सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज करूँ तो सिर्फ ब्लू चेंज होगा, है ना कितना आसान। वरना पहले फोटोशॉप के अंदर पूरा सिलेक्ट करो, उसका मार्क करो, बहुत झंझट। तो इतनी क्लैरिटी, इतनी सफाई फोटोशॉप में थी नहीं। अब उसके अंदर भी है, वो भी बहुत ज़्यादा एनहांस हो गया है, लेकिन इतना ईजी ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन आप सबको चेंज कर सकते हो। तो इसको मैंने ग्रीन कर दिया और लेट्स से मैं इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, और जो स्काई ब्लू वाला कलर था मैं उसको चेंज करके कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, ये हो गया ब्लू। ठीक है, देखिए टेम्पलेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी टेम्पलेट को यूज करें और उसके अंदर सिर्फ अपना लोगो और कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज करें और एक्सपोर्ट कर दें और यूज कर लें। ठीक है, उसमें मजा नहीं आता। टेम्पलेट को सबसे पहले हमें अपना बनाना जरूरी है। टेम्पलेट से हमें इंस्पिरेशन लेनी है, टेम्पलेट को हमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके, क्विकली चेंजेस करके उसे अपना बना लेना। ठीक है, ताकि वो यूनिक बन जाए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही सीधा उठा के अपना लोगो और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें डाल के शेयर कर देंगे तो हो सकता है ऐसा बहुत से लोगों ने किया हुआ, उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं आएगी ना। तो और ऐसे में अगर कोई आपका कोई क्लाइंट, कोई आपका फ्रेंड या कोई देख लेता है कि यार ये पोस्ट तो मैंने वहाँ भी देखी थी, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता और वो सही तरीका भी नहीं है। तो बेस्ट एडवाइस इस मोमेंट पर यह है कि टेम्पलेट को एज इट इज़ हमें कभी भी यूज़ नहीं करना है। टेम्पलेट को चेंज करके हमें उसे अपना बना लेना है। ठीक है, अब उसके बहुत सारे तरीके हैं जो हम सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, और बहुत आसान तरीके हैं। 5 मिनट के अंदर आप पूरा लुक चेंज कर देंगे टेम्पलेट का, लेकिन इंस्पिरेशन आपको वहीं से लेनी है, उसको स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, व्हील आपको दोबारा इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी आपको जो पहले से बना हुआ है उसी को बस बेटर बनाने से काम चल जाता है। और कैनवा के अंदर यही उसकी ब्यूटी है कि आपके पास हज़ारों टेम्पलेट्स मिल जाता है, उसमें से कोई सा भी जो टेम्पलेट आपको उस सिचुएशन, उस प्रोसेस के लिए, उस टॉपिक के लिए अच्छा लग रहा है उसको पिक करिए, उसके अंदर चेंजेस करिए और वो आपका यूनिक पोस्ट बन जाता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो मेरा सजेशन रहता है वो रहता है उसकी जो कलर है स्कीम वो चेंज कर लेना। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये टेम्पलेट सेलेक्ट किया, जैसे ही मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट करा सबसे पहला जो ऑप्शन कैनवा आपको देता है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जब ये डिज़ाइन में गए, मैं फॉर एग्जांपल ये नहीं, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको कैनवा खुद कहता है कि इसका टेम्पलेट स्टाइल चेंज करो टू मेक इट यूनिक, टू मेक इट योर्स। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इसने मैप कर लिया इसके अंदर जो जो कलर्स इस टेम्पलेट के अंदर हैं वो उसने मैप कर लिए हैं। ये सारे कलर्स उसके अंदर हैं, ये फॉन्ट इसके अंदर है। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ ये इसके कलर्स को मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा, शफल करेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें, अब मैं करता जा रहा हूँ, इसमें मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, हमको दोबारा चूज करने की जरूरत ही नहीं, हम दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं।
फिर हमारे पास इसका जो भी कलर पैलेट होगा वो यहाँ नज़र आ गया फॉन्ट के साथ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसके ऐसे कलर चेंज करता रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये मुझे अच्छा लग रहा, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ये हो गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। मुझे यहाँ से फिर काम करना शुरू करना है। तो सबसे पहले तो मुझे उसकी कलर पैलेट जो है उसको शफल कर देना। ठीक है, क्योंकि कलर्स से ही सबसे पहली पहचान होगी। कलर्स हम आगे देखेंगे कि हम अपने ब्रांड कलर्स किस तरह यूज़ करेंगे, आगे हम सीखेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ग्राफिक के बारे में वापस आता हूँ। मैंने ग्राफिक पे जब क्लिक किया तो यहाँ पर ग्राफिक का एडिटर बार खुल गया। उसमें उसके कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं उसके अंदर बॉर्डर लगा सकता हूँ, मैं उसका जो कॉर्नर राउंडिंग है उसके अंदर बॉर्डर की जो राउंडिंग होगी, मैंने इसके अंदर किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर बॉर्डर लगाया है तो उस बॉर्डर के कर्व्स कैसे होंगे, उसकी राउंडिंग कैसी होगी, कॉर्नर्स कैसे होंगे। ठीक है, फिर मुझे किसी इमेज को, किसी ग्राफिक को क्रॉप करना है, साइज छोटा बड़ा करना है, तो उसके यहाँ पर अलग ऑप्शन है। कुछ कस्टमाइज आपको मिलेंगे, कुछ फ्री फॉर्म होगा। फ्री फॉर्म में आप कैसे भी उसको छोटा बड़ा कर दीजिए, या फिर आप एक फिक्स एस्पेक्ट रेशियो में उस इमेज या फिर उस ग्राफिक को क्रॉप करना चाहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं कैंसिल। फिर हमें उसको फ्लिप करना होता है, ये बहुत काम आता है फ्लिप भी। ये इमेजेस के लिए और ग्राफिक के लिए फ्लिप फीचर बहुत काम आता है। ये सारे टूल में आपको मिल जाएगा। फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी हम डिफाइन कर सकते हैं, ये कितना ट्रांसपेरेंट होगा। क्या अगेन एनिमेशन के अंदर इसके ग्राफिक के अलग एनिमेशन है। अब इसके अंदर दोनों आपको मिल जाते हैं, या तो आपके फोटो एनिमेशन होंगी या फिर इंटायर पेज के एनिमेशन होंगी। के एनिमेशन पे हम दोबारा भी आएंगे। फिर सेम पोजीशन आपको कहाँ अलाइनमेंट करना है, और अलाइनमेंट के साथ साथ इसकी पोजीशन कहाँ होगी। मतलब इस जैसे यहाँ पर ये एक घर की फोटो है, इसके आगे होगी, इसके पीछे होगी। तो मैं इस ग्राफिक को फॉरवर्ड भी ला सकता हूँ और बैकवर्ड भी ले जा सकता हूँ, और लेयर वाइज मैं उसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ। तो मैं या तो इसको यहाँ से फ्रंट कर दूँ, या फिर मैं यहाँ पर लेयर पर जाके इसकी पोजीशन देख लूँ कि इसकी पोजीशन कहाँ है। मैं यहाँ से सीधा इसको पकड़ के मैं ड्रैग करके मैं ले जाता हूँ यहाँ इसके पीछे, यहाँ पीछे चला गया। अभी मैं इसको और पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे घर के पीछे ले जाना है, तो मैं ये यहाँ से उठा के इसको घर के पीछे ले जाऊँ, बादलों के भी पीछे। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट उसकी पोजीशन की होगी, एक तो लेफ्ट राइट टॉप सेंटर अलाइनमेंट, प्लस कि वो लेयर्स में कहाँ उसकी पोजीशन होनी चाहिए वो भी आप कर सकते हो। इसका शॉर्ट की भी है, कीवर्ड की शॉर्टकट्स भी हम डिस्कस करेंगे, और हम उसको यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं पोजीशन से भी। ठीक है, तीसरा तरीका है हम उसको राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके जो कीबोर्ड कमांड्स हैं वो यहाँ आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया के इमेजेस के लिए, ग्राफिक के लिए जो आपका लेयर है, सॉरी एडिटर बार जो है। ठीक है, अब एडिटर बार तो हो गया। अब यहाँ कुछ मैं आपको एक वीडियो भी, इसको हम करते हैं डिलीट, इसको भी डिलीट करते हैं और हम यहाँ से चाहते हैं लेट्स से हैप्पी बर्थडे वीडियो। अब मेरा अगर कैनवस जो सिलेक्टेड है अगर स्क्वायर है और मैं यहाँ कुछ भी सिलेक्ट करूंगा वो स्क्वायर में ही दिखेगा। ये अगर 19/16 होता है, ये 16/9 होता है, जो भी ये लेआउट होता है, कुछ भी सर्च करने पे उस लेआउट के ही टेम्पलेट मुझे दिखेंगे। सो नो कंफ्यूजन। ठीक है, अब ये मैं इसको जैसे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब मैं वीडियो में हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर वीडियो के जो एडिटिंग टूल्स होंगे वो ही यहाँ नजर आएंगे। यहाँ पे आपकी स्पीड क्या रहेगी। अब ये स्पीड ग्राफिक पर और टेक्स्ट पर तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वीडियो जो हम एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पर वीडियो के एडिटिंग टूल्स जो हैं वो डिफरेंट रहेंगे, और हमें यहाँ पे उसको ट्रिम करना, उसकी जो लेंथ है उसको कम करना है, तो वो वीडियो में ही हो सकता है। इसलिए ये वीडियो एडिटिंग टूल्स स्पेशली आपको वीडियो एडिट करते वक्त ही दिखेंगे। तो ये फ़ायदा है एडिटर बार का कि जो एलिमेंट आप एडिट कर रहे हो उसके ही सिलेक्टेड जो एडिटिंग टूल्स होंगे वो आपको दिखेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होती कि मेरे पास 50 एडिटिंग ऑप्शंस हैं
लेकिन कुछ तो खाली वीडियो पे चलेंगे, कुछ खाली ग्राफिक पे चलेंगे, कुछ खाली इमेज पे चलेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसके बारे में पता हो कि जब आप टेक्स्ट एडिट कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे, आपको जब वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलेंगे। ये आपको नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको एडिट करना है कुछ और आपको एडिटर बार दिख रहा है कुछ और। ठीक है, तो ये चीज़ समझाने की थी। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये हमारा हो गया एडिटर बार। अब है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो 2 एक नया अपडेट है कैनवा का, जो 10 अप्रैल 2025 को जो अपडेट आया है उसमें विजुअल स्टूडियो एक बहुत बड़ा चेंज है, बड़ा अचीवमेंट है। अब ये विजुअल स्टूडियो 2 है क्या? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कि अगर आप पहले से कैनवा यूज़ करते हैं तो आप अगर एक 10x10 का कैनवस आप डिज़ाइन कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, तो अगर आप कुछ यहाँ पे पेज ऐड करोगे तो दूसरा भी 10x10 का ही दिखेगा। तो कितने भी जाएंगे तो सेम लेआउट के, सेम साइज़ के ही आपको कैनवस मिलते रहेंगे और आप उसके टेम्पलेट बनाते रहोगे। ठीक है, अब ये न्यू फीचर ये है कि आप सेम बार के अंदर सेम जो आपका वर्क एरिया है उसके अंदर आप डिफरेंट लेआउट भी इंपोर्ट करके काम कर सकते हो। ये बहुत अच्छी फीचर है, वरना डिफरेंट टैब्स यूज़ करने पड़ते थे। अगर हम फॉर एग्जांपल मैं एक पोस्ट बना रहा हूँ, लेट्स से न्यू ईयर की पोस्ट बना रहा हूँ और वो फेसबुक के लिए अलग बनाऊंगा, इंस्टाग्राम के लिए अलग बनाऊंगा, उसकी स्टोरी अलग बनाऊंगा और उसका स्टेटस अलग बनाऊंगा, ग्रीटिंग अलग बनाऊंगा। तो मुझे 5 अलग अलग कैनवस बनाने हैं, सबके साइज़ अलग है। मुझे इंस्टाग्राम बनानी है आपके 1080x1080 का, मुझे लिंक्डइन की पोस्ट बनानी है लेट्स से 1000x1300 का, 1350 का, मुझे व्हाट्सएप का स्टेटस बनाना है 1080x1920 का। तो सबको मुझे अलग अलग बनाना पड़ता था और फिर यहाँ से वो आपका यहाँ से डिज़ाइन उठाकर वहाँ लेके जाओ, तो बड़ा कंफ्यूजिंग था। अभी क्या आसानी हो गई है कि मैं एक ही कैनवस के ऊपर सारे डिज़ाइन बना सकता हूँ डिफरेंट लेआउट के साथ। अभी हमारा 1080x1080 चल रहा था, ऐसे मैं इसको चेंज करता हूँ सोशल मीडिया में जाके, मैं एक इंस्टाग्राम की रील बना लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे जो कैनवस है वो चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे 1080x1920 हुआ, देखिए यहाँ पर टेम्पलेट के साइज़ भी चेंज हो गए। अब मैं फिर यहाँ से फिर चेंज करता हूँ। लेट्स से मैं जाता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन का मुझे पोस्ट बनाना है तो इसका साइज़ अलग आएगा। अब जैसे ही मैंने लिंक्डइन का पोस्ट किया तो यहाँ पे आप देखिए साइज़ फिर चेंज हो गया। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, लेट्स से इसी के अंदर जाता हूँ फेसबुक पोस्ट के अंदर, फेसबुक पोस्ट का साइज़ अलग है। मैंने फेसबुक पोस्ट को जैसे ही सिलेक्ट किया, यहाँ पे फिर देखिए आप चेंजेस हो गए। तो एक ही पोस्ट के ऊपर मुझे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और ये बहुत बहुत अच्छी फीचर है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी, बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये टाइम लेती थी। ठीक है, अब एक ही जगह मैं यहाँ से उठाकर मैं इसको फॉर एग्जांपल इस पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको उठा के यहीं सीधा कॉपी पेस्ट करूँगा, इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा और यहीं पे सीधा काम करना शुरू कर दूंगा। तो मैं यहाँ से उठा के यहाँ से जो भी लेना है यहाँ से चेंज करता चला जाऊँगा। मैंने इसको यहाँ से उठाया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, वो ये बन गया। मैंने फिर यहाँ से सब उठाया, कॉपी किया, ये बड़ा है कैनवस, तो मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दी। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। देख रहे हैं आप कितना आसान हो जाता है काम। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये स्पेशली मैं आपको कुछ यूज़ के सिनेरियोज के बताऊँ कि आपको प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन के अंदर आपने एक पीपीटी साइज ले लिया 1920x1080, 16:9 का रेशियो आपने ले लिया और आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो। प्रेजेंटेशन बनाते बनाते आपको एक वाइट बोर्ड पे कुछ काम करना है, उसको बनाते बनाते आपको उसके बारे में कुछ पोस्ट बनानी है, उसके लिए कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, उसके लिए कोई रील बनानी है, उसके लिए कुछ आपको ऐड बनाना है। तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी।
आपको डिफरेंट टैब्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें आ जाएंगी और ये एक ही प्रोजेक्ट आपका एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, सेव भी हो जाएगा, क्लाइंट के साथ शेयर भी हो जाएगा। आपका जब दोबारा आप उस पर काम करने आओगे तो भी आपको एक ही पेज पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप एज अ टीम काम कर रहे हैं तो आपको ये सेम कैनवस अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करना है, तो आप वहाँ पर भी आपकी आसानी हो जाएगी कि आप एक ही कैनवस के ऊपर पूरी टीम काम कर रही है, अलग अलग पे काम नहीं कर रही है। तो ये बहुत बेनिफिट हो गया है अपने ही प्रोजेक्ट पर एक ऑर्गेनाइज्ड वे पर काम करने के लिए, एज अ टीम काम करने के लिए और एज अ फ्रीलांस काम करने के लिए। अब मैं एक ही पेज के ऊपर जब सारी चीज़ें बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने मार्केटिंग प्लान बना दिया, मैंने कुछ फॉर एग्जांपल मैं कुछ प्रपोजल भेज रहा हूँ क्लाइंट को, तो मैंने वहीं पर कुछ रेफरेंस 5-6 वेबसाइट दिखा दी, प्रेजेंटेशन दे दिया, मैंने वहीं पर कुछ पोस्ट बना दी क्लाइंट के लिए, कुछ स्पेशल पोस्ट बना दी, कुछ रील्स बना दी, तो ये सारी एक ही पेज के ऊपर आ गई। मुझे 8-10 अलग अलग लिंक शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्लाइंट के साथ वो एक ही शेयर कर सकता हूँ। लाइव लिंक भी शेयर कर सकता हूँ, मैं PDF भी शेयर कर सकता हूँ, मैं एज अ डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकता हूँ। तो मैं अब मेरा थोड़ा सा फ्री हैंड हो गया शेयरिंग के अंदर। तो ये बहुत 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 बड़ी फीचर है और मुझे बहुत अच्छी लगी ये कैनवा की फीचर। थैंक यू सो मच कैनवा। ठीक है, तो ये है विजुअल स्वीट 2। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट इज आर एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स वो हर चीज़ है जो हम डिज़ाइन बनाने के काम में लेते हैं। 1 सेकेंड। अब वो ग्राफिक हो, वीडियो हो, इमेज हो, फोटो हो, कोई आइकन हो, कोई ग्राफिक हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स में आती हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स का एक स्पेशल सेक्शन है कैनवा के अंदर। अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले तो फ्रेम्स हैं। ठीक है, वैसे फ्रेम से पहले यहाँ पर रिसेंट यूज्ड आते हैं, जो आपने रिसेंटली यूज करे होंगे ना, क्योंकि अभी हमारा एक फ्रेश अकाउंट है तो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये जैसे जैसे आप यूज इसको करते चले जाएंगे, जो आपके रिसेंट यूज्ड होंगे उसमें शेप्स होंगे या ग्राफिक या फोटो या इमेज कुछ भी होगा, जो रिसेंटली आपने यूज करे हैं वो ही आपको सबसे ऊपर नजर आते हैं। उसके बाद हमें मिलते हैं शेप्स। अब शेप्स मैं इनको पहले कम कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ से लेते हैं, ऐसे यही काफ़ी है। ठीक है, ये हमारा कैनवस है। अब शेप्स में हम देखते हैं, शेप्स के अंदर ये सारे शेप्स हैं हमारे पास और ये बहुत काम आते हैं, स्पेशली लाइंस एंड एरोज बहुत काम आएंगे। अब एरो और लाइंस भी अलग अलग तरह के हैं। ये कर्व लाइंस हैं, आप यहाँ से इसको सॉरी कर्व नहीं है, स्ट्रेट है लेकिन विद पॉइंटर्स। ठीक है, सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, इसमें कर्व कोई भी नहीं होगी। कर्व के लिए दूसरी लाइंस जगह होती है, हम अभी कवर करेंगे उसके लिए। तो ये लाइंस लेनी है या फिर ये स्क्वायर लेने हैं। अब जब हम यह स्क्वायर लेते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स है सारे। ठीक है, हमने यहाँ से ये बॉक्स लिया, इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पे हमने उसका टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया। हमें बॉक्स लेकर उसके ऊपर टेक्स्ट फाइल अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो ये बॉक्सेस हैं, जो शेप्स हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स हैं सारे। ठीक है, अब ये जैसे हमने ये लिया और अब ये यहाँ से हम इसका कलर, अब ये ग्राफिक है तो यहाँ से हमने इसका कलर चेंज कर लिया, कलर चेंज हो गया। और इसके ऊपर जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो हमने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ से हमें इसको कर्व करना है तो हम इसके जो बॉर्डर हैं वो कर्व कर लेंगे, एक ये तरीका है। दूसरा हम यहाँ से कर्व ही बॉक्स ले सकते हैं, ये जो बॉक्स है वो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो कर्व ही है पहले से। या फिर हमें एक सर्कल लेना है, सर्कल भी हम ले सकते हैं, सर्कल की भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स ही, हमें बस डबल क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट राइटिंग। तो यहाँ पे जितने भी ये शेप्स हैं ये सब टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, सबके अंदर टेक्स्ट ऐड करने की फीचर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गए शेप्स। अब ये डिफरेंट शेप्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनते हैं जो कि हम और थोड़े एडवांस कोर्सेज के अंदर सीखेंगे। जब हम एनिमेशन सीखेंगे तो इन शेप्स का बहुत काम होता है। इन शेप को एनिमेट करने में काफ़ी क्रिएटिविटी
आती है और अच्छे भी लगते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने बॉक्स लिया, हमने इसको कलर कर दिया, मैं एनिमेट में गया तो यहाँ पर ये इस तरह की एनिमेशन एक क्लिक ऑफ अ बटन बन जाएंगे। अब कुछ हमें एकदम से फोकस में दिखाना है तो हम यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं, फिर ऐसे दिखा सकते हैं, फिर ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये अलग अलग, ये जैसे हमें रोटेशनल एनिमेशन देना, किसी चीज़ को सूरज बनाना है हमको, या फिर कुछ किसी चीज़ पे फोकस दिखाना है तो ये एनिमेशन हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पल्सेस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर रूबिकल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे काम आएंगी। ठीक है, अब ये देखिए जैसे हमने यूज़ कर लिया है शेप्स कुछ, तो हमारे यहाँ पर हिस्ट्री बन गई है और ये रिसेंटली यूज के अंदर ये सारे हमने शेप्स आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारे पास ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स के अंदर ग्राफिक्स कुछ भी हो सकते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स भी हो सकते हैं और कुछ 2D ग्राफिक भी हो सकते हैं, 3D ग्राफिक भी हो सकते हैं। तो ग्राफिक के हमारे यहाँ पर ग्रुप्स भी हैं। फॉर एग्जांपल ये ज़ोडिएक सिंबल्स का एक ग्रुप है। अब हम अगर कुछ काम कर रहे हैं, लेट्स से पोस्ट बना रहे हैं ज़ोडिएक साइंस के लिए, या फिर हम कुछ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, तो हमें बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़ोडिएक साइंस। हम इसको देखेंगे जाकर, यहाँ पर हमें सारे ज़ोडिएक साइन के जो आइकन्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो हमें यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, और तो बहुत आसान है, हम सीधा उठा के यहाँ से क्लिक कर देना, यहाँ दिख जाएगा। अगेन क्योंकि ये ग्राफिक है तो हमें यहाँ पर से कलर मिल जाते हैं, सब कलर यहाँ मिल जाएंगे, कोई भी कलर हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? फिर हमें यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन भी है। हमें जैसे यहाँ पर कुछ भी सर्च करना हो, मैं यहाँ पर उसका देखिए यहाँ पर मैंने पहली बार सर्च किया और इसके कितने यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल गया है। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जो भी हमें सर्च करना है वो यहाँ हमको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ ऐसी यूनिक चीज़ सर्च कर रहे हैं जो आपको यहाँ नहीं मिलती है, तो हम उसको कहीं और दूसरी वेबसाइट से एक डाउनलोड कर हम सीधा यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और यहाँ पर या फिर अपलोड भी कर सकते हैं, और अपलोड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिक का काम हमेशा आपको काम आएगा, पोस्ट को अपना बनाने में काम आएगा। जैसे आप कुछ ऑर्गेनिक पोस्ट बना रहे हैं, आपने एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया, वहाँ पर आपने कुछ एलिमेंट के साथ साथ ये एलिमेंट भी अपने ऐड कर दिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपका यूनिक पोस्ट बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से टेम्पलेट को हम अपना बना लेते हैं। तो ये हो गया ग्राफिक का। ग्राफिक के बाद आते हैं हमारे स्टिकर्स। अब स्टिकर्स तो सबको ही पता है, आजकल स्टिकर्स एनिमेटेड ग्राफिक्स होती हैं जो स्टिकर्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, इनकी कैटेगरीज भी हैं यहाँ पे। अब ये देखिए एरो कैटेगरीज हैं, वर्ड स्टिकर्स हैं, फूड स्टिकर्स हैं, शेप्स हैं, ऐसे अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं जो आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल कॉन्फेटी स्टिकर्स में अगर देखना चाहता हूँ तो कॉन्फेटी के पे क्लिक करके सी ऑल के अंदर यहाँ पे मुझे उस कैटेगरी के सारे स्टिकर्स नज़र आ जाएंगे। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। फेस्टिव स्टिकर्स के अंदर हमें सेलिब्रेशन का, फेस्टिवल्स की, ये सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं और ये एनिमेटेड होते हैं। अब इसको जैसे मैं ऐसे यूज़ करना चाहूँ कि ये एनिमेट कर रहा है, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये तो ऑलरेडी एनिमेटेड है, लेकिन मैं इसको अगर एनिमेट और करना चाहूँ तो मैं यहाँ एनिमेट करके मैं इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकता हूँ। तो एनिमेटेड एलिमेंट्स के अंदर भी एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये लेफ़्ट टू राइट ऐसा लग रहा है कि ये चलता हुआ आगे जा रहा हूँ, है ना। तो ये कुछ आप क्रिएटिविटी आपको कुछ दिखानी पड़ेगी इसमें। तो ये हो गए हमारे स्टिकर्स। स्टिकर्स के बाद आती है बारी फ़ोटोज़ की। फ़ोटोज़, इमेजेस, मिलियंस ऑफ, आई थिंक 140 मिलियन इमेजेस हैं और ये ऐड होती रहती है। आपको हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ नया स्टॉक मिल जाएगा अगर आप सेम कैटेगरी पर काम कर रहे हैं। तो फ़ोटो गैलरी कैनवा की बहुत ह्यूज है। ये कैनवा ने एक्वायर भी करे हैं पिक्सेल्स और 1-2 और ऐसी फ़ोटो शेयरिंग वेबसाइट्स जो थी वो कैनवा ने एक्वायर करी है और उनकी सारी जो लाइब्रेरी थी वो कैनवा के अंदर इंटीग्रेट की है। अब यहाँ से हमें फिर कुछ कैटेगरीज मिलती हैं, जैसे बैकग्राउंड। आप किसी का बैकग्राउंड ढूंढ रहे हैं
तो वो आपको बैकग्राउंड के इमेजेस यहाँ पे फिल्टर हो सकती हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ढूंढ रहे हैं, आप फ्लावर्स के बारे में, बैकग्राउंड डिज़ाइन के बारे में, या फिर वाइट बैकग्राउंड के बारे में, ये पॉपुलर कैटेगरीज हैं जो लोग ढूंढते हैं, इसलिए कैनवा उनको रिकमेंड करता है कि शायद आप भी वही देख रहे हों। फॉर एग्जांपल मैं आप अगर बैकग्राउंड सेलेक्ट करूं तो वो फिल्टर आउट हो गया, वहाँ पे अब मुझे सारे बैकग्राउंड इमेजेस नज़र आएंगे, ठीक है, जो कि प्रेजेंटेशन के पीछे, वीडियो के पीछे या फिर टेक्स्ट के पीछे आप लगाते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ या तो ऐसे, एक ये तरीका है, या फिर ये ऐसे था, मैं सीधा इसको राइट क्लिक करके सेट एज इमेज बैकग्राउंड करूँगा तो ये सेंटर अलाइन भी रहेगा और फिट भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ अलाइनमेंट में कुछ आपको लगती है कमी तो आप इस पर डबल क्लिक करिए और इसको लेफ्ट राइट ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो ये हो गया फोटो आप कुछ भी सर्च कर लीजिए, फोटो यहाँ पे आपको हर चीज़ का फोटो मिल ही जाएगा, ठीक है, कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सो फोटोज़ के बाद फिर आते हैं हमारे फ्रेम्स। अब फ्रेम्स क्या होते हैं? फ्रेम्स होते हैं फोटो को ही एक जैसे हम फोटो फ्रेम लगा लेते हैं घर के अंदर, अब वो हमारे अलग डिज़ाइन के होते हैं, मोस्टली तो रेक्टेंगल या आपको स्क्वायर ही मिलेंगे, लेकिन डिजिटल मीडिया के अंदर फ्रेम्स अलग अलग शेप्स के होते हैं, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, कुछ भी शेप हो सकता है और बहुत अलग अलग शेप आपको होते हैं। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ कि देखिए ये सारे जो हैं ये फ्रेम्स हैं। तो मैं कभी कभी क्या अक्सर ज़रूरत पड़ती है, जो आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल मैं किसी हॉस्पिटल की पोस्ट बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे इसका प्लस साइन ले लिया और मैंने फिर यहाँ से अब एक हॉस्पिटल की इमेज ले ली। तो होगा क्या, इस फ्रेम के अंदर मैंने जो भी फ्रेम सेलेक्ट किया है ये आपको यहाँ पर इमेज का बैकग्राउंड में साइन दिख रहा होगा। तो जो भी मुझे इमेज यहाँ पर डालनी है मुझे उसको सिलेक्ट करके सिर्फ इसके ऊपर ड्रैग करके छोड़ देनी है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेगा। इससे हटानी है तो राइट क्लिक करके हम या तो उसको डिटैच कर सकते हैं उससे और यहाँ से कुछ हटा सकते हैं, या फिर मैं सीधा यहाँ से डिलीट करूँगा, तो मैं सीधा यहाँ से इसको डिलीट करूँगा, डिलीट इमेज या डिलीट फ्रेम, डिलीट इमेज, तो वो यहाँ से हट जाएगी। इसी तरह कुछ भी इमेज में उठा के अगर यहाँ करूँगा तो वो नहीं ड्रैग हो रही, लेकिन मुझे उस फ्रेम के ऊपर ले जाके इमेज को रिलीज करना होगा, छोड़ना होगा, तो मैं इमेज के ऊपर लाया और मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, तो वो ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुली उसको एडजस्ट कर देगा। ओके, तो अभी अगर आप कैनवा पहली बार सीखना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत पता था, तो अभी तक आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कैनवा कितना पावरफुल है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से बहुत से लोग पहले से कैनवा को यूज़ कर रहे हैं, छोटे लेवल पे, थोड़े ज़्यादा लेवल पे, लेकिन कैनवा आई एम श्योर कि आपको आइडिया था कैनवा की पावर का। ओके, तो अब बात करेंगे हम ब्रांड्स की। अभी जैसे हम किसी टेम्पलेट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में हमें ब्रांड का सेक्शन दिखता है। अब ब्रांड क्या है? ब्रांड जैसे एक ब्रांड किट होती है। मान लीजिए एक कारपेंटर है, आप किसी कारपेंटर को काम के लिए बुलाते हैं तो अपनी किट लेकर आता है, उसके अंदर आरी, रंदा और उसके पेच का हथौड़ी वथौड़ी सारा उसका टूल किट रहता है, जिसको यूज़ करके वो अपने स्किल्स के साथ आपके लिए ब्यूटीफुल फर्नीचर बनाता है, दरवाजे, अलमारियाँ, खिड़कियाँ सब बनाता है। लेकिन उसके स्किल्स यूजलेस रहते हैं जब तक उसके पास वो टूल किट नहीं रहती। अब वो टूल किट उसकी फिक्स है, वो जहाँ जहाँ जाएगा वो टूल किट अपनी लेके जाता है ना। सिंपल एग्जांपल ये है। सेम वे ब्रांड की भी एक टूल किट होती है जिसको कहते हैं ब्रांड किट। अब उस ब्रांड किट के अंदर आपका लोगो, आपकी कलर स्कीम, जो आपका कलर पैलेट है, एक फॉन्ट, आप स्पेसिफिक अगर कोई फॉन्ट यूज़ करते हैं तो वो स्पेसिफिक फॉन्ट आपका होता है। एक ब्रांड वॉइस होती है, मतलब जैसे आप एनर्जेटिक, यंग, मैच्योर, प्रोफेशनल, उस तरह की ब्रांड वॉइस आप क्रिएट करते हैं, ब्रांड पर्सनैलिटी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने ब्रांड के लिए, जिसको आप ट्रेन करते हैं कैनवा को कि मेरी ब्रांड वॉइस ये है, मतलब मैं इस तरह के मैसेज देना चाहता हूँ। तो वो ब्रांड वॉइस जो होती है वो काम आती है जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, जब आप टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हो, जब आप टाइटल क्रिएट कर रहे हो,
तो ब्रांड वॉइस काम आती है। तो उस ब्रांड वॉइस को भी हम ब्रांड्स के अंदर ट्रेन करने के लिए कैनवा को बताते हैं, ठीक है। फिर आपके कुछ स्पेशल फोटोज होंगे आपके ऑफिस के, आपकी कंपनी के, आपके आउटडोर इंडोर जो भी आप फोटोज आप यूज करना चाहते हैं एज अ स्टॉक के आपको एक ही जगह आपकी कंपनी की सारी चीजें मिल जाएं एक ही बॉक्स के अंदर। जैसे कारपेंटर सारी अपनी चीजें एक बॉक्स के अंदर रखता है या फिर एक बैग के अंदर रखता है, वैसे ही आपकी ब्रांड किट के अंदर आपकी सारी चीजें, आपकी फोटोज, आपकी फॉन्ट, आपके कलर्स, आपकी ग्राफिक, आपके आइकॉन्स, आपके चार्ट सारे एक ही जगह आ जाए। तो इस ब्रांड किट के ऊपर हम काम करेंगे, हम डिटेल में देखेंगे कि ब्रांड किट बनाते कैसे हैं, ब्रांड टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं। तो वो सेक्शन बाद में है इसी कोर्स के अंदर। अभी के लिए समझ ले कि ये जब चीज़ें हमारे पास सारी होंगी तो हम किसी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं तो हम क्विकली अपने ब्रांड किट में जाकर अपना लोगो, अपने कलर्स, अपने कलर पैलेट फौरन यूज कर पाएंगे, ठीक है। इस अब फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के ऊपर जो है अपलोड्स। अपलोड्स सिंपली अपलोड ये है कि आप अपने फाइल्स जैसे इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज अपलोड करते हैं ताकि आप उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें। कभी कभी आपको प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं या फिर आप एक कॉर्पोरेट वीडियो बना रहे हैं या फिर आपने कोई प्रोडक्ट निकाला है, उसकी इमेज आपके पास है जो कि आपको स्टॉक में नहीं मिलेगी, वो एलिमेंट्स में नहीं मिलेगी, वो आपको इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी। तो इंपोर्ट करने के लिए आप अपलोड सेक्शन में आते हैं, सिंपली अपलोड कर दें और अब वो इमेज होगी या फिर वीडियो होगा या ऑडियो होगा, ये कैनवा खुद रिकग्नाइज करके उसको उसी एरिया में सेव कर देगा। अगर इमेज होगी तो वो यहाँ आपको शो करेगी, वो वीडियो होगी तो वो यहाँ शो करेगी, और अगर वो ऑडियो होगी तो वो यहाँ शो करेगी ना। फॉर एग्जाम्पल वो एक PDF भी हो सकती है कि आपके पास एक 20-30 पेज का PDF है, उस PDF को आपको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है या फिर वो आपको PPT में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, वीडियो बनाना है। तो अगर वो PDF है और आप यहाँ पर उसको अपलोड कर रहे हो तो वो यहाँ पर शो नहीं करेगी, वो शो करेगी फिर आपके प्रोजेक्ट एरिया के अंदर, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो वहाँ आपको PDF फाइल शो करेगी। यहाँ पर आई डोंट नो व्हाई, जबकि कैनवा को करना चाहिए कि यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट का टैब रहना चाहिए, मैंने सजेस्ट किया है। तो लेट्स सी आने वाले अपडेट्स के अंदर वो इसको यूज़ करेंगे। तो इमेजेस, वीडियोस और ऑडियो ये मेजरली यही होते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 सेक्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप PDF भी अपलोड कर रहे हो तो वो आपको प्रोजेक्ट सेक्शन में मिलेंगी, ठीक है। फिर आप डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करना चाहते, आप सिंक करना चाहते हैं अपने जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस अगर आपने कुछ ले रखी है, ड्रॉप बॉक्स या फिर वन ड्रॉप या फिर गूगल इमेजेस, आप उसको भी सिंक कर सकते हैं कैनवा के साथ और आपको जो वहाँ पर फाइल्स हैं यहाँ दिख जाएंगी ऑटोमेटिकली, और आप उसको डायरेक्टली यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन से उसके लिए सिंपली आपको बस यहाँ क्लिक करेंगे, आपका वो अकाउंट डिटेल्स मांगेगा और ये अकाउंट आपका सिंक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे टूल सेक्शन के ऊपर। अब टूल सेक्शन बहुत सिंपल है, ये मेजरली जब काम आता है जब हम किसी वाइट बोर्ड पर काम कर रहे होते हैं। वैसे पोस्ट में हार्डली कभी काम आएगा, ये टूल मोस्टली डेडिकेटेड है आपके वाइट बोर्ड के लिए। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ से हम एक वाइट बोर्ड ले लेते हैं। वाइट बोर्ड होता है कि ये अनलिमिटेड स्पेस है आपके पास। आजकल वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशंस के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर बहुत यूज होते हैं। ये एक ही कैनवस होता है, ये बहुत बड़ा कहे तो अनलिमिटेड स्पेस होता है जिसको आपको सिर्फ यहाँ से ऐसे ड्रैग करते जाना है और वो एक बहुत बड़ा स्पेस आपको मिल जाता है कि एक ही स्पेस के ऊपर आप ड्रैग एंड मूव करते रहेंगे तो वो एरिया चेंज होता रहेगा। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारा सिलेक्ट टूल है, एक कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर हमारा एक ड्रॉ सेक्शन है, यहाँ से हमारे पास मार्कर होता है, ये मार्कर है और इस मार्कर का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं और थिकनेस चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये पेन टूल है। अब ये पेन की थोड़ी जो मोटाई होती है वो कम रहेगी, मार्कर की मोटाई मोटी रहेगी। अदरवाइज ये दोनों एक दूसरे को
एक ही से आप दोनों काम कर सकते हैं। जैसे मैंने पेन टूल सेलेक्ट कर रखा है, मैं यहाँ से अगर कलर चेंज कर दूँ और थिकनेस अगर थोड़ी सी बढ़ा दूँ तो ये भी मार्कर के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्विक एक्सेस के लिए दोनों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। हमें कलर चेंज करना हो, हमें क्विकली एक चीज़ को स्पेसिफाई करना हो, फिर दूसरी चीज़ को हाईलाइट करना हो, तो हमें क्विकली यहाँ से हमें पेन और मार्कर टूल मिल जाते हैं, ठीक है। फिर यह है हाइलाइटर टूल। अब कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट हमारे पास है, हमें इसको हाईलाइट करके हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं या फिर कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन चल रहा है, वेबिनार चल रहा है, तो हमें अगर कुछ हाईलाइट करना है तो हम सीधा यहाँ से इस तरह, जैसे हाईलाइटर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, वो हाईलाइटर ऐसे यूज़ किया जा सकता है। फिर इरेजर टूल है, सिंपल है, जब जस्ट क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, ये ऐसे रिमूव हो गया। यहाँ से हम उस पेन का या फिर हाइलाइटर का या फिर मार्कर का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी कलर आ जाएगा और यहाँ से हम उसकी थिकनेस और ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास शेप्स, जो शेप हमारे पास वहाँ पर एलिमेंट्स में थे वही शेप हमारे पास यहाँ भी हैं मोस्टली, और इसको हम इस तरह यूज़ करते हैं जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा कि स्टार्ट द प्रोजेक्ट। अब यहाँ से मैं एक प्रोजेक्ट की डायग्राम बना सकता हूँ, प्रोजेक्ट की पूरी फिगर बना सकता हूँ, एक प्रोसेस बना सकता हूँ, मेथड, स्केड्यूल सब बना सकता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैंने बॉक्स बनाया, वो जैसे उस पर क्लिक करूँगा वो बता देगा आपको इससे कुछ कनेक्ट नेक्स्ट स्टेप बनाने के, मुझे यहाँ एक नेक्स्ट स्टेप बनाना है, मुझे एक यहाँ नेक्स्ट स्टेप बनाना है और एक मुझे यहाँ बनाना है। तो जैसे ही मैंने स्टेप बनाया ऑटोमेटिकली उसने एरोज भी ऐड कर दिए, अदरवाइज एरोज हमें यहाँ से भी मिल जाएंगे, यहाँ से भी मिल जाएंगे कि ये वाले एरोज भी होंगे और ये नॉर्मल एरोज हैं जिसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं साइज को और एडजस्ट भी कर सकते हैं कर्व्ड में। अब यहाँ से मैंने कुछ भी लिखा, यहाँ पे कुछ भी लिखा, फिर यहाँ से कुछ भी लिखा। अब ये एक प्रोसेस हो गया, मुझे इसी प्रोसेस को मान लीजिए रिपीट करना है नेक्स्ट डे पर, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे लेके जाता हूँ, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, वो यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे कुछ और प्रोसेस हो गया, लेकिन वो अभी भी अगर मैं लेफ्ट ट्रैक करूँ तो वो वहीं है। तो इस तरह वाइट बोर्ड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशंस के लिए एक ही कैनवस के ऊपर, क्योंकि कभी कभी स्लाइड चेंज करना भी थोड़ा सा आजकल बोरिंग सा हो गया है। तो वाइट बोर्ड आजकल इसीलिए हॉट है क्योंकि वो इतने इंटरैक्टिव होते हैं कि हमें पता है वो एक ही कैनवस के ऊपर, जो अनलिमिटेड स्पेस रहता है, एक ही कैनवस के ऊपर हम पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन डिसाइड कर सकते हैं, पूरा ट्रेनिंग, पूरा स्केड्यूल, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं इन शेप्स की मदद से। अब शेप तो हो गए, फिर हम यहाँ पे लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की लाइन भी हमारे पास ऑप्शन है। फिर स्टिकी नोट्स का एक सेक्शन है कि यहाँ पर डिफरेंट कलर के स्टिकी नोट्स हैं, मुझे इस पर एक स्टिकी नोट देना है तो मैं यहाँ से एक इस लगा कर स्टिकी नोट दे दूंगा, तो वो एक्सप्लेनेशन कुछ यहाँ पर डालना तो वो यहाँ पर आ जाएगा। डिफरेंट कलर के डिफरेंट शेप्स के आप नॉट शेप एक ही रहता स्टिकी का, लेकिन डिफरेंट कलर के आप स्टिकी नोट्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा टेक्स्ट बॉक्स, अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब हमने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया तो हमारे पास ऊपर टेक्स्ट का एडिटर बार खुल गया, वो सेम फीचर्स वही आ जाएंगे जो हमारे टेक्स्ट ऑप्शन में हमने पहले सीखा है। तो यहाँ से हमने टेक्स्ट ऐड कर लिया और यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज, कलर्स एट्सेट्रा हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद कैनवस के अंदर टेबल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से हमारा रेडीमेड टेबल बन जाता है। तो इसमें हम ऊपर लेबल्स ऐड कर सकते हैं और ये लेबल होने के बाद हम इसके लेबल का कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से ये कलर चेंज हो गया और हम चाहते हैं कि यहाँ के इसका जो टेबल का जो इसका बॉर्डर है उसका भी कलर हमें चेंज करना, तो वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको टूल सेक्शन में मिल जाते हैं। अब इसका यूज़ मोस्टली आपको वाइट बोर्ड के लिए ही होगा, लेकिन कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि आप अपने जो पोस्ट हैं, जो ग्राफिक आप बना रहे हैं, उसके अंदर भी आपको कभी कभी ड्राइंग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपको पेन टूल चाहिए, आपको मार्कर टूल चाहिए, आप हैंड
पैड से अगर काम करते हैं, आप ड्राइंग करते हैं, आपको कुछ स्पेसिफाई करना है, कुछ यूनिक बनाना है, तो उसके लिए भी आप इस टूल सेक्शन का यूज अपने पोस्ट में कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स है आपके आप जो काम कर रहे हो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में सेटल करने का। हम उसको, अब जैसे मैंने प्रोजेक्ट के, अभी मैं हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही, ठीक है। अभी मैं व्हाइट बोर्ड पर ही काम कर रहा हूँ, और मैंने जब प्रोजेक्ट्स खोला, प्रोजेक्ट्स मेरी फाइल्स हैं, बेसिकली फाइल्स हैं जो आपके रेडीमेड टेम्पलेट्स होंगे, आपके रीसेंट डिज़ाइंस होंगे, या आपने कुछ फोल्डर्स बना रखे होंगे अपनी कंपनी के लिए, वो फोल्डर्स यहाँ दिख जाएंगे। तो ये तो ऑल सेक्शन आ गए। यहाँ पर आपके सारे जो आपने काम किया है, डिज़ाइंस बनाए हैं, आपके ग्राफिक है, आपके इंपोर्ट्स हैं, आपके PDF हैं, वो सब यहाँ पर दिख जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं इसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। फॉर एग्जांपल, आप 10 क्लाइंट को मैनेज कर रहे हो, तो आप 10 क्लाइंट के डिफरेंट फोल्डर्स बना सकते हैं, और उन फोल्डर्स को उनके नाम देकर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ फोल्डर बना दिया ABC कंपनी। ओके, अब ये फोल्डर यहाँ बन गया। अब इस फोल्डर में अगर जाता हूँ तो मैं यहाँ पर डिज़ाइंस ऐड कर सकता हूँ जो कि मेरे क्लाइंट से अप्रूव्ड हैं, क्लाइंट की फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ, या फिर पूरा का पूरा फोल्डर भी अपलोड कर सकता हूँ, जो कि सारी फाइल्स यहाँ आ जाएंगी। मैं काम कर रहा हूँ AB कंपनी के लिए, मुझे उसकी कुछ फाइल्स चाहिए, तो मैं प्रोजेक्ट्स में जाऊँगा, प्रोजेक्ट्स में जाके मैं फोल्डर्स में जाऊँगा, यहाँ मुझे उसका फोल्डर दिख जाएगा। जब मैं उस फोल्डर में जाता हूँ तो मुझे उसकी सारी फाइल्स यहाँ दिख जाएंगी, जो कि मैं क्विकली यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, सेम वे यहाँ पर अगर मुझे कुछ एडिशनल फाइल्स चाहिए जो कि मेरे क्लाइंट की नहीं है, लेकिन मैंने इंपोर्ट करी है, मैंने अपलोड करी हैं, तो वो फाइल्स भी यहाँ मुझे मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को सिंपली ये है कि हमारी फाइल्स को, हमारे फोल्डर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए प्रोजेक्ट सेक्शन है। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट के अंदर आपको और भी चीज़ें मिलेंगी जो कि हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट का लुक अलग है। और अगर ये वो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं जो हम अपने टेम्पलेट में, प्रोजेक्ट में रेडी, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट का एक डिफरेंट लुक आपको यहाँ भी मिलेगा। यहाँ पर आपके सारे प्रोजेक्ट फाइल्स, आपके फोल्डर्स, आपके डिज़ाइंस यहाँ आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल सकता है। और यही वो एरिया है जहाँ आप अपनी सारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हो। कभी कभी आप फाइल्स अपलोड कर देते हो, इंपोर्ट कर देते हो कैनवा के अंदर, लेकिन उसको सही जगह पे स्टोर नहीं करते। तो उसको सही जगह स्टोर करने के लिए हम प्रोजेक्ट सेक्शन में यहाँ आते हैं, जो होम पेज से आएगा, और वो पे इस तरह का लुक होगा। और मैंने जैसे अगर यहाँ पर ये वाली फाइल को AB कंपनी में सेव करना है, तो यहाँ पे जब मैं माउस होवर करता हूँ तो यहाँ पर 3 डॉट्स हैं। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करने से यहाँ पर इसका ऑप्शन आया था मूव टू अ फोल्डर। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ जितने भी फोल्डर्स होंगे वो नज़र आ जाएंगे। बहुत सारे हैं तो मैं उसको सर्च कर लूँगा। यहाँ पर अभी एक ही है AB कंपनी, तो मैं AB कंपनी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मूव टू फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे एक आइटम आ गया। मैं चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे आइटम जो AB कंपनी से रिलेटेड हैं वो सारे उस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएं, ताकि वो जब मेरे पास हज़ारों फाइल्स हैं, जब मैं काम कर रहा हूँ हज़ारों फाइल्स के ऊपर, 10 प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मेरी फाइल्स खोए नहीं, मुझे ढूंढने में उनको परेशानी ना हो। कैनवा इज़ ऑल अबाउट सेविंग टाइम। कैनवा अगर आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, अगर आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि कैनवा ने बहुत अच्छा प्रोसेस बनाया है आपका टाइम सेव करने के लिए, आपको मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है अपने फाइल्स, अपने फोल्डर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को एक जगह स्टोर करने का, ताकि जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हमें बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े, हम सीधा उसके फोल्डर में जाएं और वहाँ पे उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये है सिंपल प्रोजेक्ट एरिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है एप्स। तो जब हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करते करते ऐप सेक्शन में जाते हैं, जो आपको यहाँ दिख जाएगा, यहाँ पर काफ़ी ऐप्स हैं जो मोर फ्रॉम कैनवा नज़र आती हैं। ठीक है, कैनवा बहुत डीप है, बहुत सारी चीज़ें रेडी अवेलेबल नहीं होती। जैसे 100 लोग अगर कैनवा पर काम कर रहे हैं और 70 लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो डायरेक्ट आपको सामने नज़र नहीं आएंगी।
ये क्योंकि ओनली 30% फॉर एग्जांपल 30% लोगों को ही ये फीचर चाहिए होती है, तो वो डायरेक्ट सामने आपको नज़र नहीं आएगी, उससे यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है। मैं 70% में हूँ, मैं इन चीज़ों का यूज़ नहीं करता, तो ये सामने अगर हमेशा मेरे रहेंगी तो मुझे कंफ्यूज करेंगी। इसीलिए वो फीचर्स जो कम लोग यूज़ करते हैं, कैनवा उसको थोड़ा अंदर रखता है, और जो फीचर्स कैनवा की मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं वो आपको फ्रंट में नज़र आएंगी। क्लियर? तो यहाँ पर ऐप्स के अंदर मोर फ्रॉम कैनवा, ये भी कैनवा की ही फीचर्स हैं। इसमें जैसे AI वॉइस है, AI वॉइस के अंदर आपको जनरेटिव AI वॉइसेस आप जनरेट कर सकते हो। आप यहाँ पर आपको डिफरेंट एक्सेंट मिल जाएंगे। इंग्लिश है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सेंट हैं। अनफॉर्चुनेटली हर लैंग्वेज कवर अभी नहीं कर रहे हैं, आई एम श्योर दे आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन हिंदी उसमें है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल थोड़ा सा प्ले करके बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा ये किस तरह की क्वालिटी है। Did you know emus and kangaroos cannot walk backward? ये फीमेल वॉइस है। Did you know emus and kangaroos cannot walk backward? ये हिंदी एक्सेंट है, और आप इसके अंदर जब हिंदी टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो फिर रिजल्ट्स इससे बेटर आते हैं। ठीक है, अब इसमें और डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हैं, मैंने काफ़ी ट्राई करे हैं। मैं कभी कभी एक नॉन इंग्लिश कंट्री से इंग्लिश बुलवाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये चेक रिपब्लिक का एक्सेंट होगा लेकिन इंग्लिश बोलेगी। Did you know emus and kangaroos cannot walk backward? ये भी कभी कभी थोड़ा सा अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल डच से हम इंग्लिश की एक्सेंट चेक करते हैं। Did you know emus and kangaroos cannot walk backwards? तो ये कभी कभी ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा काम कर जाता है। तो ये एक टिप है, आपको अगर इंग्लिश जनरेट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश US या इंग्लिश UK ही US या UK ही एक्सेंट यूज़ करें। आप डिफरेंट कंट्री के एक्सेंट भी इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, जो कि कभी कभी अच्छे रिजल्ट देते हैं, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता है। तो AI वॉइस के अंदर आप वॉइस जनरेट कर सकते हैं, वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं, जिनको आप वीडियोस में, प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, अभी तो कोई लिमिट नहीं है क्योंकि ये न्यू फीचर है और अभी बेटा में है। आई थिंक बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, तो अभी इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप इसको चाहे जितना जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो गोइंग बैक, फिर है हमारे चार्ट्स। अब चार्ट्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और जब हम कैनवा शीट डिस्कस करेंगे तो अब ये नेक्स्ट लेवल पहुंच गए चार्ट्स। जैसे मैंने अब एलिमेंट सेक्शन में भी बताया आपको कि चार्ट्स में यहाँ पर आप पहले अपना जो चार्ट है उसको ऐड करते हैं, फिर आप अपना डेटा फीड करते हैं। लेकिन अब न्यू फीचर के अंदर पहले आप अपना डेटा इंपोर्ट करेंगे, डेटा फीड करेंगे, फिर उस डेटा के हिसाब से आपके चार्ट्स और आपके पाई चार्ट्स वगैरह जो आप बनाने होंगे वो बनेंगे। बार्स बनाने हो, चार्ट बनाने हो, पाई चार्ट बनाने हो, फॉर एग्जांपल, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया बार चार्ट्स के लिए। चार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कैनवा शीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कि तो फोटोज बेसिकली सेम फोटोज हैं, इमेजेस हैं, इसको यहाँ पर दोबारा दिया गया है। आई एम नॉट श्योर क्यों। बल्क क्रिएट भी, जैसे आपको बहुत सारी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस एक साथ क्रिएट करनी है। बहुत से लोग बाइट वीडियोस बनाते हैं, जो आप देखते हैं ना कि वो 5 सेकंड 10 सेकंड की मोटिवेशनल वीडियो रोज़ व्हाट्सएप पर शेयर होती हैं, स्टेटस पर शेयर होती हैं, वो बल्क में आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वो भी कैनवा शीट का ही अब पार्ट हो गया है, जो कि अब बहुत ईजी हो गया है कैनवा शीट्स के थ्रू आपको बल्क क्रिएट करना। ये भी हम डिस्कस करेंगे जब हम कैनवा शीट्स के सेक्शन में जाएंगे। गोइंग बैक, तो डेटा ऑटो फिल फीचर है कैनवा एंटरप्राइज के लिए। इसमें आप अपने डेटा को फीड कराते हो रियल टाइम के। आपका फॉर एग्जांपल आपका सेल्स फोर्स यूज़ करते हैं, आप ज़ोहो यूज़ करते हो, कोई भी CRM यूज़ करते हो, आप उसका डेटा आप चाहते हो कि रियल टाइम कैनवा के अंदर सेव होता रहे, ताकि आपकी टीम उसको यूज़ करती रहे। कभी कभी कुछ अपडेट्स होते हैं जो रेगुलर अपडेट्स होते हैं, और टीम को बार बार अपडेट देने से बेटर है कैनवा को अपने डेटा के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए, सिंक कर दीजिए, और वो जब आपकी टीम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही होगी तो वो रेफरेंस उस डेटा पॉइंट से ले लेगी। लेकिन ये फीचर एंटरप्राइज फीचर है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये आपके किसी काम की होगी। लेकिन बताने के लिए आपका जो डेटा है उसको टेम्पलेट में कन्वर्ट कर देता है कैनवा, और जो थोड़ा सा इंटरैक्टिव बन जाता है,
और आपकी टीम के लिए वो डेटा एक्सेस करने में आसानी हो जाती है। गोइंग बैक टू एप्स, अब वीडियोस भी वही सेक्शन है एलिमेंट्स के अंदर, जैसे हम वीडियो सर्च कर रहे थे सेम वही फीचर यहाँ पर भी है। इसका भी हम नॉट श्योर कि यहाँ पर वो क्यों है, हो सकता है कि वो बैक एंड फोर्थ से बचाने के लिए कैनवा ने वो वीडियोस और इमेजेस भी यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है, उसका लिंक दे दिया है। फिर है हमारा ट्रांसलेट, बहुत अच्छी फीचर है। आपको किसी लैंग्वेज को से ट्रांसलेट करना हो, कैनवा आपको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी देता है अपने कंटेंट को ट्रांसलेट करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज ही हैं जो आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर सकती है। सेटिंग्स में जाते हैं तो वो छोटी मोटी सेटिंग्स हैं कि आप फॉन्ट साइज़ वही रखना। कभी कभी ऐसा होता है जो हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, जैसे इंग्लिश से हमें चाइनीज़ करना है तो चाइनीज़ का फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा, तो फ़ॉन्ट चेंज होने पर उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स है कि रिड्यूस फॉन्ट साइज़ टू फिट, ये ऑटोमेटिकली आप जब ट्रांसलेट करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके कैनवास के साइज़ के हिसाब से साइज़ भी एडजस्ट कर देगा फ़ॉन्ट का। ठीक है, तो ट्रांसलेट में यही है, अक्सर यूज़ आ जाती है जब आप ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे होंगे, जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे होंगे और आपको फॉर एग्जांपल आप यूएस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो और वो चाहता है कि वो आपका कंटेंट सेम कंटेंट आपका इंग्लिश में भी बने और स्पेनिश में भी बने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें गूगल से या दूसरे ट्रांसलेटर से का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कैनवा के अंदर आपको फीचर मिल जाती है ट्रांसलेट करने के लिए आपके कंटेंट को। ओके, बट मेक श्योर यू आप इसको प्रूफ रीड करवाएं अपने क्लाइंट से, क्योंकि कभी कभी ये भी एरर देते हैं। ये कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होते, इवन गूगल भी 100% एक्यूरेट नहीं होता। जब भी हमारे मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर कंटेंट क्रिएट किया जाता है तो आप अपने क्लाइंट को एक बार उसको प्रूफ रीड ज़रूर करवाएं। ठीक है, और अगर उसमें कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो आप क्लाइंट से हेल्प लें कि आप इसको अच्छे से ट्रांसलेट करके हमको दे दें ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। ओके, ऐप्स पर दोबारा चलते हैं। फिर यहाँ पर मैजिक मीडिया। मैजिक मीडिया को अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। हमारे पास है फिर कैप्शंस हैं। अब ये भी नई फीचर है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन ये वीडियोस के अंदर काम आती है। अगर आप किसी वीडियो पे काम कर रहे हैं और उसके अंदर आप कैप्शंस बनाना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कैप्शन जनरेट कर देगा। उसके थोड़े से स्टाइलिंग आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये क्विक यूज़ के लिए है, सिंपल यूज़ के लिए। बहुत ज़्यादा एडवांस या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगता ये। आई एम श्योर कि कैनवा इस पर काम कर रहा है और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो जब तक ये बहुत एडवांस हो चुका हो। ओके, तो कैप्शंस बेसिकली आपके वीडियो के अंदर कैप्शंस लगाने का है। तो ये डिटेक्ट करता है आपकी वॉइस को, आपके एक्सेंट को, आपकी लैंग्वेज को, और उसको सिंक कर देता है कैप्शंस के अंदर। ओके, आप आई एम श्योर कि आप फेमिलियर होंगे कैप्शन से। तो यहाँ पर वो कैप्शंस की फीचर मिल जाएगी, ये आपको और कहीं नहीं मिलती है। तो अगर आपको वीडियो में कैप्शंस लगाने हैं तो आपको ऐप्स में आना पड़ेगा। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उस पर काम करते करते आपको ऐप्स में आना पड़ेगा और वहाँ पर आपको कैप्शंस का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ पॉपुलर ऐप्स हैं जिनके बारे में हमारा एक डेडिकेटेड सेक्शन है। हम 40+ ऐप्स को रिव्यू करेंगे जो पॉपुलर हैं, यूज़फुल हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में काम आती हैं। ऑलराइट, तो ये हुआ ऐप सेक्शन। बेसिकली हमें यही डिस्कस करना था यहाँ पर कि मोर फ्रॉम कैनवा क्या है। बाकी ऐप्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर इन द कोर्स। तो नेक्स्ट जाते हैं हम शेयरिंग योर मास्टरपीस। अब हमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है, अब हम उसको शेयर कैसे करते हैं। तो लेट्स से हम एक नया पोस्ट बनाते हैं। यहाँ से एक कोई भी टेम्पलेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं, ये हमने ले लिया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टॉप राइट पर शेयर का ऑप्शन दिखता है। जो हम शेयर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, शेयरिंग के और डाउनलोड के। डाउनलोड का तो सिंपल एक बटन है, डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे फिर हमको इसके फर्दर ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको मिलेगा कि आप किस तरह की फाइल सेव करना चाहते हैं। वो JPG होगी, PNG होगी, PDF होगी, स्टैंडर्ड,
जो कि ऑनलाइन शेयरिंग के काम के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें RGB कलर्स यूज़ होते हैं। तो RGB कलर्स होते हैं डिजिटल शेयरिंग के लिए, वो बेस्ट होते हैं फॉर डिजिटल मीडिया। लेकिन अगर आप प्रिंटिंग के लिए कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो फिर CMY के कलर्स होते हैं, जो कि प्रिंटिंग के अंदर बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। तो हमें अगर स्टैंडर्ड PDF एक्सपोर्ट करनी है या फिर प्रिंटिंग के पर्पस से करनी है तो उसके दोनों अलग ऑप्शन है। SVG हमको सेव करनी है। अब SVG होती है कि वेब डिज़ाइन के लिए वो आपकी वेक्टर फाइल्स बना देता है। वेक्टर फाइल का मतलब होता है कि अगर वो जूम भी होगी, साइज़ बड़ा भी करेंगे तो उसके पिक्सल नहीं फटते, ठीक है। तो वो SVG फाइल्स होती हैं। वो अगर जैसे आप अपना लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो लोगो अगर कहीं छोटा होगा, कहीं बड़ा यूज़ होगा, तो अगर उसको SVG फाइल आप यूज़ करेंगे और अपनी वेबसाइट पर, ऐप पर कहीं भी यूज़ करेंगे, तो अगर वो उसका साइज़ बड़ा भी हो रहा है तो उसके पिक्सल नहीं फटेंगे, वो पिक्सलेट नहीं होंगे, ठीक है। उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। फिर आपने इस प्रोजेक्ट को MP4 में कन्वर्ट करके एज अ MP4 वीडियो एक्सपोर्ट करना है या फिर GIF करना है, ठीक है। GIF होती है एनिमेटेड क्लिक होंगे लेकिन उसके अंदर आवाज़ नहीं होती, कोई म्यूज़िक नहीं होता, कोई साउंड नहीं होता। या फिर एज अ प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करना है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर फाइल टाइप में मिलेंगे। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना फाइल टाइप। अब हर फाइल टाइप के दूसरे ऑप्शंस भी चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं भी PNG में हूँ तो यहाँ पे मैं सिर्फ उसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ। उसको मतलब जो इसका कैनवास साइज़ है, रेशियो जो है उसका अभी तो 100% पे 1 पर है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका साइज़ भी बड़ा हो जाए ऑटोमेटिकली। अभी जैसे ये 1080 by 1080 है, अब मैं इसको अगर ट्वाइस कर दूँ तो यहाँ पर आप देखो इसका साइज़ चेंज होता चला जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल जैसे ये है 1080 by 1350, मैं इसको अगर डबल कर दूँ, 2 टाइम कर दूँ, तो ये उसका डबल साइज़ हो गया, तो साइज़ बड़ा हो जाएगा। एक्सपोर्ट करते वक्त भी हमें ये ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई इमेज ऐसी ना हो कि जब मैं इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ तो वो इमेज के पिक्सल्स फट जाए, ओके। पिक्सल फटेंगे तो क्वालिटी ख़राब हो जाती है इमेज की। फिर यहाँ पर कंप्रेस करने के लिए ऑप्शन है कि उस फाइल की क्वालिटी लूज़ ना हो लेकिन फाइल का साइज़ छोटा हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। हम जब भी कोई इमेज ऑनलाइन शेयर कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट पर डालनी है, सोशल मीडिया पे तो फ़र्क इतना नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर फाइल साइज़ छोटा होगा तो वो जब यूज़र उसको एक्सेस कर रहा है तो टाइम कम लेगा लोड करने के लिए। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी फाइल्स जो हैं वो कंप्रेस्ड हों, क्वालिटी लूज़ नहीं होनी चाहिए लेकिन फाइल साइज़ छोटा रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PNG के अंदर ही हमें ऑप्शंस भी मिलते हैं। ऑप्शन मिलता है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का, जो PNG में ही अवेलेबल होता है। आप जैसे लोगो पे काम कर रहे हैं, अपने किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट इमेज पर काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर तो काम करते वक्त आपको बैकग्राउंड चाहिए होगा, लेकिन जब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो आप चाहते हो कि मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ही एक्सपोर्ट करना है ताकि उस इमेज को आप किसी और बैकग्राउंड के साथ यूज़ कर सको, ओके। तो यहाँ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड अगर क्लिक कर देंगे तो उसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड तो यहाँ होगा, लेकिन जब एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको बैकग्राउंड नहीं आएगा, ओके। फिर आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कौन से पेजेस एक्सपोर्ट करने हैं। अगर आपके पास 5, 10, 15, 20 फाइल्स हैं, पेजेस हैं, और आपको कुछ स्पेसिफिक ही एक्सपोर्ट करना है तो वो ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाएगा। फिर JPG के अंदर अलग ऑप्शन मिलेंगे। साइज़ का तो मिलता ही है आपको ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्वालिटी का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको हमेशा यहाँ पर 80% क्वालिटी मिलेगी, जो कि फेयर एनफ होती है, कंप्रेस्ड होती है, क्वालिटी लूज़ नहीं होती है और साइज़ भी फाइल का छोटा रहता है। लेकिन आपको क्वालिटी टॉप चाहिए तो आप इसको इंक्रीज़ करके 100% कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी फीचर है जो कैनवा आपको देता है कि आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ एक ही इमेज का होगा, यहाँ डिफाइन कर सकता है कि आपको कितने KB तक की एक फ़ाइल चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 100 KB से ऊपर फाइल नहीं होनी चाहिए, तो ये तो एरिया आप डिफ़ॉल्ट फेड आउट हो जाएगा, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने लिमिट लगा दी है कि मेरी फाइल साइज़ 100 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो अब 100 KB के अंदर जो क्वालिटी बेस्ट हो सकती होगी कैनवा आपको बना के दे देगा, एक्सपोर्ट करके दे देगा। ये रिक्वायरमेंट अक्सर काम आती है, जैसे आप कोई अपनी फ़ोटो, अपनी कोई इमेज अपलोड कर रहे हो कहीं पर और वहाँ पर लिमिट होती है कि जैसे कि 100 KB से ज़्यादा आपकी फ़ाइल नहीं हो सकती या 1 MB से ज़्यादा आपकी फ़ाइल नहीं हो सकती। तो ये फीचर में आप
उस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करिए और एक्सपोर्ट करते टाइम यहाँ पर एक स्पेसिफाई कर दीजिए कि वो फाइल साइज इस साइज से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, अब पीडीएफ स्टैंडर्ड के अंदर सिंपल फीचर्स हैं। आप उसको फ्लैट करना चाहते हैं, मतलब उसके अंदर जो भी आपने एलिमेंट यूज़ करें वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, फिर वो एडिटेबल नहीं रहता। आपने कुछ नोट्स डाल रखे हैं पीडीएफ के अंदर, आप चाहते हो वो नोट्स भी एक्सपोर्ट हो जाएं, तो आप ये चेक बॉक्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए आप एक होता है ब्लीड एरिया। प्रिंटिंग के टाइम पर चारों तरफ, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, चारों तरफ यहाँ पे थोड़ा सा एरिया, ये जो एरिया ये राइट साइड में आपको ये लाइन दिख रही है, ये ब्लीड एरिया है। मतलब इसके अंदर अंदर आपका डिज़ाइन रहना चाहिए, क्योंकि प्रिंटिंग के टाइम पर जब प्रिंटिंग होती है A4, A5, A3 की, तो वो कटिंग होती है। ठीक है, जैसे हमको A5 का पैम्फलेट डिज़ाइन कर रहे हैं और A5 का जो पैम्फलेट होगा वो A4 का हाफ होता है, तो वो पहले A4 पर प्रिंट होगा, फिर वो सारे जो हैं वो कट होंगे बीच में से। तो जो कटिंग मशीन होती है जब वो कट कर रही होती है पेपर को, तो थोड़ा सा एरिया पेपर का भी वेस्ट होता है, तो उसी को ब्लीड एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम सेलेक्ट कर लेंगे पीडीएफ को एक्सपोर्ट करते टाइम, हमने जैसे पीडीएफ में हम ये चेक कर लिया क्रॉप मार्क्स एंड ब्लीड कि तो ब्लीड एरिया के साइड में आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर कितने 2-4 पिक्सल रहते होंगे। कुछ पिक्सल्स होते हैं जो चारों तरफ से वो ऑटोमेटिकली श्रिंक कर देगा एरिया को। तो लेट्स से 2 पिक्सल या 5 पिक्सल दोनों साइड में आपके एक्स्ट्रा रहेंगे, तो अगर कटिंग भी करती है मशीन तो आपका डिज़ाइन को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये ज़रूरी है प्रिंटिंग के लिए। ये तो आपने देखा स्टैंडर्ड के अंदर ये ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कटिंग होनी नहीं है, वो डिजिटली शेयर होगा। लेकिन प्रिंटिंग के अंदर वो ऑप्शन आपको दिखता है, क्योंकि प्रिंटिंग के अंदर कटिंग होती है। कभी कभी प्रिंटिंग मशीन भी आपके डिज़ाइन को पूरी तरह एडजस्ट नहीं करती, तो थोड़ा सा एरिया दोनों साइड में या चारों साइड में छोड़ देते हैं, ताकि प्रिंटिंग या कटिंग से आपका डिज़ाइन इफेक्ट ना हो। ठीक है, फिर सेम फीचर्स, आपको कौन से आपको पेजेस प्रिंट करने हैं, और यहाँ पर आपको कलर प्रोफाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि अब क्या आपका प्रिंटिंग RGB सपोर्ट करेगा या CMYK सपोर्ट करेगा। तो आप CMYK प्रोफेशनल प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है हमारा SVG, जैसे मैंने बताया वो एक वेक्टर फाइल्स आपकी बना देता है। अब उसमें ट्रांसपेरेंट चाहिए आपको, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी आप बना सकते हैं। MP4 के अंदर आप क्वालिटी डिफाइन कर सकते हैं कि वो हाफ HD होगी, फुल HD होगी, और अगर वो बहुत बड़ी फाइल है, वीडियो फाइल है, तो 4K तक भी वो आप उसको सेव कर सकते हैं। अगेन कौन से पेज आपको वीडियो बनाना है वो यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक और अच्छी फीचर कि आप चाहते हो आप जैसे 5-6 डिफरेंट रील्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपने 5-6 रील एक ही कैनवस के ऊपर बना दी हैं, और आप चाहते हो वो अलग अलग सेव हो, वो एक फाइल में पूरी एक वीडियो ना बने, हर कैनवस की एक सेपरेट वीडियो सेव हो, तो आपको ये चेक बॉक्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब भी ये आपको ये डिफरेंट पेजेस जो हैं आपकी डिफरेंट वीडियोस सेव होंगी इंडिविजुअल, अदरवाइज वो सारी कैनवस की एक वीडियो बना देगा जो आप नहीं चाहते। तो इसको चेक बॉक्स को यूज़ करना ज़रूरी है। आप उनकी फिर डिफरेंट रील्स आपकी सेव होंगी सेम फोल्डर के अंदर। फिर है हमारा जिफ अगेन जैसे GIF होती हैं, एनिमेटेड होंगी, लेकिन उसमें कुछ साउंड नहीं होता। फिर PPT नॉर्मल प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन, ये इसको एक PPT फाइल में कन्वर्ट कर देगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के अंदर और प्रेजेंटेशन के अंदर। ओके, सो ये सारी बात हो गई हमारी डाउनलोड की। अब हमको शेयर करना है। शेयर के भी बहुत अच्छे ऑप्शन कैनवा आपको देता है। पब्लिक व्यू लिंक, आप चाहते हो इसका एक लिंक क्रिएट हो जाए, ये मैंने लिंक क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से ये जब लिंक क्रिएट होगा तो ये एक यूनिक लिंक आपको कैनवा ने दे दिया है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, और ब्राउज़र में मैं जब अपना लिंक पेस्ट करूँगा तो वो डिज़ाइन मुझको यहाँ दिख जाएगा। अब ये मुझे ही नहीं दिख रहा है, जिसके पास ये लिंक होगा वो इस लिंक को देख सकते हैं। अब वो आप, ये कितना बड़ा भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है, शेयरिंग के लिए आपको करना है, क्लाइंट के साथ अप्रूवल के लिए भेजना है, उन सारी चीज़ों के अंदर ये पब्लिक व्यू लिंक बहुत काम आता है। ठीक है, अभी ये लाइव है, इसको मुझे बंद करना है तो मैं यहाँ से जाके इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है,
तो ये हो गया पब्लिक व्यू लिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट मैनेजमेंट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। अपने बॉस को दिखाना है, अपने मैनेजर को दिखाना है, आपने जो डिज़ाइन किया है वो आपको दिखाना है। आप घर से काम कर रहे हैं, आप किसी के लिए जॉब कर रहे हैं और घर से काम कर रहे हैं, तो आपको फाइनल एक्सपोर्ट करने से पहले एक लिंक शेयर कर दीजिए अपने क्लाइंट के साथ, अपने मैनेजर के साथ, अपने बॉस के साथ, और फीडबैक ले लीजिए। अगर सब कुछ ठीक है तो एक्सपोर्ट करके फाइनल जो फाइल है वो शेयर कर दीजिए। अदरवाइज जो फीडबैक आती है चेंजेस के लिए आपके क्लाइंट के साथ, आपके बॉस के साथ, उसको चेंज करके दोबारा दे दीजिए। ये उस वक्त भी काम आता है जैसे हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है, कोई वेबिनार है, तो वहाँ पर यहाँ से लाइव व्यू क्रिएट करके हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। प्रिंट विद कैनवा एक प्रोफेशनल सर्विस है कैनवा की। कैनवा के प्रिंटिंग पार्टनर्स हैं ग्लोबली, इंडिया में भी हैं, हर कंट्री के अंदर आज के टाइम पे कैनवा के प्रिंटिंग पार्टनर्स हैं, और ये रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। रोज़ नहीं मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर आपने कुछ चीज़ डिज़ाइन करी है, आपने पोस्ट कार्ड डिज़ाइन करा, आपने गिफ्ट सर्टिफिकेट है, ये सारी अगर कैटेगरीज आपकी हैं, बिजनेस कार्ड्स, लेटर हेड, फ्लायर्स, जो भी आपको प्रिंट करना है, तो आप कैनवा के अंदर रहते हुए ही उनको ऑर्डर दे सकते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये हमने किया है, तो हम फॉर एग्जांपल मैं इसको इन्विटेशन के सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको स्पेसिफाई करनी होंगी कि आपको प्रीमियम पेपर चाहिए या मैट फिनिश या ग्लॉस फिनिश चाहिए, अनकोटेड फिनिश चाहिए, फिर कितने पीस आपको चाहिए आप यहाँ से वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से 1000, और यहाँ पे आपको फाइनल प्राइस आ जाता है। आप कंटिन्यू करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, कैनवा के पास आपकी ईमेल है, फ़ोन नंबर है, आप डिलीवरी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। फिर कैनवा अपने डिलीवरी पार्टनर के साथ, जो प्रिंटिंग पार्टनर्स हैं, उनको आपको ऑर्डर प्रोसेस करने भेजते हैं और वो आपके घर पर डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, ये एक कन्वीनियंस है कैनवा की तरफ से अपने कस्टमर्स के लिए। ऑफ कोर्स ये उनका बिजनेस मॉडल भी है, रेवेन्यू स्ट्रीम भी है, जिससे वो जो काफ़ी काम करता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा हिट नहीं है, लेकिन ग्लोबली ये काफ़ी यूज़फुल है, जहाँ पर प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन उनके लिए प्रिंटिंग कॉस्ट शायद कम हो, तो वो यहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। और ये क्विक है। आप स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस चलाते हैं, आप नहीं जानते, आपके पास टाइम नहीं है प्रिंटर के साथ कोऑर्डिनेट करने का, यहाँ से आपने अपना बिजनेस कार्ड डिज़ाइन किया, आपने सीधा ऑर्डर प्रोसेस किया, वो आपके घर पर आ जाएगा। तो कैनवा के अंदर वो ये फीचर भी अवेलेबल है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा व्हाट्सएप शेयरिंग के अंदर। यहाँ पे अभी व्हाट्सएप आ रहा है, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, ये चेंज होता रहता है। आपको व्हाट्सएप पे डिज़ाइन शेयर करना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी जब व्हाट्सएप क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप वेब या व्हाट्सएप ऐप खुल जाएगी, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली शेयर कर लेंगे और ये एज अ इमेज जाएगा। फिर आप इसको एज अ ब्रांड टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं। ब्रांड टेम्पलेट क्या है वो हम करेंगे कवर हमारे ब्रांडिंग सेक्शन के अंदर, जो ब्रांड सेक्शन हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ से आपको डायरेक्टली आप उसने किसी ब्रांड के अंदर आप इसको सेव करना है, जिसको आप लेटर ऑन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पीपीटी बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ उसकी स्लाइड जो होगी वो एक ब्रांड टेम्पलेट बन जाए, ताकि मुझे बार बार वो अपना जो बेस है वो डिज़ाइन करना ना पड़े। जैसे कि ये है, ये मेरे कोर्स का जो ब्रांडेड टेम्पलेट है, ये ऐसा आपको येलो बार मिलेगा, थोड़ा सा शेडो होगा, नीचे मल्टी कलर का बार होगा, यहाँ पर लोगो होगा। तो ये टेम्पलेट मैंने बना लिया है, इस टेम्पलेट को मैंने सेव कर लिया कैनवा के अंदर। अब जब भी मुझे प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो मैं ये टेम्पलेट को वहाँ से पिक करता हूँ और अपना प्रेजेंटेशन बनाने शुरू कर देता हूँ। तो उस तरह के अगर आपको कुछ ब्रांड टेम्पलेट बनाकर फिक्स करके अपने ब्रांड के अंदर रखने हैं या क्लाइंट के लिए बनाकर रखने हैं, वो आप यहाँ से ब्रांड टेम्पलेट शेयर कर सकते हैं। प्रेजेंट के अंदर ये वर्क करता है एग्जैक्टली ऐसा ही जैसे कि पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन काम करता है। मोर और लेस सेम फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आपको ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना है। हाँ, इसमें एक और फीचर ये भी है कि आप यहाँ से भी लाइव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, यहाँ पे भी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। जैसे जूम और मीट और गूगल मीट या फिर जूम मीटिंग काम करते हैं, वैसे भी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पहला ऑप्शन आपका फुल स्क्रीन में आपको अपने प्रेजेंटेशन को शो करने का काम आता है। प्रेजेंटर व्यू के अंदर दो विंडो खुल जाती हैं, एक प्रेजेंटर व्यू होती है, एक डिस्प्ले व्यू होती है। तो डिस्प्ले व्यू आपके ऑडियंस को दिख रही होती है और प्रेजेंटर व्यू के ऊपर आपके नोट्स, आपके नेक्स्ट स्लाइड, वो सब दिख रही होती है। तो आई एम श्योर अगर आप उसका आइडिया नहीं है तो आप इस पर प्रेजेंट क्लिक कर लीजिए। यहाँ करूँगा तो मेरी सेटिंग सारी ख़राब हो जाएगी।
तो सेम वे वैसे ही काम करता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट काम करता है प्रेजेंटेशंस के लिए। एडवांटेज ये है कि आप यहाँ पर एक लाइव व्यू भी करा सकते हैं, लाइव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वेबिनार दे सकते हैं। आपको एक यूनिक लिंक मिल जाता है। जब आप प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यूनिक लिंक मिलेगा, वो अपने ऑडियंस को शेयर कर दीजिए, वो उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सेम विंडो के अंदर आप उनसे चैटिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांस फीचर है कैनवा की, जैसे जूम मीट और गूगल मीट की है वैसी ये भी फीचर होती हैं। उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितने जूम या मीट हैं, लेकिन ये एक अभी काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। ओके, ऑटो प्ले के अंदर वो ऑटोमेटिकली प्ले करता रहेगा, आपको नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होता है, कभी कभी काम आता है। मोस्टली आप मैनुअल ही उसको नेक्स्ट करोगे। तो प्रेजेंट का ये ऑप्शन हो गया। अब टेम्पलेट लिंक आपको देनी है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे टीम काम कर रहे हो, तो 4 5 10 20 लोगों के साथ काम कर रहे हो और आपका काम था इसका खाली बैकग्राउंड बना के दे देना और उसके अंदर एलिमेंट्स लगा के दे देना। तो नेक्स्ट काम करेगा दूसरा बंदा, दूसरा डिज़ाइनर। तो मैं यहाँ से जब टेम्पलेट लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये इसको मुझे एज अ टेम्पलेट लिंक बना कर दे देगा। ये क्रिएट लिंक करा मैंने। अब इसको मैं कॉपी करके शेयर कर दूंगा। तो जब मैं ये लिंक किसी और को शेयर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली कैनवा में ही खुलेगी, तो वो उस पर फिर फर्दर काम कर सकते हैं। उनको स्क्रैच से शेयर कर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी फीचर है अगर आप टीम में काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ शेयरिंग के हमें और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे हमने ब्रांड टेम्पलेट और प्रीव्यू लिंक हमने देख लिया। फिर ये कॉपी टू क्लिप बोर्ड भी आ जाएगा। हमें ये सिर्फ कॉपी करना है और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट या कहीं और पेस्ट करना है तो कॉपी भी कर सकते हैं। QR कोड, इसका एक QR कोड क्रिएट हो जाएगा, वो भी एक लिंक ही है जो हमने पब्लिक व्यू लिंक हमने दिया। तो ये एक नेक्स्ट स्टेप लेके जाता है कि उस पब्लिक व्यू लिंक को एक QR में कन्वर्ट कर देगा। तो उस QR कोड को जो भी स्कैन करेगा ऑटोमेटिकली वो पब्लिक व्यू लिंक पर ही जाएगा। ठीक है, मूव टू अ फोल्डर, ये प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आपको सेव करनी है, या तो ब्रांड टेम्पलेट बना के या फिर किसी फोल्डर के अंदर सेव करनी है तो अब यहाँ से डायरेक्टली फोल्डर के अंदर भी सेव कर सकते हैं। फिर आपको ये डायरेक्ट फ़ोन पर भेजना है तो वो यहाँ पर फ़ोन पे डायरेक्टली, अगर आपका जो कैनवा है आपके फ़ोन में भी आप यूज़ करते हो तो इसमें लैपटॉप पे काम करते करते आप सेंड टू अगर फ़ोन करेंगे तो जैसे मैं कैनवा लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, लेकिन एक दूसरा टीम मेंबर है जो अभी ऑफिस में नहीं है, बाहर कहीं गया हुआ है, लेकिन वो यूज़ करता है कैनवा अपने फ़ोन के ऊपर। तो मैं सेंड टू फ़ोन जब करूँगा तो उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो नोटिफिकेशन पे वो क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली वो टेम्पलेट उसके फ़ोन के कैनवा ऐप में खुल जाएगा एडिट करने के लिए या रिव्यू करने के लिए। एम्बेड कोड, ये इसका एक HTML कोड भी बना देगा। ये बहुत अच्छी फीचर है, अक्सर काम आती है जहाँ अपना फॉर्म्स वगैरह को डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर ये इसका एम्बेड कोड भी बना देगा, जिसको हम डायरेक्टली वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं HTML कोड्स के साथ। हमने एम्बेड किया, यहाँ पे हमें इसकी ये HTML कोड मिल गए, एम्बेड कोड मिल गए, इसको हम कॉपी करेंगे और अपने वेबसाइट के अंदर पेस्ट कर लेंगे। फिर ये सारे सेव वाले ऑप्शन हैं। अगर आपने अपने क्लाउड स्टोरेज को यहाँ सिंक कर रखा है और आप चाहते हो कि डायरेक्टली आपके गूगल ड्राइव के अंदर या फिर आपके वन ड्राइव के अंदर या ड्रॉप बॉक्स के अंदर जाके सेव हो जाए, तो आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करिए, वो ऑटोमेटिकली आपके उस क्लाउड सर्वर के ऊपर ही सेव होगा जाकर। सोशल भी में भी इस सेक्शन को भी हम लेटर कवर करेंगे डिटेल के अंदर कि आप कैनवा को कैसे अपना सोशल मीडिया स्केड्यूलर बना सकते हो, कि आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो कैनवा से आपके सोशल मीडिया के अंदर। मैसेजिंग शेयरिंग, आप इसको डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आई मैसेज कर सकते हो या फिर फेसबुक मैसेंजर पे भी जा सकते हो। प्लस यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जो कि पीरियोडिकली इंक्रीज होते जा रहे हैं। स्नैपचैट पे भी आप शेयर कर सकते हो या फिर एक्टिविटी मैनेजर पर भी कर सकते हो, ये कि थर्ड पार्टी है। फिर कुछ ये थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं। फ्लिप बुक, अब फ्लिप बुक वो होती है जो डिजिटली आपने कभी देखी होगी कि वो जैसे हम बुक को पढ़ते पढ़ते पेज ऐसे फ्लिप करते हैं, वैसे ही डिजिटल फ्लिप बुक भी होती है जो रीड करते वक्त वो ऑटोमेटिकली उसका बहुत अच्छे से पेज डिज़ाइन होकर ऐसे पेज चेंज होता रहता है। तो ये हाइजिन जो है फ्लिप बुक वही फीचर है।
ये प्रिंटिंग के काम भी आती है और इसको ऑनलाइन व्यू के भी काम आती है। जैसे अगर आप कोई बुक डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई मैगज़ीन डिज़ाइन कर रहे हैं और आप चाहते हो कि वो ऐसा फील दे डिजिटली भी कि कोई मैगज़ीन पढ़ रहा है, तो ये हाइजन फ्लिप बुक जो है वो उस फीचर के लिए काम आती है। आपको उसको सेपरेटली साइन अप करना पड़ता है। ओके, सिंपल बुकलेट फ्लिप, ये सेम फीचर सर्विसेज है दोनों, इसको थोड़ा चेकआउट कर लीजिएगा। प्रिंट विद कैनवा जैसे मैंने बताया आपको, या फिर आपका पेज प्रूफ, ये भी कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स है जहाँ पर आप अपने डिज़ाइन को शेयर कर सकते हैं। ये बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी सर्विसेज अब लिंक हो गई हैं कैनवा के साथ, जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया सारा शेयरिंग का और प्रिंटिंग का ऑप्शन अपना मास्टरपीस एक्सपोर्ट करने के लिए। ओके, होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। ओके, विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेसन। अब नेक्स्ट लेसन जो है हमारा वो है कैनवा AI टूल्स और मैजिक मीडिया। तो ये है कैनवा की जान, जो कैनवा की पावर और स्ट्रेंथ है वो मैजिक मीडिया के अंदर है। कैनवा के AI टूल्स हैं, इनको बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही परफेक्टली, प्रिसाइजली, विद परफेक्शन कैनवा उसको यूज़ करता है। तो लेट्स डाइव इन। हम आते हैं अपने कैनवा के ऊपर। इस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर पहले एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। ये हमने लेट्स से ये इमेज यहाँ पर हमने ऐड कर ली। इसको हटा ही देता हूँ। सब हटा देते हैं। ओके, ये इमेज मैंने यहाँ पर ऐड कर ली, जिसको हमें एडिट करना है। तो जो मैजिक टूल्स हैं, जो मैजिक मीडिया टूल्स हैं, वो हमको मिलेंगे एडिट सेक्शन के अंदर। हमने इमेज सेलेक्ट करी और इमेज होगी या ग्राफिक होगी, उसी को हम एडिट करेंगे इसमें, और हमने किया एडिट पर क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम एडिट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि हर इमेज का एक फोरग्राउंड होता है, एक बैकग्राउंड होता है। कैनवा के अंदर ये फीचर है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप बैकग्राउंड पर काम करना चाह रहे हैं या फिर फोरग्राउंड पर काम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इस इमेज के अंदर ये कैरेक्टर है और बैकग्राउंड के अंदर भी एक हॉस्पिटल एनवायरनमेंट लग रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके खाली बैकग्राउंड के ऊपर काम करूं, फोरग्राउंड पर काम न करूं, मतलब कैरेक्टर से हटकर जो इसका बैकग्राउंड है उस पर हमें काम करना है। तो कैनवा आपके एक क्लिक के ऊपर आप बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे, अब वो रीड करेगा आपकी इमेज को कि इसका फोरग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अब इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इसका फोरग्राउंड है कैरेक्टर और बैकग्राउंड है एक हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट। अब इस खाली बैकग्राउंड को हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट में हम जाते हैं तो हम यहाँ पे इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, उसको कोल्ड या वार्म टेम्परेचर दे सकते हैं। वार्म टेम्परेचर होता है कि जहाँ पे आपको हॉट फील आती है, कोल्ड टेम्परेचर होता है जहाँ पे आपको थोड़ी सी कोल्ड फील आती है। ऑरेंज या येलो को होता है एसोसिएटेड वार्म के साथ और ब्लू एसोसिएटेड होता है कोल्ड के साथ। ठीक है, फिर इसी तरह से हम बाकी सारी फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसको शार्प कर सकते हैं, इसको सैचुरेशन अगर इसको हम बिल्कुल 0 कर देंगे तो बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बैकग्राउंड का, ये हुआ बैकग्राउंड का एडिट। अब मैं इसको अगर यहाँ पे ओके करूँ तो हम देखेंगे कि यहाँ पर, इसको बंद करूँ तो हम देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड जो है इसका ब्लैक एंड वाइट हो गया, लेकिन फोरग्राउंड इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे की वैसी ही है। ये बहुत क्विक तरीका है किसी भी इमेज के बैकग्राउंड या फोरग्राउंड को मॉडिफाई करने का। अब हम चाहते हैं हम इसके खाली इमेज सेलेक्ट करके हम एडिट में जाते हैं, इसके हम खाली फोरग्राउंड मतलब जो फ्रंट पे है हम उसी पर खाली काम करें और बैकग्राउंड वैसे का वैसा ही रहे। तो हम उसका फोरग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, ये आपकी इमेज रीड करेगा, बता देगा ये फोरग्राउंड के ऑब्जेक्ट ये हैं। यहाँ पे अगर 2-3 चीज़ें हैं तो आप उसको डीसिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डीसिलेक्ट करके आप
दोबारा रीड करेंगे तो ये आपको दिखा फिर पूछेगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट आप ऐड करना चाहते हैं, क्या ये ऐड करना चाहते हैं फ्रंट फोरग्राउंड में, लेकिन यही कैरेक्टर है जो फोरग्राउंड का है, तो ये ब्यूटीफुली आपको सिलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, फिर उसके अंदर फिर आप उसका टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा वार्म, थोड़ा सा कोल्ड, या फिर टिंट उसका थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं, ब्राइटनेस, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारी इमेज करेक्शन के, कलर करेक्शन के टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। शार्प बनाना चाहते हैं उसको आप और ज़्यादा, या फिर सॉफ्ट टच देना चाहते हैं, क्लैरिटी बढ़ाना चाहते हैं, जो भी आपका इमेज करेक्शन का आपका प्रोसेस है जो आप करना चाहते हैं वो इमेज के साथ आप करिए और इसको क्लियर कर दिए। देखिए ये इमेज बहुत क्विकली सेट हो गई। ठीक है, अब चलते हैं वापस इमेज के ऊपर। एज अ होल हमको अगर इसको एडिट करना हो तो सबसे पहले और सबसे जो मोस्टली यूज फीचर कैनवा का है, ये कैनवा खुद बताता है कि मोस्टली फीचर जो यूज़ की जाती है वो है बीजी रिमूवर, मतलब बैकग्राउंड रिमूवर। ये पहले एडिट बार में नहीं था, ये रिसेंटली ऐड हुआ है क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ होता था कि कैनवा चाहता था कि आप एडिट पे क्लिक भी ना करें, आप खाली इमेज पे क्लिक करें और यहीं आपको ऑप्शन मिल जाए बैकग्राउंड रिमूवर का। क्योंकि पहले एडिट पे जाते थे और फिर बैकग्राउंड रिमूवर टूल पे जाते थे, क्योंकि ये बहुत वाइडली यूज्ड फीचर है। और जैसे मैंने बताया कि कैनवा उन फीचर्स को आपके सामने रखता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो कम यूज़ होती हैं वो थोड़ा सा अंदर आपको हिडन मिलेंगी। बीजी रिमूवर टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए वो एडिटर बार का पार्ट बन गया। तो जब हम एडिट करते हैं हमको सबसे पहला ऑप्शन यहाँ मिलता है बैकग्राउंड रिमूवर। जब उस पर क्लिक करते हैं ये आपके इमेज को एनालाइज करता है और उसके बैकग्राउंड को बहुत जल्दी रिमूव कर देता है। देखिए यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं इसको बैकग्राउंड के साथ यूज़ कर सकता हूँ और ये बहुत अच्छी फील देता है। ठीक है, दोबारा चलते हैं। अब बैकग्राउंड जनरेटर की एक नई फीचर आ गई है, हम बैकग्राउंड की इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। तो ये आपके इमेज को रीड करके और आपके प्रॉम्प्ट को रीड करके आपके लिए एक बैकग्राउंड जनरेट करके देगा। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से कोई से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, ये करीब 20-30 सेकेंड लेता है इमेज जनरेट करने के लिए, लेकिन आपको बहुत अच्छे ऑप्शन उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन मिल गए हमको, मोरलेस सेम ही होते हैं, थोड़ी बहुत डिफरेंस होते हैं चारों फीचर्स के अंदर। मैंने एक्सपीरियंस में ये देखा है जो आपका सेकंड ऑप्शन रहता है वो सबसे ज़्यादा, मैंने वो ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि जो सेकंड ऑप्शन आता है वो सबसे अच्छा उन चारों में रहता है। आपके साथ हो सकता है डिफरेंट हो, मेरे साथ अक्सर यही होता है कि जो सेकंड ऑप्शन होगा वो बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है। ठीक है, तो आपने देखा कि बैकग्राउंड ऐड हो गया, लेकिन अभी भी जो फीचर हमने पहले ऐड करी थी, जो बैकग्राउंड का हमने डिसैचुरेट किया था, उसको ब्लैक एंड वाइट किया था, वो फीचर अभी भी इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड ऐड करने की फीचर यहाँ से आपको मिल जाती है। इसको आप और कोई भी एनवायरनमेंट दे सकते हैं। अब ये इमेज बिल्कुल यूनिक हो गई है, अब ऐसी इमेज दूसरी दुनिया में नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपकी पोस्ट यूनिक हो गई है, आपका जो आपकी क्रिएटिविटी यूनिक हो गई है। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड ऐड करने का ऑप्शन, जनरेट करने का ऑप्शन। तो हमारे पास अगर किसी चीज़ का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और हम उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड हम रिमूव करेंगे या फिर बैकग्राउंड सीधा ही जनरेट करके रिप्लेस कर देंगे। दोनों ऑप्शन के अंदर सेम रिजल्ट्स आएंगे। अब है हमारे पास मैजिक इरेजर, ये भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। जब हम मैजिक इरेजर को क्लिक करेंगे तो ये हमें नया ऑप्शन, नया एक विंडो देगा। उसके अंदर ऊपर आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप क्या ब्रश करके किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करना चाहते हो या फिर आप क्लिक करके। आप क्लिक करेंगे तो कैनवा आपके इमेज के अंदर जो रिमूव करने वाले टूल हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया, अब ये रीड कर रहा है आपकी इमेज को, इसमें कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं रिमूव करने के लिए। तो आपने देखा ये एक यहाँ पर ये चेयर रखी है, इसको कैनवा कहता है शायद आपको रिमूव करना होगा। ये बैकग्राउंड में कैरेक्टर दिख रहा है, शायद इसको रिमूव करना हो, या फिर ये पूरा कैरेक्टर ही आपको रिमूव करना होगा। या फिर हम खाली फोरग्राउंड पर काम करना चाहते हैं तो फोरग्राउंड आप इसका रिमूव करना चाहते हैं, या फिर किसी
इमेज के अंदर कुछ टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करेगा। अगर आपके इमेज के अंदर कुछ टेक्स्ट आ रहे हैं, अभी तो इसके अंदर कोई टेक्स्ट है नहीं, तो इसने बोल दिया वी कुड नॉट डिटेक्ट एनी टेक्स्ट, प्लीज ट्राई अनदर इमेज। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नहीं है, तो मैं आपको इसका ब्रश फीचर पहले दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ब्रश लिया, मैंने ब्रश का साइज एडजस्ट किया और अभी मैं खाली एक रैंडम ऐसे ही बस ऐसे ही मेरा उल्टा सीधा मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें परफेक्शन नहीं है, लेकिन ऑटो डिटेक्ट का फीचर जो है कैनवा का इतना अच्छे से काम करता है। मैं सिर्फ इसको ऑन करूँगा, अब वो मैंने जो एरिया सेलेक्ट करा है उस एरिया के पीछे जो ऑब्जेक्ट हो सकता है वो कैनवा एग्जैक्टली मैच कर देगा। आपने देखा यहाँ मैच कर दिया और मैं इसको सिंपली इरेज कर दूंगा। अब ये एडजस्टमेंट पूछ रहा है पुराने वाले, तो मैं कहता हूँ रीसेट एडजस्टमेंट, उसको वापस जो एडजस्टमेंट हमने किए थे डिसैचुरेशन वाले उसको भी हटा देते हैं। ठीक है, देखिए कितना अच्छे से वो रिमूव भी हो गया और उसको रिप्लेस भी कर दिया बैकग्राउंड से। अब हम करते हैं क्लिक वाला ऑप्शन टेस्ट, इसको आइडेंटिफाई करने देते हैं कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें रिमूव करना चाहते हैं। तो ये 3 यहाँ पर भी कैरेक्टर इसको नजर आया, इसने उसको आइडेंटिफाई कर दिया, तो हम इसको भी रिमूव करना चाहते हैं और इसको भी रिमूव करना चाहते हैं। दोनों को हम रिमूव करेंगे एक साथ, कि कुछ 5-10 सेकेंड लेता है, बहुत क्विक है ये। 5-10 सेकेंड कुछ भी नहीं है। अगर आप मैनुअली इसको करना चाहेंगे तो आपको शायद घंटों चले जाएं, फिर भी इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। देखा आपने, अब वो ना यहाँ पे जो कैरेक्टर था वो यहाँ पर नजर आ रहा है, ना वो सीट नजर आ रही है, और वो बहुत अच्छे से ब्लर में ही ब्लेंड हुआ है। जो उसके एनवायरनमेंट को उसने ब्लेंड किया है रीड करके कि यहाँ पर ये पोल आ रहा है, उस पोल को नीचे तक लेके गया है और यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट उसने ऐड किए हैं, लेकिन वो भी ब्लर्ड है। ठीक है, तो अगर कोई नया इंसान इसको देखेगा तो वो कह नहीं सकता कि यहाँ पर कुछ था जो रिमूव हुआ है, यहाँ पर कुछ था जो रिमूव हुआ है, यहाँ पर कुछ था जो रिमूव हुआ है। ठीक है, तो मैजिक इरेजर टूल के ये फायदे हैं। क्लिक ऑफ अ बटन, ब्रश से आप कर सकते हैं, या फिर फोरग्राउंड बैकग्राउंड को भी अलग करके उसमें से ऑब्जेक्ट रिलीज कर सकते हैं। ये बहुत काम आता है, बहुत अच्छी फीचर है, मज़ा आ जाता है। कभी कभी तो इतने अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं और घंटों का मिनटों में होता था, तो सच्चा कुछ भी नहीं। फिर हमारे पास मैजिक ग्रैब वाला ऑप्शन। मैजिक ग्रैब क्या होता है कि आपका जैसे ये इमेज है, इसका फोरग्राउंड है हमारा कैरेक्टर, बैकग्राउंड है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। तो मैजिक ग्रैब के अंदर हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों अलग अलग हो जाए, ताकि हम उसको सेम बैकग्राउंड के अंदर अपने कैरेक्टर को या फिर अपने ऑब्जेक्ट को या फिर कोई प्रोडक्ट है उसको प्रॉपरली उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही ऑप्शंस आते हैं कि आप ब्रश से सिलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सा कैरेक्टर चाहिए। अभी क्लिक पे सिलेक्टेड है, तो मैं जब इस पे माउस लेकर आता हूँ तो ये ऑप्शन देता है कि क्या ये क्लिक करना है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब कैनवा करेगा क्या, इस जो सिलेक्टेड एरिया है मेरा, इसको इमेज से दूर कर देगा, और जो इसके पीछे जब इमेज हटेगी तो पीछे वो ब्लैंक एरिया बन जाएगा। लेकिन वो ब्लैंक एरिया को कैनवा उस बैकग्राउंड के एनवायरनमेंट से एक नया इमेज उसको फिल आउट कर देगा। जैसे ऑब्जेक्ट रिमूवर टूल में हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव हुआ, उसने फिल कर दिया उस एनवायरनमेंट के हिसाब से। सेम वे जब ये कैरेक्टर यहाँ से हटेगा तो उसका बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिकली कैनवा फिल कर देगा उस एनवायरनमेंट से। देखते हैं, तो हमने ग्रैब क्लिक करा, अब वो इस इमेज को पहले रिलीज कर रहा है, यहाँ से इस बैकग्राउंड से रिमूव कर रहा है, और उसके बैकग्राउंड के अंदर जो इमेज थी उसको फिल कर रहा है उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से। और अब मैं इस इमेज को यहाँ से हटाता हूँ और ये देखिए कितना अच्छे से उसने बैकग्राउंड को फिल कर दिया है। इतना परफेक्ट इस पे नहीं है क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है, और ब्लैक एंड वाइट इमेज के अंदर कैनवा को या किसी भी डिजाइनिंग टूल को पिक्सल्स रीड करने में थोड़ी सी परेशानी आती है। अगर ये कलरफुल होता तो कलर्स मैच करना, कलर पिक्सल मैच करना आसान होता है। ग्रे के अंदर बहुत सारे शेड्स होते हैं, इसलिए उसको मैच करने में थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन फिर भी देखिए ये इसने बहुत अच्छा फ्लोर बना दिया है, बैकग्राउंड अच्छे से बना दिया है। अब अपने कैरेक्टर को या फिर प्रोडक्ट को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं सेम बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो ये फीचर हो गई मैजिक ग्रैब की। अब दोबारा चलते हैं, नेक्स्ट फीचर जो होगी वो होगी ग्रैब टेक्स्ट की।
अब मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई इमेज हम लेते हैं, उस पर अगर कहीं हमको टेक्स्ट मिल जाए, हम रोड का कोई सीन ले लेते हैं, शायद वहाँ पर हमें कोई टेक्स्ट मिल जाए। हम बिलबोर्ड का ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ शायद हमको यस ये वाला हम भी ट्राई करते हैं। इसमें हमको टेक्स्ट है। अब ये इमेज का टेक्स्ट है, इसको ग्रैब करना बहुत भारी काम है, बहुत भारी काम है इसको ग्रैब करना। या तो हमें पूरा एरिया को ही येलो करना पड़ेगा, लेकिन इसको ग्रैब करना बहुत मुश्किल है। तो कैनवा कैसे करता है, हम जैसे इमेज सेलेक्ट करी, हम एडिट पर गए और यहाँ से हम जाते हैं ग्रैब टेक्स्ट के अंदर। अब ग्रैब टेक्स्ट जैसे ही करेंगे वो रीड करेगा आपकी इमेज को कि उस इमेज के अंदर कौन कौन से टेक्स्ट हैं। सिर्फ यही टेक्स्ट था तो उसको हाईलाइट कर रहा है कि ये टेक्स्ट है। हम इस पर क्लिक करते हैं और ग्रैब कर लेते हैं। सेम वे जैसे इमेज को ग्रैब करा था कैनवा ने, वो आपके टेक्स्ट को ग्रैब करके एक्सट्रैक्ट करेगा इमेज से और जो बैकग्राउंड है उसको फिल करेगा एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब ये टेक्स्ट अलग हो गया बैकग्राउंड से, तो देखेंगे पीछे नॉर्मल जो येलो था एनवायरनमेंट से उसने फिल कर दिया बहुत अच्छे से, कुछ भी इसमें स्पिल ऑफ नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है। दूसरा अच्छा पॉइंट ये कि अब ये टेक्स्ट भी एडिटेबल हो गया। अब ये टेक्स्ट है, अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको, इसका कलर, इसका फॉन्ट, इसका साइज, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। एक ये बहुत अच्छा एडवांटेज हो गया। तो चेंज करने के बाद हम उसको वापस वहीं लगा सकते हैं, जैसा पहले था वैसे ही उसको कलर दे सकते हैं। कलर तो चेंज हो जाएगा, फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन हम उसको वापस वही फॉन्ट में, वही पोजीशन में ला सकते हैं टेक्स्ट चेंज करके, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल भी है तो बहुत टाइम लेगा, और कैनवा आपको इतना आसान कर देता है उन चीज़ों को जो कि नॉर्मली घंटों लग जाते थे, फिर भी वो परफेक्शन नहीं आता था। तो ये फीचर है मैजिक ग्रैब का। नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। मैजिक एडिट टूल। मैजिक एडिट टूल क्या है, इसके अंदर आप कमांड देकर उसको अपनी इमेज को एडिट करेंगे। क्या आप इसके अंदर कहते हैं लेट्स से ऐड बिल्डिंग इमेज ऑन बिलबोर्ड, और ये मैं पहले क्लिक करके ले लेते हैं, ज़्यादा परफेक्शन आती है। ये ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर मैंने लिखा कि ऐड अ बिल्डिंग इमेज ऑन बिलबोर्ड, मैं जनरेट करता हूँ। अगेन इमेज जनरेशन टूल जो कैनवा का है वो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से, आपकी कमांड के हिसाब से इमेज को जनरेट करता है और आपको ऑप्शन देगा। देखिए इन चारों के अंदर फिर वो सेकेंड ऑप्शन ही इन चारों में सबसे बेटर लग रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह का, ये तो बहुत छोटा सा प्रॉम्प्ट था, लेकिन आप एक लंबा डिटेल प्रॉम्प्ट देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेट्स से ऐड अ कैट एंड अ टॉप विदाउट एनी टेक्स्ट ऑन बिलबोर्ड। इसका 5-7 सेकेंड वेट करना होता है क्योंकि इमेज जनरेशन में टाइम तो लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल गए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये इमेज मैजिक जो मैजिक एडिट के अंदर हम कमांड के थ्रू भी चेंजेस ला सकते हैं। अब जैसे ये इमेज हमारी हो गई, लेकिन इसके अंदर हमें लेट्स से मेक द कैट कलर ब्लैक, मैंने इसको सिलेक्ट किया और कमांड दे दी। तो हम इसको नॉर्मली वैसे ग्रैब एंड रिमूव करके भी रिमूव कर सकते थे, लेकिन ये कभी कभी आपको अब ये देखिए कलर ब्लैक हो गया कैट का, बहुत अच्छे से हो गया, जल्दी हो गया। तो वो ऑप्शन भी है, आप कैट सिलेक्ट करके इस बैकग्राउंड से इसको रिमूव करिए, एक नई कैट लीजिए और यहाँ पर ऐड कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप कमांड के थ्रू भी, मैजिक एडिट टूल के थ्रू कमांड देकर भी जो आपको समझाना है, बताना है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पर अपनी इमेज करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक एडवाइस ये है कि
टेक्स्ट के लिए अभी ईमेल ये AI टूल्स इतने अच्छे नहीं हैं। टेक्स्ट के में अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जब भी आप टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे लेट्स से एंड इसको पहले डन कर लेते हैं और फिर वापस एडिट में जाते हैं और लिखते हैं नाउ ऐड अ टेक्स्ट। है ना। अब इसको मैं क्लिक के थ्रू ये पूरा बिलबोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। ये बिलबोर्ड सेलेक्ट किया, इसमें नहीं हमको ऐड करना, हमें बैकग्राउंड में ऐड करना है। फिर आपके एनवायरनमेंट को, साइज को कैनवा रीड करता है और आपकी प्रॉम्प्ट को रीड करता है और आपके लिए टेक्स्ट जनरेट या फिर जो भी आपकी कमांड है वो उसको जनरेट करेगा। तो ये नहीं कर पाया, देखा आपने, नहीं कर पाया। तो टेक्स्ट के अंदर अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन प्लस हैंड्स के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट है। आप हैंड्स कहीं भी यूज़ मत करिए। कोशिश करिए कि आपकी जो इमेज जनरेट आप कर रहे हो उसके अंदर हैंड्स पे फोकस ना हो, क्योंकि आपको हैंड्स कभी भी परफेक्ट नहीं मिलेंगे। फेस ठीक मिल सकता है और आपको कुछ फेस बॉडी सब ठीक मिल जाएगा। जो बेस्ट रिजल्ट मैंने देखे हैं वो एनिमल्स के होते हैं, एनिमल्स के होंगे, कैरेक्टर के होंगे, लेकिन ह्यूमन बॉडी स्पेशली हैंड्स एंड फिंगर्स वो अभी बहुत अच्छे नहीं बनते हैं। ये इम्प्रूव होगा, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब तक बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई और बहुत अच्छे जनरेट हो रहे हो इमेज, और होंगे भी, लेकिन हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो जब तक टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, और होगी भी। लेकिन अभी के लिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं है कि टेक्स्ट भी बहुत परफेक्टली जनरेट हो जाए। फिंगर्स बहुत अच्छे से जनरेट नहीं होती हैं, लेकिन इमेजेस ऑफ कैरेक्टर्स हो कोई, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, या फिर एनिमल्स हो, एनिमल के तो परफेक्ट बहुत अच्छी इमेजेस बनाता है ये। तो ये एक मैजिक एडिट टूल है जहाँ पर आप कमांड के थ्रू भी अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं। ओके, तो फिर अब नेक्स्ट फीचर है, लेट्स से मेरा ये इमेज है, मेरा स्क्वायर इमेज था, ठीक है। अब इस स्क्वायर इमेज को मैं इसको भी हटा देता हूँ। मेरा ये इमेज ऐसे था और मुझे इस इमेज को यहाँ पर फिट करना है। तो अगर मैं नॉर्मली इसको ऐसे फिट करके एक्सपैंड करूँगा तो ये मेरी कैट छुप जाएंगी और ये फिट नहीं होगा। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज पूरे कैनवस के ऊपर अच्छे से फिल हो जाए। तो मैं एडिट करूँगा और मैजिक एक्सपैंड टूल पे जाऊंगा। यहाँ पर मुझे 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो मैं फ्री फ्लो के अंदर कहीं पे भी अपना जो एक्सपैंड करने का एरिया डिफाइन कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको होल इमेज वो की कमांड देता हूँ। कैनवा खुद अपने हिसाब से पूरी एरिया को रीड करेगा, आपके कैनवस को रीड करेगा तो और पूरे इमेज के लिए इमेज डिफाइन कर देगा, या फिर हमें स्क्वायर रखना है, ठीक है। तो हमारे केस के अंदर हम होल इमेज कर देते, होल पेज कर देते हैं और एक्सपैंड करते हैं। अब कैनवा आपके पहले इमेज को रीड करता है, आपके कैनवस के साइज को रीड करता है, फिर आपकी जो इमेज है उसके एनवायरनमेंट को रीड करेगा, और उस एनवायरनमेंट के जो, क्योंकि हम यहाँ पर एरिया बढ़ा रहे हैं तो इस एरिया को वो एक्सपैंड करके यहाँ पर बढ़ा देगा, ठीक है। अब देखिए, इसने कुछ ऑप्शन भी दे दिया, फ्लैग भी लगना है या फिर कुछ ऐसा भी, सब बेकार है। पहला ऑप्शन ठीक है, हम इसको यहाँ डन कर देते हैं और ये हमारी इमेज एक्सपैंड हो गई। ठीक है, ये देखिए, ऊपर भी था, हमने ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ये ऊपर तक इसने इमेज को एक्सपैंड कर दिया, जबकि ये इमेज ऐसी नहीं थी, ये इमेज स्क्वायर थी और ये ऐसे हो गई, ठीक है। तो मैजिक एक्सपैंड टूल बहुत काम आता है जब हमारे पास कोई इमेज है और हमें उसका इमेज का एस्पेक्ट, जो कैनवस है उसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, अभी हम पोस्ट डिज़ाइन कर रहे थे स्क्वायर में, लेकिन हमें एक पोस्ट सेम बैकग्राउंड की, सेम फील वाली, सेम थीम वाली
हमको रील्स के लिए भी डिज़ाइन करनी है या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस के लिए डिज़ाइन करनी है, तो हमें सेम डिज़ाइन को ले जाना होगा रील फॉर्मेट के अंदर 1080 बाय 1920 के अंदर, और हम इसको एक्सपैंड करेंगे और कैनवा ऑटोमेटिकली पूरे कैनवास के ऊपर सेम इमेज को एक्सपैंड कर देगा विदाउट एनी एफर्ट्स, बहुत आसानी से। ओके, तो ये हो गए मैजिक तो ये हो गए मैजिक स्टूडियो टूल्स। अभी हम जाते हैं फिर मैजिक मीडिया के ऊपर। मैजिक मीडिया आपको यहाँ दिखेगा लेफ्ट साइड में एप्स के अंदर। यहाँ पे अभी यहाँ से गायब हो गया है, तो हम जाके एप्स में सर्च कर लेते हैं मैजिक मीडिया। ठीक है, ये मैजिक मीडिया आपको, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम हमें यही मिल जाएगा अब तो, लेकिन क्योंकि हम दूसरी ऐप यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे 5-7 ही दिखाता है, तो हमको ऐप्स में जाकर मैजिक मीडिया सर्च कर लेना है। मैजिक मीडिया भी कैनवा का ही पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा भी लेस यूज्ड है, इसलिए अंदर है। ओके, प्लस इसके अंदर आपको लिमिटेशन मिलती हैं। आपको 500 क्रेडिट मिलते हैं 1 महीने के अंदर यूज़ करने के लिए, तो 1 महीने में आप 500 यूज़ कर सकते हैं। अब 500 कैसे यूज़ होंगे? 500 एवरी टाइम जब आप कुछ इमेज जनरेट करेंगे, कुछ ग्राफिक या वीडियो जनरेट करेंगे, आपको 4 ऑप्शन देता है, लेकिन आपका क्रेडिट एक ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं। लेट्स से बंगाल टाइगर वॉकिंग मॉल में ये हमने कमांड दे दी, छोटी सी कमांड है। हम यहाँ पे चाहते हैं उसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो हम अभी पोर्ट्रेट रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इमेज पोर्ट्रेट है। स्टाइल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, फिल्मिक होगा, फोटो, ये सारे स्टाइल्स हैं। तो डिफरेंट स्टाइल्स आप ट्राई कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह की इमेज जनरेट करना चाहते हैं, किस तरह का प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपको कुछ जैसे वाटर कलर आपको चाहिए, पेंसिल कलर चाहिए, आप कुछ किड्स बुक डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये वाले ऑप्शन फाइन आर्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर फिल्मिक ही आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल इमेजेस के लिए। तो मैंने यहाँ फिल्मिक सेलेक्ट किया है मैं, और इमेज जनरेशन पर क्लिक करता हूँ। तो कैनवा यहाँ अपना मैजिक दिखा रहा होगा। कैनवा ने क्योंकि लियोनार्डो एआई एक्वायर किया था, तो ये जो मैजिक मीडिया है इमेज जनरेशन टूल, ये लियोनार्डो एआई की टेक्नोलॉजी है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये बहुत अच्छे से पोस्ट बन गई है। इतनी अच्छी नहीं बनी है, तो कभी कभी दोबारा भी बनानी पड़ती है और 2-3 बार लग जाती है। और यहाँ पर कमांड भी मैंने इतनी डिटेल नहीं दी थी। सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यहाँ पर काम आती है। ये होता है नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग देना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, वीडियो के अंदर कर रहे हैं, तो ये बहुत छोटा सा मैंने कमांड दे के ट्राई किया था, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा कैरेक्टर नहीं बना है। लेकिन यहीं अगर मैं इसको थोड़ा लंबा कमांड दे दूँ कि क्रिएट अ फोटो रियलिस्टिक इमेज ऑफ अ बंगाल टाइगर वॉकिंग इन अ मॉल वेयरिंग दिस क्लोथ्स लुकिंग रियलिस्टिक वेयरिंग टाई, या फिर पूरे डिफाइन कर दो मैं सीन, एंड यू हैव द मॉल बैकग्राउंड वेयर पीपल आर ईटिंग और वॉकिंग और शॉपिंग इन स्टोर्स, तो वो डिटेल प्रॉम्प्ट जितना होगा उतना अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरे ये भी देखेंगे तो आपको ये भी कोई इतने अच्छे नहीं है। मैंने कहा था क्लोथ्स के लिए, तो उसने क्लोथ्स तो पहनाए नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है कि हम प्रॉम्प्ट किस तरह का बना रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो प्रॉम्प्ट जैसा होगा वैसी हमारा रिजल्ट्स होंगे। बैड प्रॉम्प्ट बैड रिजल्ट्स, गुड प्रॉम्प्ट गुड रिजल्ट। और ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम कवर करते हैं हमारे डिटेल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साइन अप के लिए। और आई एम नॉट श्योर कि आप किस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उस टाइम क्या ऑफर है, लेकिन जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम ये 90% डिस्काउंट कोर्स है, और प्लस आपको 30 दिन का ट्रायल पीरियड भी मिलता है। सो वी आर सो कॉन्फिडेंट अपने कोर्स के ऊपर कि हम आपको 30 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं। नो साइन अप, नो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। आप कोर्स स्टार्ट कीजिए, 30 दिन तक टेस्ट कीजिए, 4 क्लासेस करिए,
30 दिन के बाद आपको लगता है कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए तो ही आप पे करते हो, अदरवाइज आप पे नहीं करते हो। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा जो मिशन है वो आपको ट्रेनिंग देना है, स्किल प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हम चाहते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें। स्किल इंडिया का जो सपना है हमारा पूरा होना चाहिए। हमारा मिशन है अगले 5 साल के अंदर 1 मिलियन लोगों को, हमारा सपना है अगले 5 साल के अंदर 1 मिलियन इंडियंस को डिजिटल मार्केटर्स बनाना, इंडिया को एक हब बनाना जहां से पूरी दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। अभी भी हम बहुत आगे हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अंदर, लेकिन इंडिया का, पूरी दुनिया का हब बनना, इंडिया को बनाना हमारा मिशन है। और हम चाहते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें, इतना अच्छे से सीखें, इतने मास्टर बन जाएं कि आप दुनिया में किसी भी कंट्री में सर्विस प्रोवाइड करें, इंडिया में बैठे बैठे, अपने घर बैठे बैठे। ओके, तो कमिंग बैक टू द कोर्स, ये एक मैजिक मीडिया का फीचर है। इसमें ग्राफिक भी जनरेट कर सकते हैं आप और वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियोस में भी सेम चीज़ है, आप जितना अच्छा कमांड देंगे, जितना डिटेल कमांड देंगे, आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे आएंगे, अदरवाइज बहुत ही बेकार से रिजल्ट निकल कर आते हैं। ठीक है, तो सबके लिए बात वही है, आपका जो क्रेडिट होगा वो सिंगल यूज़ होगा। ऑप्शन आपको 4 मिलते हैं, आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और जनरेट करने के बाद आपको डीप डाइना को करना है तो ये 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करके आप ये भी कर सकते हैं, जनरेट मोर लाइक दिस। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो वो इसको एज अ रेफरेंस मानकर रिलेटेड इमेजेस क्रिएट करेगा जो थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कोई बेटर नहीं हुई, तो इसने अभी भी हमारी कमांड से ही रिजल्ट्स बनाए हैं जो कि बिल्कुल भी इतने अच्छे नहीं हैं। ओके, तो मैजिक मीडिया के अंदर अभी बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इसीलिए इसको कम लोग यूज़ करते हैं और इसीलिए अंदर ये छुपा हुआ है। लेकिन जिस दिन ये बहुत एडवांस हो जाएगा, जिस दिन बहुत लोग इसको यूज़ करने लगेंगे, कैनवा इसको भी आपके जो यूज़र इंटरफेस है उसके अंदर आपको फ्रंट में दिखाएगा ताकि आप इस फीचर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। ओके, तो इसके बाद फिर हमारी जो नेक्स्ट मैजिक AI टूल है वो हम करते हैं मैजिक मॉर्फ। तो मैजिक मॉर्फ की जो फीचर है वो है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टेक्स्ट को, उसको मॉर्फ कर देना, मतलब मॉर्फिंग होती है। मैं पहले आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे हमारा ये टेक्स्ट है और इसको मुझे मैजिक मॉर्फ करना है। मैजिक मॉर्फ क्या है, वो आपके टेक्स्ट को एक बबल सा बलून सा ग्राफिक बना देता है। वो टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा, जो आपने टेक्स्ट, जैसे ये बिलबोर्ड लिखा है, इसको कन्वर्ट कर देगा आपका एक बबल, एक बलून वाले फील के अंदर, फॉर एग्जांपल। और ये डिपेंड करता है कि आपका जो फॉन्ट होगा वो आपका फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड, मोटा मोटा फॉन्ट होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आपको पहले से ही ऑप्शन देता है कि आप ये वाला फॉन्ट यूज़ करिए, क्योंकि ये देखते हैं आप में मोटा मोटा फॉन्ट है। तो हम लेट्स से काम करते हैं, हम इसको उठाकर ये पेस्ट कर देते हैं और इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको कर देते हैं हम बोल्ड, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब या तो ये कुछ आइकन हो सकता है, या फिर ये टेक्स्ट हो सकता है, या फिर ये कुछ ग्राफिक हो सकती है। तीनों के ऑप्शन यहाँ पर हैं। अगर हम टेक्स्ट कर रहे हैं तो हमें टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ से फॉन्ट ले लेना है। अब मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, फिर कुछ ये हमारे पास स्टाइल्स हैं। अब ये कुछ ऐसे गोल्डन बलून स्टाइल है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास ये स्टाइल्स हैं। हम लेट्स से जूल्स ट्राई करते हैं। तो जूल्स का हमने जब क्लिक करा तो इसने कमांड इसको दे दिया बेडाजल इट विद जूल्स। तो मैंने क्लिक किया मैजिक मॉर्फ के ऊपर। अगेन वो अपना मैजिक दिखाएगा, आपके वर्ड को, आपके टेक्स्ट को रीड करेगा, फिर आपकी जो कमांड है उसको रीड करेगा। दोनों को मिलाकर एक एक अल्फ़ाबेट के अंदर वो जूल्स को में ट्रांसफॉर्म करेगा। ओके, तो यहाँ हमारा ये टेक्स्ट जो मॉर्फ टेक्स्ट है, अब ये टेक्स्ट की जगह ग्राफिक में कन्वर्ट हो जाता है, अभी टेक्स्ट नहीं रह जाएगा। अब देखो मैं आपको चारों ऑप्शंस दिखा देता हूँ। इसको यहाँ से हटाते हैं। अभी सेकंड ऑप्शन ये है,
थर्ड ऑप्शन ये है और फोर्थ ऑप्शन ये है। अब इसमें हम थोड़ा जूम इन करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। मैं इसका थोड़ा सा अभी बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। अब ये देखिए, ये इस तरह के जूल्स वाले टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा मॉर्फ के अंदर। तो जो ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है उस ऑप्शन को आप अपने टेक्स्ट के अंदर यूज कर सकते हैं या फिर दोबारा भी जनरेट कर सकते हैं, इसमें आपकी लिमिटेशन नहीं है। ओके, सो ये था मैजिक मॉर्फ टूल। नेक्स्ट टूल जो हम सर्च करते हैं वो होगा एनिमेशन वाला। मैजिक एनिमेशन मैं आपको दिखाता हूँ। मैजिक एनिमेशन एक बहुत प्यारी फीचर है। वो आपको मिलेगी टेक्स्ट के ऊपर और ग्राफिक के ऊपर और इमेजेस के ऊपर भी। वीडियोस में वो नहीं मिलती है। तो जब भी हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे या फिर कुछ कैनवस को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे एडिटर बार के अंदर हमें एनिमेट का ऑप्शन मिल जाता है। जब एनिमेट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ विंडो खुलती है। ऊपर पूछता है कि आप एलिमेंट, किसी खास एलिमेंट को एनिमेट करना चाहते हैं या फिर इंटायर पेज को एनिमेट करना चाहते हैं। अब इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास है मैजिक एनिमेट। अब मैजिक एनिमेट फीचर ऐसी है कि वो जब आप उसको कमांड देते हो तो वो आपके कैनवस को रीड करता है कि आपको किस तरह के आपने एलिमेंट्स यूज करे हैं अपने कैनवस के अंदर, और उसके बाद वो आपको ऑप्शन देता है कि पूरे कैनवस को वो उसमें डिफरेंट एनिमेशन अपने हिसाब से यूज करेगा। जैसे ये एनिमेशन हो गया, इसने पूरे कैनवस पे एनिमेट कर दिया। फिर कुछ एलिगेंट वाला है जो बहुत स्लो से आराम से एनिमेट हो रहा है, एनर्जेटिक कुछ है, कुछ प्रोफेशनल है, कुछ प्लेफुल है, कुछ हैंड मेड है, जैसे हैंड राइटिंग वाले होते हैं वो उसके हिसाब से है। ये डिजिटल वाला आ गया, या फिर मिनिमल, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा, या फिर मिक्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो ये मैजिक एनिमेशन टूल मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एक और टेम्पलेट हम उठाते हैं, इसमें थोड़े से ज़्यादा ये वाला, ठीक है। अब इसको हम करते हैं एनिमेट, जाते हैं मैजिक एनिमेट के ऊपर और इसमें देखते हैं। ये देखिए, ये 5 सेकंड भी नहीं लगे इसको करने में। हमने अगर ये सिलेक्ट कर लिया या फिर हम ये सिलेक्ट करेंगे या फिर ये कुछ भी कर सकते हैं, ये मिक्स हो गया। ठीक है, ये इस तरह का भी कुछ ऑप्शन आ सकता है, ये भी कुछ ऑप्शन है। तो ये रेडीमेड आपको कुछ स्टाइल्स बना के दे देता है जो आप क्लिक ऑफ अ बटन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम चाहते हैं हमारे पास जो पहले रिमूव कर लेते हैं सारा, और फिर हमारे पास अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को हमें करना है तो वो एक ऑब्जेक्ट भी हम एनिमेट कर सकते हैं। ये खाली वही एनिमेट होगा जिसको हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, प्लस अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हार्ट का एक ये हार्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें इसको एनिमेट करना है, और एनिमेट ऐसे करना है कि ये हार्ट यहाँ से उड़ता हुआ, यहाँ से ऐसे होता हुआ यहाँ आके रुके। अब वो कैसे होगा? अब उसके लिए कैनवा ने दिया है क्रिएट एन एनिमेशन। आप एनिमेशन खुद भी क्रिएट कर सकते हो, और इससे बहुत से आर्टिस्ट, बहुत से क्रिएटर्स बहुत अच्छी एनिमेटेड वीडियोस भी बनाते हैं जो कैरेक्टर एनिमेशन के काम आती हैं। पूरा जो एक्सप्लेनर वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें एक कैरेक्टर बात कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, उसमें भी ये काफ़ी क्रिएटर्स यूज़ कर रहे हैं। तो उसको यूज़ कैसे करना है? हमने अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट किया, आप क्रिएट एन एनिमेशन को सिलेक्ट किया। अब उस ऑब्जेक्ट को मुझे जहाँ से उसको मूव कराना है, मुझे बस इसको ऐसे ड्रैग करके ऐसे लेके जाना। मैं चाहता हूँ ये यहाँ से ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे 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 करके, और फिर ऐसे करके फिर यहाँ पर ये सेट हो जाए। दैट्स इट। देख रहे हैं आप? इसकी अब मैं स्पीड भी डिफाइन कर सकता हूँ कि ये कितना तेज जाएगा, कितना स्लो जाएगा। स्लोएस्ट ये है और फास्टेस्ट ये है, ये फास्टेस्ट। तो यहाँ पर हम उसकी स्पीड डिफाइन कर सकते हैं। हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्लिक जब करें हम, जब ही आए, तो जब ये इमेज प्रेजेंट होगी, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन हम कुछ बना रहे हैं तो उसके अंदर अगर मैं
कुछ ऐसे एनिमेशन डालने हैं, और जब हम क्लिक करें जब ये आए तो हम ये जस्ट ये जो टॉगल बटन है हम इसको यूज़ कर लेंगे, और इसका ऑर्डर भी बना सकते हैं कि कब ये आएगा। क्लिक ऑर्डर के अंदर अभी तो एक ही ऑब्जेक्ट है, हमने अगर 4-5 ऑब्जेक्ट हैं तो हम क्लिक तो एक ही होता है ना, तो हम जब क्लिक करें तो पहला कौन सा एनिमेट हो, फिर कौन सा एनिमेट हो, फिर कौन सा एनिमेट हो, तो हम जैसे जैसे क्लिक करते चले जाएंगे यहाँ पर वो कमांड बढ़ती चली जाएंगी। ओके, तो अभी हम देखते हैं, जैसे हमने ये देखा और हमें इसको प्ले करना होगा। अभी ये पहला वाला है, अब यहाँ पर ये देखिए ये खुद ब खुद यहाँ पे जाके एनिमेट हो गया। ओके, तो एनिमेशन के अंदर हमारे पास या तो हम पूरा पेज एनिमेट कर सकते हैं, ये पूरे पेज एनिमेशन के फील्ड्स हैं। मैजिक एनिमेट के अंदर वो आपके कैनवस को रीड करके खुद सजेस्ट करता है कि आपको इस पे कौन से एनिमेशंस अच्छे लगेंगे, और लगा भी देता है। आप उसमें से डिफरेंट ऑप्शंस में से चूज कर लेते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा होगा आप उसको यूज़ कर लीजिए। या फिर आपको किसी फोटो, क्योंकि फोटो है, और अगर मैं इसको यहाँ से उठा के ये कर दूंगा और ये सिलेक्ट कर लूँगा तो टेक्स्ट आ गया। ठीक है, ये रीड कर लेता है कि आप क्या एनिमेट करना चाह रहे हो, और वो बताता भी है। तो ये जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया तो ये फ़ोटो है, ये भी फ़ोटो है, लेकिन जब मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो टेक्स्ट एनिमेशन अलग होते हैं, फ़ोटो और ग्राफिक एनिमेशंस अलग होते हैं। तो बहुत अच्छी फीचर जो आप बहुत यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। एनिमेशन से थोड़ी सी लाइवली बन जाती है आपकी पोस्ट, और मैसेज डिलीवरी के अंदर बहुत आसानी होती है। जब कुछ चीज़ें मूव हो रही होती हैं तो वो अटेंशन ग्रैब करती हैं, और आप जानते हैं कि आज के टाइम पे जो अटेंशन स्पैन है कितना छोटा हो गया है, तो एनिमेशन उसमें हेल्प करता है, रादर देन कि वो एक स्टैटिक पोस्ट हो, उसके अंदर एक इमेज, टेक्स्ट और ग्राफिक कुछ हो और कुछ मूव नहीं हो रहा, तो वो स्क्रॉल कर रहे हैं, वो स्क्रॉल करते करते ऊपर चला गया, वो नज़र नहीं आता। तो स्टैटिक इमेज को अगर आप एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी तरह, और वो आप शेयर करेंगे, तो कंपैरेटिवली स्टैटिक इमेज से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको एनिमेटेड पोस्ट से मिलेंगे। और कैनवा आपके लिए बहुत आसान कर देता है आपके लिए ये बनाना, एनिमेशन करना। ठीक है, तो ये हो गया मैजिक एनिमेशन। अब हम बात करते हैं मैजिक राइट की। मैजिक राइट फीचर जो है वो हम पहले कोई डॉक ले लेते हैं जो टेक्स्ट जनरेशन फीचर है। अब ये डॉक्यूमेंट है, अब डॉक्यूमेंट जो कैनवा का है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर पेजेस नहीं बनते, ये सिर्फ ये सीधा अनलिमिटेड स्पेस बढ़ता चला है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे इसको बढ़ाते चले जाएंगे, टेक्स्ट लिखते चले जाएंगे, वो ब्लॉग लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक ही डॉक्यूमेंट बनेगा। उसके लिए एक बहुत आसान तरीका ये है कि जब हम मान लीजिए हमने यहाँ तक पेज पे काम किया, अब हमें नेक्स्ट पेज पे काम करना है। पेज को हमें ब्रेक करने के लिए हम जब यहाँ पे क्विक एक्शंस पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर पेज ब्रेकर का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये पेज ब्रेक हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर ही मान लीजिए हमें ब्लॉग लिखना है, तो अब हम क्या करेंगे, मैजिक राइट फीचर आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाता है। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट पर भी काम कर रहे हैं तो टेक्स्ट पर भी आपको यहाँ पर ऑप्शन ये मैजिक राइट का मिल जाएगा। ब्लॉग पोस्ट के लिए नहीं, मैं तो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाह रहा था कुछ, लेकिन आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर टेक्स्ट पर काम कर रहा है, क्योंकि मैजिक राइट टेक्स्ट का ही एक टूल है, तो अगर टेक्स्ट पर हम काम कर रहे हैं तो, और यहाँ पर जब हमने कोई भी हम ये इमेज है इस पे नहीं आएगा, लेकिन टेक्स्ट जब सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मैजिक राइट का ऑप्शन आ गया। मैंने मैजिक राइट क्लिक किया तो यहाँ आपसे पूछेगा क्या कस्टम कमांड प्रॉम्प्ट देनी है आपको, इसको रीराइट करना है, स्पेलिंग ठीक करनी है, कंटिन्यू राइटिंग करना है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाएंगे। आप उसको एक फॉर्मल लैंग्वेज भी दे सकते। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे 3-4 लाइन का कुछ टेक्स्ट है और आप उसकी कुछ टोन चेंज करना चाहते हैं, इसको मोर फनी बनाना चाहते हैं या मोर फॉर्मल बनाना चाहते हैं, या फिर उसको बहुत थोड़ा सा आर्टिकुलेट करके बड़े खूबसूरत से वर्ड बना देना चाहते हैं। ठीक है, या फिर आपकी ब्रांड वॉइस है, जैसे हमें ब्रांड वॉइस हम डिस्कस भी करेंगे आगे भी। ब्रांड वॉइस एक होती है, आपकी ब्रांड वॉइस फॉर्मल है, कैजुअल है, प्रोफेशनल है, फनी है या फिर विटी है, तो वो ब्रांड वॉइस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो टेक्स्ट जनरेट होगा वो उस ब्रांड वॉइस के हिसाब से ही होगा। ओके, तो हर पोस्ट के अंदर, हर कैनवस के अंदर आपको ये फीचर मिल जाती है, लेकिन शुरू से
एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स मिलती है, वो मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब हम किसी डॉक्यूमेंट के अंदर है, आपको मैजिक राइट का ऑप्शन यहाँ ऊपर मिल जाता है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक आपको पॉपअप विंडो देगा। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि आपको लिखना क्या है। लेट्स से राइट an outline for a blog on India। ठीक है, just cover the historic places and traditions। क्या मैंने इसको जनरेट किया? अभी मैं खाली, ठीक है, किसी भी ब्लॉग लिखने के लिए या फिर कोई भी ये टेक्स्ट जनरेशन टूल के लिए आप डायरेक्ट सारी कमांड मत दीजिए कि राइट एन आर्टिकल और अ ब्लॉग ऑन दिस टॉपिक। पहले उसकी आउटलाइन जनरेट कीजिए, फिर आउटलाइन के अंदर आपको जो हेडलाइंस और सब हेडलाइंस अच्छी लग रही हैं उनके बारे में डिटेल में आगे डिस्क्राइब करिए और फिर उसको टेक्स्ट जनरेट कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अभी हमारे पास यहाँ पे आ गए आउटलाइंस। ठीक है, अब हम इसको पहले कर लेते हैं इंसर्ट। अभी हमारे पेज पर आ गया। ठीक है, अब ये शॉर्टर वर्जन है हमारे ब्लॉग का। हम क्या करेंगे, हमें सारे अच्छे लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये सारे अच्छे लग रहे हैं, तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इसको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ मुझे ऑप्शन मिलता है मैजिक राइट का और मैं कहता हूँ इसको कंटिन्यू राइटिंग, क्योंकि मुझे ये और डिटेल्ड चाहिए। ठीक है, अभी क्या करेगा, अब इस टेक्स्ट को रेफरेंस बनाकर ये इसको और डिटेल्ड वर्जन आपको देगा। ठीक है, अभी डिटेल वर्जन आ गया, हमने इंसर्ट कर दिया, वो उसकी जगह पर इंसर्ट हो गया, उसके आगे इंसर्ट हो गया। अब मैं कहता हूँ नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मज़ा नहीं आ रहा, इसको हमें इस एरिया को हमें छोटा कर देना चाहिए। तो हमने फिर टेक्स्ट सेलेक्ट किया और फिर मैजिक राइट टूल में गए और यहाँ पर हमने इसको कहा कि इसको थोड़ा छोटा करो। ठीक है, हम यहाँ कमांड नहीं दे रहे हैं कुछ, हम सिर्फ बटन क्लिक कर रहे हैं जो कैनवा ने इतने अच्छे से डिज़ाइन करे हैं कि आप इसको या तो छोटा करना चाहते हो तो पूरी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मेक दिस टेक्स्ट शॉर्टर और जो भी है, आप बटन क्लिक करिए और वो उसको ऑटोमेटिकली छोटा कर देगा। अब ये देखिए वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है टेक्स्ट। फिर हमें बीच में कुछ टेक्स्ट ऐड करना है या फिर कोई डिज़ाइन ऐड करना है, वो यहाँ से आपको फीचर सारी मिल जाएंगी। तो मैजिक राइट का जो फीचर है वो टेक्स्ट जनरेशन टूल है और बहुत अच्छा और सिंपल लैंग्वेज के अंदर जनरेट करता है। फिर भी हम उसकी टोन चेंज कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो रहा है, तो हम इसको मोर फन बना सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स यूज़ करेगा बहुत थोड़े से इजी रोज़ बात करने वाले उस तरह के वर्ड यूज़ करेगा जो कि थोड़े से फ़नी भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप टोन चेंज कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगेन जो एडवाइस सब देते हैं, जो भी टेक्स्ट आप जनरेट करें एआई से उसको एक बार प्रूफ रीड कर लें। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं से एआई ने कॉपी करके आपको पेस्ट कर दिया, तो उसका प्लेजरिज्म चेक करना भी इम्पोर्टेंट है। उसका प्लेजरिज्म चेक करिए और ख़ुद एक बार रीड करके देख लीजिए क्या वो टेक्स्ट जो जनरेट हुआ है आपके हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। और एक और बहुत बड़ी एडवाइस, वो ही कंटेंट जनरेट करिए जिसकी नॉलेज आपको हो, जो कि आप प्रूफ रीड कर सकते हो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अगर मैं मेडिकल हेल्थ केयर के बारे में ब्लॉग लिखने लगूँ और मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या वो सही भी है या गलत है, तो वो एक बहुत ख़राब बात हो जाएगी। ओके, तो वो कंटेंट जनरेट करें जिसके बारे में आपको एक्सपर्टीज़ है, आप जानते हैं। फिर जनरेट करने के बाद आप उसको प्रूफ रीड कर लें कि क्या ये कंटेंट सही जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, सारे फैक्ट्स ठीक है या नहीं है। थर्ड, आप उसका प्लेजरिज्म चेक कर लीजिए कि ये कहीं से कॉपी पेस्टेड तो नहीं है, क्योंकि कैनवा का एआई का काम यही होता है कि वो वेब से कंटेंट ग्रैब करके और उसको रीराइट करके आपको दे देता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रीराइट नहीं होता है, तो अब वो आपका काम है उसको रीराइट कराना। ओके, तो ये मैजिक राइट टूल हो गया हमारा कंटेंट को राइट करने के लिए, और ये बहुत अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। अगेन आप जब यहाँ चाहते हैं तो आपको कुछ रेडीमेड कमांड्स मिल जाती हैं। किसी केस स्टडी आपको बनानी है, पैराग्राफ बनाना है, बिजनेस प्रपोजल बनाना है, आपको सर्वे लिखना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। SEO कीवर्ड आइडियाज़ आपको लेने, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाना है, तो ये कमांड आपको पहले से, ये जब मैंने क्लिक किया उस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पर, तो इसने
रेडीमेड कमांड दे दिया, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ फीड चेंज करनी है। जैसे क्या था, क्रिएट एन एंगेजिंग 250 to 300 वर्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर स्टेनलेस स्टील वाटर बट लेकिन मेरा प्रोडक्ट तो लेट्स से फुटबॉल है, तो मैं यहाँ पर ऐसे चेंज कर दूंगा। ठीक है, कमांड सेम रहेगी, प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कर लीजिएगा। फिर भी कुछ सवाल है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट उसको जवाब देने का। या फिर हमारी कम्युनिटी भी बहुत हेल्पफुल है, आप पूछेंगे मैं नहीं दूंगा, दूसरे बैठे हैं जवाब देने के लिए, मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग। ओके, तो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखते रहना है हमेशा हमको। मुझे 20 साल हो गए सीखते सीखते, अभी भी मैं सीखता रहूँगा और बहुत मज़ा आता है सीखने में और सिखाने में। ठीक है, तो ये था हमारा मैजिक राइट टूल। अब एक और चीज़ में जो आपको बताना चाहता हूँ वो है एक्सेसिबिलिटी वाली। वो भी बहुत अच्छी फीचर है जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे और यूज़ करते होंगे, लेकिन मेरे बहुत काम आती है। अब मान लीजिए ये इस पोस्ट पर हम काम कर रहे हैं, क्लाइंट को शेयर करने से पहले देखिए हम जो बना रहे हैं वो हमको अच्छा लगना ही लगना है, लेकिन क्या वो जो कलर्स हमने यूज़ करे हैं, जो बैकग्राउंड हमने यूज़ करा है, क्या वो रीडेबल है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपका कंटेंट हज़ारों लाखों लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो वायरल हो सकता है। तो वो उसकी रीडेबिलिटी जो है वो कितनी अच्छी है, वो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर किसी कोई कलर ब्लाइंड है, किसी को कम दिखता है, कोई थोड़ा सा ब्लरी दिखता है, तो क्या उनके लिए भी रीड करना आसान होगा? क्या उनकी एक्सेसिबिलिटी इतनी ही अच्छी होगी जितना हमको होगी? तो कैनवा उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा फीचर देता है। आपने जैसे इस पोस्ट को फाइनलाइज करना है एक्सेसिबिलिटी से, तो मैं जाता हूँ फाइल्स के अंदर और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे चेक डिज़ाइन एक्सेसिबिलिटी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक विंडो यहाँ पर खोल देता है। वो बताता है कि आपके पोस्ट के अंदर कुछ इश्यूज हैं। अब वो इश्यूज क्या हो सकते हैं? वो रीडेबिलिटी इश्यूज हैं कि आपका बैकग्राउंड कलर जो है आपके टेक्स्ट के साथ सही कॉन्ट्रास्ट नहीं है, इसलिए उसकी रीडेबिलिटी जो है वो ख़राब हो रही है। अब एग्जांपल ये कि इसने बहुत सारे ये सारे टेक्स्ट के एरर दे दिए हैं। अब हम यहाँ पे जाके टाइपोग्राफी में देखते हैं तो ये जो रीडेबिलिटी है, इसका टेक्स्ट साइज जो है बहुत छोटा है, तो एक मुझे जूम करे बगैर बहुत सारे लोग इसको पढ़ नहीं पाएंगे, तो वो सजेस्ट कर रहा है इसका साइज इंक्रीज कर दो 12 तक। तो मैंने इसका हो गया, इसका था वो सॉरी। अब ये देखिए बहुत छोटा साइज है, मैं जब तो जूम नहीं करूंगा इसमें लिखा क्या मुझे पता ही है। स्पाइस कंपनी लिखा हुआ है, स्पाइस को लिखा, लेकिन जब ये नॉर्मल साइज में 100% में है तो मुझको समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है। तो वो ये सजेस्ट कर रहा है कि इसका साइज चेंज कर दो। मैंने क्लिक करा, उसे चेंज कर दिया। फिर दूसरा इशू ये कहता है कलर कॉन्ट्रास्ट आपका अच्छा नहीं है। मैं सजेशन पे जाता हूँ तो ये इसको सजेस्ट कर रहा है। सी पर्पल बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा ये तो, लेकिन मान लीजिए ये आपको अच्छा लग रहा है लेकिन ये सही नहीं है, तो ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है वो लो कॉन्ट्रास्ट का है। तो इसके लिए आपको वो ऑप्शन भी देता है कि पर्पल के साथ येलो बहुत अच्छा जाता है, ग्रे बहुत अच्छा जाता है, वाइट बहुत अच्छा जाता है। हम इसको येलो ट्राई कर लेते हैं, तो अब देखिए रीडेबिलिटी खुद कितनी अच्छी हो गई। अब पढ़ने में आसानी हो गई है। ठीक है, ये नॉर्मली हमको नज़र नहीं आता। फिर कुछ ऑल्टरनेट इश्यूज हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, ये 16 इश्यूज हैं, ये वाले होंगे कि इनका ऑल्ट टेक्स्ट नहीं है इमेजेस का। अब ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है? ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है कि सर्च इंजन्स और सोशल मीडिया आपके इमेज को अगर रीड नहीं कर पा रहे, वैसे तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, सारे सर्च इंजन, सारे सोशल मीडिया आपकी इमेज को बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, अब क्योंकि मशीन लर्निंग है तो मशीन को सिखाने के लिए एक इमेज को डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, उसको कहते हैं ऑल्ट टेक्स्ट, ऑल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर। तो हमें यहाँ पर कुछ भी इस इमेज को डिस्क्राइब करना है, जैसे इट्स अ टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है, ये डिस्क्राइब होता है। मैं खाली एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपको डिस्क्राइब करना ज़रूरी है कि वो इमेज क्या है। जब मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वो ओके हो गया। इसी तरह से सारी इमेज पर हमें ऑल्ट टेक्स्ट लगाना ज़रूरी है। एक्सेसिबिलिटी का ये फ़ायदा है कि आपको सजेशन मिल जाते हैं और कैनवा इसको बहुत अच्छे से सीरियसली इस पर काम करता है, और क्योंकि ये कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो अगर आपका बैकग्राउंड और आपका टेक्स्ट
ऑलमोस्ट सेम कलर का है तो आपको टेक्स्ट रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर बैकग्राउंड आपका क्लियर है, कॉन्ट्रास्ट में है, तो आपका जो फोरग्राउंड है उसको रीडेबल और उसकी एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाती है। तो ये टूल है, बहुत अच्छा टूल है, बहुत काम आता है। क्विकली आप जो भी पोस्ट बनाए क्लाइंट को शेयर करने से पहले या बॉस को शेयर करने से पहले उसकी एक्सेसिबिलिटी एक बार चेक कर लें। अगर कुछ एरर्स हैं तो उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए, फिर आप शेयर करिए। होपफुली आपके रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ओके, तो इसके साथ साथ जैसे हम अभी एक्सेसिबिलिटी में ही है, हम सेटिंग्स में चले जाते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर भी हमको जो रूलर्स होते हैं, जो ये रूलर्स हैं, ये हमको यहाँ पर बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर रूलर्स के बिना काम करना बहुत मुश्किल होता है। हमारी नेकेड आई से पता नहीं चलता कि अलाइनमेंट कैसा है, लेकिन रूलर की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि अलाइनमेंट ठीक है या नहीं है। तो मुझे अगर सारे टेक्स्ट अलाइन करने हैं इस लाइन के ऊपर एक साथ, तो मैं यहाँ पर रूलर लगाकर इनको अलाइन कर सकता हूँ अच्छे से। ठीक है, फिर दूसरा सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन है कि आप गाइड्स, इनको गाइड कहते हैं, गाइड भी ऐड कर सकते हो जो डिफ़ॉल्ट रहेंगी। ये बड़े डिज़ाइंस के लिए होती हैं। आपको 12 कॉलम लगाने हैं या फिर 3 कॉलम लगाने हैं या फिर 3x3 की ग्रिड लगानी है, तो ये आपके डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज करने के बहुत काम आते हैं। या फिर आप कस्टम के अंदर भी लगा सकते हो कि आपको कितने कॉलम चाहिए, कितने रोज चाहिए, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइड्स को ऐड करना एक प्रोफेशनल तरीका है। उससे आपका जो इमेज का है वेट बैलेंस बनता है। किसी भी इमेज का वेट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका रियल एस्टेट है। फॉर एग्जांपल, ये आपका प्लॉट है, आपका रियल एस्टेट है। इसमें आपको जो इमेज आप यूज़ कर रहे हो, ग्राफिक यूज़ कर रहे हो, टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, जो भी आप उसके अंदर एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो, उसका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर सारी इमेजेस, सारे टेक्स्ट एक तरफ हो जाएंगे, दूसरा एरिया खाली रहेगा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमारे सारे टेक्स्ट और एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं, तो हमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे राइट साइड के ऊपर भी, उसका बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, इस पर मैं फिर डिस्कस भी करेंगे दोबारा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका इमेज का बैलेंस रखना। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर क्लियर गाइड के लिए या फिर हमें मार्जिन, हम चाहते हैं कि मार्जिन हमें पहले से हर इमेज के अंदर हमें मार्जिन दिखाए, हर इमेज के अंदर प्रिंट बीट दिखाए, तो वो भी यहाँ पर सेटिंग में आप बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कर सकते हैं, जो कि हेल्पफुल होती है। कभी कभी हम भूल जाते हैं और ब्लीड एरिया या फिर मार्जिनस को हम भूल जाते हैं, तो दोनों तरफ हम कैनवस यूज़ करने के चक्कर में कुछ हमारे टेक्स्ट छुप जाते हैं, कुछ ग्राफिक छुप जाते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा रीसाइज एंड ट्रांसलेट। ये एक बहुत हेल्पफुल फीचर है। वैसे तो कैनवा के अंदर हर चीज़ हेल्पफुल है, लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है, जैसे एक पोस्ट को हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए डिज़ाइन करना है। इंस्टाग्राम का अलग साइज़ है, लिंक्डइन का अलग साइज़ है, फेसबुक का अलग साइज़ है, व्हाट्सएप स्टेटस का अलग साइज़ है। तो ये सारे साइज़ अलग अलग है, लेकिन हमारा डिज़ाइन सेम होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हम इस पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और ये हमारा है पोर्ट्रेट साइज़ है, ये 1000 बाय आई थिंक 1350 है, लेकिन हमें इसको चेंज करना है स्क्वायर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कैनवा के ऊपर यहाँ आपको ऑप्शन दिखता है रीसाइज का। रीसाइज पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सजेस्टेड साइज कैनवा देगा कि आप इसकी इंस्टाग्राम स्टोरी बनाना चाहते हैं जो 1080 बाय 1920 साइज है, या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाहते हैं 1080 बाय 1350 जो कि पहले से ही है, या फिर फेसबुक पोस्ट बनाना चाहते हैं जो कि 1940 बाय 788 पिक्सल का साइज होता है। और यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपका कुछ अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप कस्टम साइज भी बना सकते हैं, यहाँ पर कस्टम साइज भी दे सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम का स्क्वायर हमें डिज़ाइन करना है। हम सर्च कर लेते हैं स्क्वायर इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम की स्क्वायर पोस्ट हमको बनानी है, तो हमने यहाँ पर वो साइज सिलेक्ट कर लिया। यहाँ दो ऑप्शन है, या तो आप कॉपी करके रीसाइज करके एक नए टैब के अंदर, नए कैनवस के अंदर उसका काम करना चाहते हैं, या फिर आप इसी को बस रीसाइज कर देना चाहते हैं, आपको कॉपी नहीं चाहिए। मोस्ट केसेस के अंदर आपको कॉपी एंड रीसाइज चाहिए होगा, इसीलिए वो पहले से हाईलाइटेड है, पर्पल है।
ठीक है। कभी कभी आपको सेम पोस्ट को भी डिज़ाइन करना होता है, सेम पोस्ट को भी आपको साइज चेंज करना होगा, तो आप रीसाइज दिस डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे मैंने बताया, जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होंगी वो हमेशा हाईलाइटेड और फ्रंट में रहेंगी, क्योंकि कॉपी एंड रीसाइज ज़्यादा फीचर यूज़ होता है, इसलिए वो पहले से ही पर्पल के अंदर हाईलाइटेड है। तो हम इसको करते हैं कॉपी एंड रीसाइज सिलेक्ट। तो ये दोनों पोस्ट को अब हमने चेक नहीं करा, एक और पोस्ट ऊपर थी, वो इसने दोनों को ही रिसाइज कर दिया। तो रिसाइज करने के बाद हमारे पास एक नया टैब खुल गया, यहाँ पर हमको दोनों पोस्ट का स्क्वायर वर्जन मिल गया है। अब हम स्क्वायर हो गया, लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ से कॉपी पेस्ट तो हो गई, लेकिन हमें बस यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। ये इन एलिमेंट्स को एडजस्ट करना होगा स्क्वायर के हिसाब से अब, और हमारी ये स्क्वायर तैयार हो गई। अब ये स्क्वायर हो गया, हम इसको चाहते हैं इसको फिर रिसाइज करना किसी और साइज के अंदर, तो हम इसको भी कर देते हैं डिलीट। इस पोस्ट को हम रिसाइज करते हैं लेट्स से फेसबुक इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए। हमने इंस्टाग्राम स्टोरी सेलेक्ट किया, कॉपी एंड रिसाइज किया। ये अगेन रीड करेगा आपके एलिमेंट्स को, कैनवस बनाएगा, उसके ऊपर एक यहाँ से कॉपी उठा के वहाँ पेस्ट कर देगा और हमें एक नई कॉपी सेम वर्जन की मिल जाएगी, ठीक है। अब इस पे एलिमेंट के जो एनिमेशन है वो सेम रहेंगे, वो सारे जो एनिमेशन और इफेक्ट्स हमने डाले हैं वो सब यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गए हैं विद द न्यू कैनवस, ठीक है। ये काम इसलिए आ जाता है कि हमारा जो शायद हमें उसमें 10-15 मिनट लग जाते हैं सारी चीज़ें कॉपी करने में, एनिमेशन कॉपी करने में, लेकिन वो 1-10 सेकेंड के अंदर हमारा काम हो गया। तो कॉपी एंड रिसाइज का जो ऑप्शन है ये इसीलिए ऊपर है क्योंकि ये बहुत यूज़ होता है, इसीलिए बिल्कुल फ्रंट पे है। ये कैनवा बार के ऊपर है कि आपको हमेशा ये दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि आप एक पोस्ट को डिफरेंट साइज में जनरेट करेंगे, हमेशा करेंगे, ओके। तो ये यहीं पर ही आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन ही मिल जाता है, और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डॉक भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्म इनटू डॉक मतलब ये इसकी सारी चीज़ें कॉपी कर देगा डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि बहुत अच्छी फीचर नहीं है, यूज़ नहीं करता हार्डली कोई, क्या करते भी होंगे शायद, आई डोंट नो। ट्रांसलेशन फीचर काफ़ी यूज़ करते हैं कि आपको सेम पोस्ट को ट्रांसलेट करना है दूसरी लैंग्वेज के अंदर, हिंदी में भी बनाना है, और इंडिया के अंदर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर तमिल, कन्नड़, पंजाबी, हरियाणवी, सारी लैंग्वेज, हरियाणवी तो शायद नहीं हो, तो वो सारी लैंग्वेजेस के अंदर आपको ट्रांसलेट करना होगा, वो कर सकते हैं आप। तो रीसाइज के अंदर ही आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो ट्रांसलेट करके भी आप रीसाइज कर सकते हैं, और कस्टम साइज भी आप दे सकते हैं। कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट लगानी है, ग्राफिक लगानी है, तो उसके लिए भी आप एक कस्टम साइज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेसन के ऊपर, जो कि है इमेज फिल्टर्स के बारे में। तो इमेज फिल्टर्स हम जैसे अपने मोबाइल के अंदर भी हम अक्सर इमेज फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं, और हम यूज़ टू हैं इसके, तो इसमें बहुत ज़्यादा समझने की हमें परेशानी नहीं होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये बाकी चीज़ें मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा कैनवस क्लियर करने के लिए, और फिर हम इमेज पर बात करेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा इमेज बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा कैनवस को जूम इन कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए, ठीक है। तो अब मैं जब इमेज सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे इमेज पे अगर कुछ एडिट करने हैं तो इमेज सेलेक्ट करके मेरा एडिटर बार खुल जाता है, और यहाँ से हम एडिट ऑप्शन में जाते हैं। अब एडिट ऑप्शन के अंदर हमने ये मैजिक स्टूडियो सारे देख लिए हैं, समझ लिए हैं, उसके नीचे ही हमको मिल जाते हैं फिल्टर्स। अब फिल्टर्स के अंदर हमें जो नॉर्मल इमेज फिल्टर्स होते हैं रेडी टू यूज़, जिसके अंदर कलर करेक्शन, थोड़े से थीम, थोड़े से स्टाइल्स होते हैं, वन क्लिक ऑफ अ बटन, यहाँ पे इनके अलग अलग नाम है, ये आप उस पर क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। उसकी इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कहीं पर अगर आपको लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा इंटेंस है, उसको थोड़ा सा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। डिपेंड करता है हम किस तरह की इमेज एडिट कर रहे हैं और कौन सा स्टाइल और कलर आपको पसंद है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। क्या सेम फॉर वार्म, यहाँ पर वार्म अलग अलग वार्म फिल्टर्स हैं, फिर कूल फिल्टर्स कुछ हैं, फिर उसके बाद कुछ सॉफ्ट फिल्टर्स हैं। तो जो आपको फ़िल्टर यूज़ करना है वो फ़िल्टर यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट के भी यहाँ काफ़ी फ़िल्टर्स हैं, और कलर पॉप के भी कुछ फ़िल्टर्स हैं। डिपेंड करता है हम किस सिचुएशन में किस तरह का इमेज को एडिट कर रहे हैं। यहाँ हिबिस्कस, ये भी काफ़ी पॉपुलर फिल्टर है, और मिंटी भी। सो डिपेंड करता है अगेन हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर, और यहाँ पे इंटेंसिटी कम ज़्यादा करने का ऑप्शन हर फिल्टर के अंदर आपको मिल जाता है।
तो फिल्टर के बाद हमको कुछ मिलते हैं कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इफ़ेक्ट्स के लिए आपको जैसे कोई इमेज के अंदर इफ़ेक्ट आपको डालना है। अभी अगर ये इमेज भी हो सकती है, ये कोई ग्राफिक भी हो सकती है, दोनों में ये इफ़ेक्ट काम करते हैं। ये स्पेशल इफ़ेक्ट्स आप इनको कह सकते हैं। जैसे हमें आपको शैडो लगाना है किसी इमेज के ऊपर या फिर किसी प्रोडक्ट के ऊपर ड्रॉप शैडो लगाना है, तो ड्रॉप शैडो का हम यहाँ पर ब्लर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसका एंगल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हमें किसी प्रोडक्ट या फिर किसी ह्यूमन बीइंग या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर शैडो लगाना है, तो शैडो का जो एंगल बनेगा कि वो लाइटिंग कहाँ से आ रही है, उसका एंगल जो बनेगा जिससे शैडो बनेगा, वो हम यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगर हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स अपने कैनवस पे यूज़ कर रहे हैं, एक से ज़्यादा हमारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे डिज़ाइन के अंदर, तो मेक श्योर कि सबके शैडो का एंगल सेम ही रहे। तो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगर हमारा मान लीजिए ये 42 हमारा एंगल आ रहा है, तो सारे ऑब्जेक्ट्स पर एंगल जो आएगा 42 आएगा, क्योंकि लाइट एक ही तरफ से आ रही है हर जगह, तो शैडो एक ही पड़ेगा। अगर सबके एंगल अलग होंगे तो वो शैडो नहीं लगेगा और वो बुरा लगेगा। डिस्टेंस यहाँ से हम लगा सकते हैं, तो डिस्टेंस भी और एंगल भी ये सेम होगा, प्लस जो कलर होगा कि ब्लैक बिल्कुल ब्लैक है या हल्का सा वो ग्रेइश है। तो ये 3 चीज़ें आपको कॉमन रखनी है अगर आपके एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं आपके डिज़ाइन के अंदर। एंड ऑफ कोर्स इंटेंसिटी, तो ये इंटेंसिटी तो सेम ही रहेगी सब में। ये चारों चीज़ें आपको सेम रखनी है चारों, अगर एक से ज़्यादा आपके ऑब्जेक्ट हैं डिज़ाइन के अंदर। फिर आप दूसरे भी फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। आउटलाइन है या फिर थोड़ा सा लिफ्टेड रहता है पेज से, या फिर कर्व्ड में, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट या फिर इमेज या फिर ग्राफिक के ऊपर आप अपना शैडो लगा रहे हैं। ये ड्रॉप शैडो होता है, ये आपके ये सरफेस के ऊपर शैडो बनेगा। तो ये जैसे कि ज़मीन के ऊपर शैडो पड़ रहा है, वो उस तरह का शैडो आपको दिखेगा। डिस्टेंस में करके देखूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखिए इस तरह का शैडो यहाँ पे आपको बना के देता है, इस तरह का। तो ये बहुत रियलिस्टिक, बहुत अच्छे शैडोज बना के देगा आपको कैनवा। इसका यूज़ जब करिए जब आपको आपने कुछ रियलिस्टिक इमेज बनानी है, कोई आउटडोर बनाना है। इनडोर के अंदर शैडोज़ मत लगाइएगा, वो रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं लगता है। तो आउटडोर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ हमें लाइटिंग का दिखाना है और कुछ लाइट इफेक्ट दिखाने हैं, तो वहाँ शैडो की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज शैडो ज़बरदस्ती यूज़ मत कीजिएगा। डुअल टोन एक बहुत अच्छी फीचर है। डुअल टोन के अंदर क्विकली हमें एक बहुत अच्छी कलर डुअल टोन मिल जाती है। इस डुअल टोन को हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं अपने कलर से भी। हमने जैसे एक कलर लिया, हमने रेड लिया है, और दूसरा कलर हमने अगर वाइट लेना है, तो वो उस हिसाब से कलर स्कीम चेंज हो जाती है। इसका एक टिप देता हूँ कि जैसे आप कोई लोगो है, ब्रांड लोगो है, उसको आपको वाइट करना है और उसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं और वो वाइट कहीं से हो नहीं रहा है, तो बेस्ट है आप उसको डुअल टोन में लेकर आइए। आप डुअल टोन के अंदर दोनों कलर वाइट कर दीजिए, तो वो ऐसा सिलुएट इफेक्ट आ जाएगा और वो कंप्लीट उसका वाइट टेक्सचर बन जाएगा, जो कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो रहा था। बहुत जगह ऐसा मेरे साथ भी होता है कि वो कोई ब्रांड लोगो है और उसका मुझे वाइट वर्जन चाहिए, वाइट वर्जन मेरे पास है नहीं और वो वाइट हो नहीं रहा है, यहाँ पर कलर ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं उसके, तो मैं उसको डुअल टोन में लाता हूँ और दोनों कलर उसके वाइट कर देता हूँ और वो ईजिली वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे दूसरे कलर स्कीम्स भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये है, ये बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है डुअल टोन के लिए और एक डिफरेंट तरह का लुक एंड फील आपके पोस्ट को देगा। ठीक है, अगेन आप उसके कलर कॉम्बिनेशन डिफाइन कर सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा यूनिक आपका फिल्टर बन जाता है। देन आपको अपने इमेज को कुछ ब्लर इफेक्ट देना है, तो उस ब्लर इफेक्ट को आप या तो एज अ होल इमेज आप उसको ब्लर करेंगे, या उसका बैकग्राउंड या फोरग्राउंड, या फिर आप जो आपका ब्रश है उससे डिफाइन करेंगे कि आपको ब्लर, फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ का, मॉडल का या फिर किसी ह्यूमन का सिर्फ फेस को ब्लर करना है, तो हमने यहाँ पे फेस सिलेक्ट किया और वो ब्लर कर दिया। उसको और इंटेंसिफाई कर देंगे तो वो बिल्कुल ही विजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये हमने उसको सिलेक्ट किया और वो ब्लर हो गया। इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम
पूरे इमेज को ब्लर आउट करना है तो वो उसकी इंटेंसिटी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। कभी कभी बैकग्राउंड हम अक्सर क्या करते हैं कि पहले इमेज को मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब ये तो हमारी एक बैकग्राउंड रिमूव इमेज थी। मैं यहाँ से इसको ऐसे, ये हमारी इमेज है और नहीं, इसका तो बैकग्राउंड वैसे भी ब्लर्ड ही है। हम एक इमेज लेते हैं जिसका बैकग्राउंड ब्लर ना हो। यहाँ से फिल्टर भी होता है, यहाँ पे फिल्टर लगाने के बाद हम कलर से फिल्टर कर सकते हैं और उसके ओरिएंटेशन से भी फिल्टर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा कैनवस वर्टिकल है तो लेट्स फाइंड आउट कि कोई वर्टिकल इमेज हमको मिल जाए इजी। तो ये जैसे ये बहुत सारी यहाँ इमेज हैं, मैं ये इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, ये इमेज मैंने ले ली और अब मैं इस पे डालूंगा ब्लर इफेक्ट। ठीक है, अब ब्लर इफेक्ट के अंदर मैं ब्रश यूज करता हूँ और इसका सिर्फ इस कैरेक्टर को, डॉक्टर को छोड़ के मैं सब कुछ ब्लर कर देना चाहता हूँ। ये मैंने ब्रश आउट कर दिया, जो जो मुझको नहीं करना है मुझको ब्लर करना है। देखिए ये सारा ये ब्लर हो गया। कभी कभी बैकग्राउंड हमको ब्लर करना होता है तो हम अगर वापस इमेज में जाते हैं और लेट्स से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इससे पहले अपना इसको हम क्या करेंगे, हम एक टूल यूज करेंगे मैजिक ग्रैब। मैजिक ग्रैब के अंदर ये कैरेक्टर बैकग्राउंड से अलग हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अलग कर देता हूं ताकि हम बाकी का एरिया को ब्लर आउट कर सकें, जो कि एक बहुत अच्छा DSLR इफेक्ट देता है आपको, जो बहुत बहुत अपीलिंग और बहुत अच्छा लगता है प्रोफेशनल फोटो। अब ये फोटो अलग है इससे, ये इससे अलग है। देखिए, तो हम क्या करेंगे, हम अब बैकग्राउंड वाली इमेज को सिलेक्ट करेंगे, उसको एडिट करेंगे और ब्लर में जाएंगे और ये इसको हम होल इमेज को हल्का सा ब्लर दे देंगे, थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा। ठीक है, अब जो हम जाके देखेंगे तो ये देखिए अब खाली कैरेक्टर फोकस में है, बाकी सब कुछ ब्लर आउट हो गया। तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट आप अपनी इमेज के लिए बना सकते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। आप अपनी इमेजेस को भी ऐसे ही एडिट कर सकते हैं कि अपनी कोई आपकी फ़ोटो होगी, आपको वो ब्लर इफेक्ट देना है तो कैनवा में लाइए, उसको डिटैच करिए, मैजिक ग्रैब करिए और डिटैच कर दीजिए बैकग्राउंड से अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, अपनी फ़ोटो को, और फिर बैकग्राउंड को ब्लर आउट कर दीजिए। तो बहुत अच्छा वो DSLR प्रोफेशनल लुक इमेज को मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप ये भी नहीं करना चाहते, आप इससे भी एडवांस फीचर यूज़ करना चाहते हैं, तो वो इससे एडवांस फीचर होगी हमारी ऑटो फोकस, जो हमारी नेक्स्ट फीचर है। मैं आपको नई एक इमेज लेके दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल हमने ये वाली इमेज यूज़ करी और हम जब इसको एडिट करके हम जाएंगे अपने ऑटो फोकस के ऊपर, तो ऑटो फोकस के अंदर जब हम इमेज सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी इमेज को आइडेंटिफाई करता है कि इसके अंदर कैरेक्टर कौन है, इसका फोरग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो आपने देखा उस एक क्लिक के ऊपर इसने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई किया और उसको ब्लर आउट कर दिया। आपको पता भी नहीं चला कितना क्विकली ये हो गया। आपको अंडू करके दिखाता हूँ फ़र्क। ये देखिए ये था ओरिजिनल और ये है ऑटो फोकस के साथ। तो ऑटो फोकस का मतलब है कि किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस डाल के बाकी ऑब्जेक्ट्स को ब्लर आउट कर देना। तो इसने क्या करा, इसने आपकी इमेज को आइडेंटिफाई किया, उसके अंदर फोरग्राउंड बैकग्राउंड डिटेक्ट किया और बैकग्राउंड को ब्लर आउट कर दिया। ठीक है, जो काम हम मैनुअली कर रहे थे इसने वो ऑटोमेटिकली कर दिया। लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है मैनुअल करने की, तो दोनों फीचर अलग अलग सिचुएशन में काम आती है। कभी ये काम आएगी जो बहुत सिंपल है कि इसमें एक कैरेक्टर था, उसे आइडेंटिफाई किया और उसमें ब्लर आउट कर दिया। ठीक है, तो ये उसका बिफोर, ये उसका आफ्टर। ठीक है, बहुत अच्छे से एडिट हो गया है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की, नेक्स्ट लेसन की तरफ। हमने इमेज फिल्टर्स कवर कर लिए हैं, हमने स्पेशल इफेक्ट्स कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रांडिंग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कैनवा का।
सो वी आर बैक ऑन कैनवा। अभी ये फीचर जो आपको मिलेगी ब्रांडिंग किट बनाने की, वो मिलेगी हमको होम पेज पर। तो होम पे हम जब क्लिक करेंगे तो लेफ्ट पैनल के अंदर आपको ब्रांड का सेक्शन मिलेगा। हम ब्रांड में जाते हैं और यहाँ पर अभी क्योंकि हमारा न्यू अकाउंट है, हमारे पास कोई ब्रांड किट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब हम ब्रांडिंग सेक्शन के अंदर हैं तो हमें ये बर्गर मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, ब्रांड किट्स, ब्रांड टेम्पलेट्स और ब्रांड कंट्रोल। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है? ब्रांड किट सबसे पहले कवर करता है। तो हम जब ब्रांड किट के अंदर जाते हैं, यहाँ पर क्योंकि हमारी कोई ब्रांड किट नहीं है, हम यहाँ पर मल्टीपल ब्रांड किट्स बना सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड किट्स बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक ब्रांड किट का फॉर्म दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें उसका नाम देना है, मैं उसको नाम दे देता हूँ ओप्रो। क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पर लोगो, उसके टाइटल, उसका टेक्स्ट, उसका फॉन्ट सारे यूज़ करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ऐड करता हूँ लोगो। तो ये हमने ऐड कर दिए अपने लोगोस के दोनों वर्जन। अब दोनों वर्जन्स को ऐड करने के बाद हमें इसकी कलर पैलेट बनाने हैं। तो अब कलर पैलेट हम दोनों से बना सकते हैं। जब माउस ओवर इसके ऊपर करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 डॉट्स दिखता है, हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट कलर पैलेट यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं, हमें ये 2 कलर यहाँ मिल गए। फिर हमने इसको यहाँ क्लिक किया और इसके हमें ये 2 ऑप्शन यहाँ मिल गया। तो ये कॉमन, ये तो दोनों में कॉमन है। तो ये वाइट को हमें सिर्फ यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। इसको हम अभी यहाँ पे ग्रे और वाइट हमें ऐड करना है। तो ये 3333 है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम कीप करते हैं और इसके अंदर ही हम एक वाइट ऐड कर देते हैं और एक ग्रे ऐड कर देते हैं जो कि 3333। ठीक है, अब ये 4 कलर्स हमारे कलर पैलेट बन गए हैं। इसके अलावा भी हमें कोई एडिशनल कलर्स ऐड करने हैं, हम वो यहाँ कर सकते हैं। फिर आती है बारी फॉन्ट्स की कि हम फॉन्ट कौन सा स्पेशलाइज्ड फॉन्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फॉन्ट ऐड कर लेता हूँ। टाइटल के लिए, हेडिंग के लिए वो पूछे किस चीज़ के लिए आपको ऐड करना है, तो मैं पहले टाइटल का फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से लाटो यूज़ करता हूँ। लाटो आ गया। अब इसी तरह से सब में हम सेम फॉन्ट यूज़ कर लेंगे। अगर आप 2 फॉन्ट यूज़ करते हैं अपने ब्रांड के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़ करते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं। सो इट्स ऑल योर चॉइस। मेरा सजेशन ये है कि एक ही फॉन्ट हर जगह होना चाहिए। सिमिलैरिटी आती है, थोड़ा सा एक यूनिफॉर्मिटी आती है आपके कंटेंट के अंदर। अगर आपका एक ही फॉन्ट हर जगह यूज़ हो रहा है तो डिफरेंट फॉन्ट से कन्फ्यूजन होती है और एक अच्छा आइडिया भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे फॉन्ट हमारे यूज़ हो गए हैं। अब हम इनको सबको ओके कर देते हैं। फिर हमारी ब्रांड वॉइस। अब ब्रांड वॉइस हमारी क्या हो गया? हमारी ब्रांड वॉइस को क्रिएट करने के लिए हम ChatGPT का या DeepSeek का या फिर ऐसे कैनवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू क्रिएट द ब्रांड वॉइस। अब ब्रांड वॉइस बनती है पूरी ब्रांड पर्सनैलिटी के बाद। ब्रांड पर्सोना, आपके मिशन, आपके विजन, आपकी पर्पस स्टेटमेंट, इन सारी स्टेटमेंट्स को मिलाकर एक ब्रांड वॉइस क्रिएट होती है। ये एक लंबा प्रोसेस है, मार्केटिंग का प्रोसेस है, लेकिन आपके जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होंगे या कोई मार्केटिंग रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको आइडिया होगा कि ब्रांड वॉइस कैसे बनानी है। नहीं है आपका, आप खुद काम करते हैं, ChatGPT की हेल्प लीजिए। वहाँ सबसे पहले आप ब्रांड पर्सोना बनाइए। ब्रांड पर्सोना बनाने के लिए आप ChatGPT से पूछ सकते हैं कि मुझे अपनी कंपनी का ब्रांड पर्सोना बनाना है, आपको क्या क्या जानकारी चाहिए ताकि आप मुझे ब्रांड पर्सोना बना सको। वो आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन देगा, आप लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए, आपको ब्रांड पर्सोना बन जाएगा। फिर उसी चैट के अंदर आप पूछो कि मेरी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट और पर्पस स्टेटमेंट बना दो, वो बन जाएगा। फिर उसके बाद आप कहोगे कि ये सारा ध्यान में रखकर जो आपने ऊपर दिया है वो सारा ध्यान में रखकर मेरी ब्रांड वॉइस क्रिएट कर दो। तो वो जो ब्रांड वॉइस होगी वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वो आपकी एक टोन होगी, आपकी एक ब्रांड की आवाज़ होगी। ठीक है, फिर आप कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं आपके रेगुलरली आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे
आपकी बिल्डिंग का फ़ोटो है, आपके ऑफिस का फ़ोटो है, आपके ओनर का, फाउंडर का फ़ोटो है, वो आप बार बार यूज़ करेंगे तो उसको आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। कुछ ग्राफिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका कुछ प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट के कुछ ग्राफिक्स हैं, कुछ मॉकअप्स हैं, वो आप यूज़ करना चाहते हैं कि बार बार मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसकी यूज़ करने की, तो वो भी आप सारे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। कुछ स्पेशल आइकन है आपके क्लाइंट के, आपके खुद के, जो आपको बार बार यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई रियल एस्टेट का क्लाइंट है या फिर कोई ट्रैवल एजेंसी का क्लाइंट है, तो कुछ आइकन्स आपको बार बार यूज़ करने होते हैं, तो बेटर है कि आप एक ही आइकन को बार बार यूज़ करें। उससे थोड़ा ब्रांडिंग में फ़र्क पड़ता है कि आपका वो जो आइकन होता है वो भी एक ब्रांडेड किट का पार्ट बन जाता है। वो आइकन्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। चार्ट्स, आपको कभी कभी कुछ चार्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे, कुछ आपने चार्ट बना रखे हैं या फिर आप डायनामिक चार्ट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जो हम क्रिएट करेंगे गूगल शीट के अंदर, वो आप यहाँ पर ब्रांड किट के अंदर यूज़ कर सकते हो। बार बार आपको यूज़ करना है, क्योंकि उस चार्ट के अंदर डेटा सिंक है रियल टाइम, तो आप जब चार्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपको रियल टाइम डेटा मिलेगा अपडेटेड। ठीक है। कलर के लिए एक और सेक्शन दिया है कैनवा ने, अगर आप ऊपर नहीं ऐड कर पाएँ और ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जब इसको सेव कर लेंगे तो आप ये ब्रांड किट शेयर भी कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ। एक लिंक के थ्रू आप सारा चेक करा लीजिए अपने बॉस से, अपने क्लाइंट से, कि सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं है, क्योंकि ये एक बार अप्रूव हो जाएगा, फिर आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर ये एक बार ये सेव हो गया, ये ऑटो सेव पर है, ये सेव हो गया। अब इसका पर्पस यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो जब हम कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हैं, हम जब ब्रांड में जाएंगे तो हमें यहाँ पर अभी सेव नहीं हुई है, वो विजिबल नहीं है, तो मैं एक नया पोस्ट क्रिएट करता हूँ। और यहाँ से मैं ब्रांड जब खोलूँगा तो यहाँ ब्रांड किट अब मुझे पोप्रो की मिल जाएगी। मैं इस ब्रांड किट को सेलेक्ट करता हूँ, तो अब मेरा यहाँ पर लोगो, मेरा टेम्पलेट, अब यही ब्यूटी है कैनवा की कि अब मैंने एक टेम्पलेट को सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ ये टेम्पलेट अब मेरा हो जाए। जैसे इसके अंदर तो थोड़े से कम इफेक्ट है, नहीं पता चलेगा, मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। लेट्स से दिस वन। ठीक है। अब यहाँ पर गए, मैंने ब्रांड सिलेक्ट किया अपना। अब इसके मुझे सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, इस किट को, इस टेम्पलेट को हमें अपना बना लेना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले हमें इस टेम्पलेट के कलर्स चेंज करने होंगे। तो हमारे पास यहाँ ब्रांड के कलर्स हैं, हमको इन कलर्स को ही शफल करना है इस तरह से। ठीक है। जो कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे आप उस पर रुक जाइए, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब इस फॉन्ट को भी मैं चेंज करूंगा अपने ब्रांडेड फॉन्ट के तरह, अपने ब्रांडेड फॉन्ट के लिए। ठीक है, वो ये हो गया। मुझे कुछ टेक्स्ट भी ऐड करना है, हेडिंग ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से सीधा जाके हेडिंग ऐड करूँगा और वो बाय डिफ़ॉल्ट लाटो के अंदर ही आएगी और मेरा वो ब्रांडेड फॉन्ट ही हमेशा यूज़ होगा। सॉरी, इस तरह से क्लियर। तो ये फ़ायदा है ब्रांड किट होने का। अब मुझे लोगो हर जगह से ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं ब्रांड खोल रखा है, मेरा लोगो यहाँ पर है। अगर ये वर्जन अच्छा लग रहा है इस पर तो मैं ये वाला यूज़ कर लूँगा, अगर ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं ये वाला यूज़ कर लूँगा। अब ब्रांड किट्स के साथ साथ ब्रांड टेम्पलेट्स भी होते हैं। तो जैसे आपको कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है, कुछ पोस्ट बनानी है, तो आप उसका एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनाकर पहले रख लीजिए, और जब भी आपको कुछ अपने ऑफिस के लिए या बिजनेस के लिए कुछ बनाना होगा तो सेम टेम्पलेट आप बार बार यूज़ कर सकते हो फॉर अ न्यू डिज़ाइन, फॉर अ न्यू सोशल मीडिया पोस्ट या प्रेजेंटेशन, कुछ भी। तो ब्रांड टेम्पलेट क्रिएट करना बहुत आसान है। हमें कोई भी एक बेस टेम्पलेट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमें यहाँ पर 4:5 का एक टेम्पलेट क्रिएट करना है, और मैं एग्जांपल के लिए यही ले लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ हर बार ये ब्लैक बैकग्राउंड मैं यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो क्योंकि हम टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये पब्लिश एज अ ब्रांड टेम्पलेट आ रहा है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर अपना फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो ओप्रो है, और हमने पब्लिश एंड क्लोज। ठीक है,
अब वो सेव हो गया जाकर। अब नेक्स्ट टाइम जब हमको वो यूज़ करना होगा, हम प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, हमें यहाँ पर फोल्डर में जाएंगे और ये हमको यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएगा। क्लिक उस पर करेंगे, यूज़ दिस ब्रांड टेम्पलेट, तो ये एक नई कॉपी बनकर एक नए कैनवास में खुल जाएगा, जो हमें बैकग्राउंड हमारे उसके साथ मिल जाएगा। यहाँ पे एक कॉपी है, हमेशा कॉपी होगी, ओरिजिनल वहीं का वहीं रहेगा। हमेशा आप एज अ बैकग्राउंड कोई भी टेम्पलेट बनाकर एक न्यू कैनवास, न्यू डिज़ाइन, न्यू पोस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। अब वापस आते हैं ब्रांड की तरफ, और बर्गर मेन्यू के अंदर तीसरा ऑप्शन है ब्रांड कंट्रोल्स का। तो ब्रांड कंट्रोल्स है, आप अपने ब्रांड को जब एज अ टीम काम कर रहे होते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी ज़रूरी है कि जब आप 5, 10, 15, 20, 25 में भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर 50-100 लोग भी काम कर रहे होंगे कैनवा के ऊपर, तो आप यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हो एज एन एडमिन कि अगर आपने ब्रांड किट क्रिएट करी है और वो शेयर करी है दूसरों के साथ, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर देते हो कि वो उसके अंदर ब्रांड कलर्स ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्रांड के फॉन्ट ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिज़ाइन का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको पब्लिश नहीं कर सकते जब तक वो अप्रूव ना हो। तो ये तीनों ऑप्शन है अभी, और सोचता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर और ऑप्शन आ जाए, क्योंकि कैमरा अपने आप को इसको अपडेट करता रहता है। न्यू फीचर्स हर 4-6 महीने में आती रहती है नई नई। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद इसमें कुछ चेंजेस हों, लेकिन फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये तीन ऑप्शन है ब्रांड कंट्रोल्स के अंदर। आप स्पेसिफाई करेंगे ब्रांड कलर्स ही यूज़ होंगे, ब्रांड फॉन्ट ही यूज़ होगा, और वो अप्रूवल के बिना पब्लिश नहीं होगा। ओके, तो ब्रांडिंग के अंदर 3 किट आ गई। जस्ट टू रिकैप, ब्रांड किट्स के अंदर आप अपने लोगो, अपने फॉन्ट और अपनी ब्रांड वॉइस, अपने आइकन्स, अपने ग्राफिक्स, अपने चार्ट, अपने फोटोज़, वो सारे स्टोर कर देते हो एक ही जगह ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर। और ब्रांड टेम्पलेट के अंदर आप प्री डिफाइंड टेम्पलेट बना के रखते हैं कि वो आपको बार बार अगर यूज़ करने हैं तो बार बार ढूंढने या बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सेट टेम्पलेट आप किसी प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं, किसी कैंपेन के लिए कर रहे हैं, किसी पीरियड के लिए कर रहे हैं, तो वो आपका बेस टेम्पलेट आप बना कर रख सकते हैं ताकि आपको बार बार वही काम रिपीटेड ना करना पड़े। ब्रांड कंट्रोल्स के अंदर आप उसकी ब्रांड कलर्स और ब्रांड फॉन्ट को स्पेसिफाई करेंगे कि वही यूज़ होगा, उसके अलावा कोई फॉन्ट यूज़ नहीं होगा। कोई अगर उसके अलावा कोई फॉन्ट यूज़ करता है और सेव करता है तो उसमें एरर दिखा देगा। सेम पब्लिश से पहले उसका अप्रूव होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये होगा ब्रांडिंग पार्ट। आई होप इट वाज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है अपने ब्रांड को मैनेज करने के लिए और क्लाइंट के ब्रांड को मैनेज करने के लिए। तो नेक्स्ट लेसन जो है हमारा अब वो है कैनवा शीट्स के बारे में। तो लेट्स गेट बैक टू कैनवा। कैनवा शीट्स एक न्यू फीचर है कैनवा की, जो अभी अप्रैल 2025 में 10 अप्रैल को जो अपडेट आया उसके अंदर एडिशन है, और कैनवा इसके बारे में बहुत एक्साइटेड है। क्यों ना हो, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। बहुत इंटरैक्टिव शीट्स कैनवा ने बनाई हैं। इसको ऐसा एक्सेल ही लीजिए, लेकिन थोड़ा सा इंटरैक्टिव है, थोड़ा सा विजुअली अपीलिंग है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं है अभी भी जितना एक्सेल है या फिर गूगल शीट्स है। ठीक है, थोड़ी सी इसके बारे में समझते हैं। आपको होम पेज के ऊपर ही गूगल शीट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप गूगल शीट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक एक्सेल टाइप शीट खुल जाती है और लेफ्ट साइड में कुछ टेम्पलेट्स खुल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डेटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, एक्सेल से कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। तो एज अ नॉर्मल एक्सेल शीट, एक्सेल स्प्रेडशीट आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप अपनी टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो फॉर्मूलाज होते हैं, गूगल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या होता है, हम बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज़ करना चाहते हैं लेकिन हमें वो फॉर्मूला याद नहीं होते, तो हम गूगल करते हैं, ChatGPT करते हैं। कैनवा ने वो फीचर आपको कैनवा के अंदर ही दे दी है कि आप फॉर्मूलाज को एज इंग्लिश में पूछ सकते हैं, वो आपको फॉर्मूला में जवाब दे देगा। लेट्स से कि व्हाट इज द formula to remove the last digit in a number or a word. Let's see. तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो ये चीज़ माइक्रोसॉफ्ट शीट एक्सेल के अंदर पॉसिबल नहीं है, गूगल शीट के अंदर पॉसिबल नहीं है।
वहाँ पर आपको सजेस्ट तो कर देगा, लेकिन आपको अगर स्टार्टिंग ही नहीं पता है कि मुझे इज इक्वल टू करके लेफ्ट करके डालना है, तो मैं शुरुआत कैसे करूँगा। आप शुरू करते हैं एक्सेल के अंदर या गूगल शीट के अंदर, तो आपको सजेशन तो वो दे देगा, लेकिन सजेशन के लिए मुझे कुछ तो बेसिक आना चाहिए ना। मुझे कुछ भी बेसिक नहीं आता फॉर्मूला का, तो मैं किससे पूछूंगा? मैं गूगल से पूछूंगा। गूगल में मुझे वो ढूंढने पड़ेंगे 8-10 पेज, जाके मुझको फॉर्मूला मिलेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ कैनवा आपको वो लिबर्टी देता है कि आप पूछिए आपको किस तरह का फॉर्मूला बनाना है, और हम समझकर उसका फॉर्मूला आपको दे देंगे, जो आप डायरेक्टली इसमें कैनवा शीट में यूज़ कर लीजिए, या फिर हम कॉपी करके वो एक्सेल या गूगल शीट में भी ले जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी फीचर है, बहुत फ़ायदा हुआ इससे लोगों को जो एक्सेल पे काम करना चाहते हैं, शीट पे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको फॉर्मूलाज नहीं पता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेकंड बेनिफिट जो है गूगल शीट का, कि हम इसके चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिकल चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, इनसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। हमें उसके लिए यहाँ पर डेटा थोड़ा सा इंटीग्रेट करना हो पड़ेगा। लेट्स से मैं यहाँ पर डालता हूँ टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अब इसके लिए जनरेट टेबल पे मैं जाऊँगा और मैं कहता हूँ राइट 10 सोशल मीडिया मोटिवेशनल कोट्स on the benefits of waking up early at 4 a.m. ठीक है, ये कोटेशंस मैंने बना दी, मैंने ये इंसर्ट कर ली। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है एक्सेल के अंदर या गूगल शीट के अंदर। अब मैं यहाँ पर टाइटल भी बना लेता हूँ। लेट्स से ठीक है, ये एग्जाम्पल है आप किस तरह से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं क्विकली। अब ये मैंने यहाँ पर हमारा टाइटल आ गया और यहाँ पर हमारा कोटेशन आ गया। ओके, अभी हमें इससे ये तो चीज़ें हो गई नॉर्मल कंटेंट क्रिएट करने की। अब ये ठीक है, इससे चार्ट नहीं बनेगा, लेकिन चार्ट हमारे अगर हमारे शीट के अंदर कुछ नंबर्स हैं, कुछ कैलकुलेशन हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, हमें उसके चार्ट बनाने हैं, तो वो हमें सिंपली यहाँ पर सेल सिलेक्ट करने हैं और हमें उसके मैजिक चार्ट्स बना देना है। मैजिक चार्ट क्या होंगे कि यहाँ पर आपके पाई चार्ट होंगे, डिफरेंट तरह के ट्री मैप होंगे, डिफरेंट स्टाइल के आपको चार्ट मिल जाएंगे जो आप प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हो। जैसे ये आया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसमें सेव हो गया। ओके, तो ये तो डेटा को यूज़ करने को, डेटा को विजुलाइज करने के काम आएगा। हम अभी यहाँ पे कुछ और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कंटेंट क्रिएट किया पहले मैजिक राइट की मदद से, हमारे पास टाइटल आ गया और कोटेशन आ गई। अब हम चाहते हैं कि इनकी बल्क क्रिएशन हो जाए, बल्क वीडियोस बन जाए या पोस्ट बन जाए, जिसको हम अब बाइट वीडियोस कहते हैं। जो आप देखते हैं ना, मोटिवेशन कोट आपको सोशल मीडिया पर बहुत दिखते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत आते हैं। तो वो एक बल्क क्रिएशन के लिए तो ये मैंने खाली 10 ही यूज़ करा है, आप ये 50-100 भी बना सकते हैं एक साथ। उसको बनाने के लिए आपको हमारे पास कंटेंट आ गया, हम इस कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं और एक्शंस के अंदर जाकर हमारे पास ऑप्शन है बल्क क्रिएट का। हमने बल्क क्रिएट को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से ये डेटा डिफाइन हो गया, सारे सेल डिफाइन हो गए। हम करते हैं इसको कंटिन्यू। अब यहाँ से हमें एक टेम्पलेट यूज़ करना पड़ेगा, जिस टेम्पलेट पर ये डेटा डायनेमिकली ऐड होगा। अब उस टेम्पलेट के ऊपर इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम 2 टेक्स्ट फील्ड पहले से होनी चाहिए, जिसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे डेटा से। तो हम देखते हैं हमारे पास
इसको फिलहाल यूज़ कर लेते हैं आइडिया के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो पहले हम जो बेकार हैं थोड़ा सा स्क्रीनिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आएगा टाइटल और यहाँ आएगा कोट। साइज थोड़ा सा इसका छोटा कर देते हैं, ये बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। ओके, अब हम इसको करते हैं कनेक्ट। तो टाइटल पे जो हम क्लिक करेंगे ऊपर यहाँ आपको मिलेगा कनेक्ट डेटा। कनेक्ट डेटा पे हम क्लिक करेंगे तो हमें पता है कि ये हमारा टाइटल है और ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, कोड है। ठीक है, दैट्स इट। हमने मैप कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। ये पर्पल हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है आप कनेक्ट करने के लिए। और ये हमारा क्रिएट डिज़ाइन एक्टिव हो गया। हम इसको नेक्स्ट करते हैं और यहाँ कैनवा अपना मैजिक दिखाएगा, इन उस टेम्पलेट के ऊपर इन सबको पेस्ट करेगा और एक नई पोस्ट बना के दे देगा। हम यहाँ से भी उसको व्यू कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे जाके सेव हो गए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। हम प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर एक नया फोल्डर हमको मिल जाना चाहिए, बल्क क्रिएटेड। ये हमारे पास यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर हमको देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये टाइटल आ गया और यहाँ पर हमारा वो कोटेशन आ गया। ये बहुत सिंपल से एग्जांपल है, इसको बहुत अच्छा सा भी आप टेम्पलेट बनाकर उसके ऊपर कोटेशन, उसके ऊपर उसके अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं। तो अभी दूसरा जाके देखें तो यहाँ सब फिर ऐसे ही अलग अलग टेक्स्ट के साथ यहाँ पर आपको आपके जो डिज़ाइन है वो मिल जाएंगे। इनको आप सिंपली एक्सपोर्ट करिए और यूज़ कर लीजिए। तो बल्क क्रिएशन के अंदर भी कैनवा शीट काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पर हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर अगर एक सेल के अंदर हम इमेज ऐड कर लें और इमेज को भी हम कनेक्ट कर दें डेटा से, तो आपकी इमेज, आपके जो भी आपको यूज़ करना है डायनेमिकली, आप 1 2 3 4 5 जितने भी डेटा मैप करना चाहें, कनेक्ट करना चाहें, एक टेम्पलेट के अंदर कर सकते हैं और फिर बल्क क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियोस के लिए भी हो सकता है, ये ग्राफिकल पोस्ट के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नई फीचर भी है, तो मैं खुद अभी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ इसके अंदर, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था। इसको फिर डिटेल में भी हम सीखेंगे। आने वाले टाइम में मैं इसका वीडियो एक और बनाऊंगा जिसमें कितना अच्छे से हम गूगल कैनवा शीट को हम यूज़ कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए, उसके बेनिफिट्स और एडवांटेज मैं कवर करूँगा। ओके, तो सोशल कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया के अंदर हमने अभी तक जो सीखा है, आई होप कि आपको अब आइडिया हो गया होगा कि कैनवा के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और आप उसको किस तरह से और कहाँ से यूज़ कर सकते हो। कैनवा जैसे मैंने पहले ही बताया एक टूल है और आपको उस टूल को मास्टर करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे कैनवा के साथ, आप उतने फेमिलियर हो जाएंगे उसकी फीचर्स के साथ। और जब आप फेमिलियर हो जाते हो तो आपको पता होता है कि यहाँ पर मैं इस क्रिएटिव के अंदर ये इफेक्ट यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ये पिक कर सकता हूँ, वहाँ से मैं वो पिक कर सकता हूँ। तो ये सारी बातें जब भी आपको आइडिया होगा जब आप वेरी यूज्ड टू हो जाएंगे कैनवा पूरे टूल के बारे में, पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में। तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेआउट को, थोड़ा सा इंटरफेस को, थोड़ा सा उसके फीचर्स और जो सेगमेंट्स हैं उसको सबको बहुत अच्छे से समझना होगा। जब आप क्रिएटिव बनाना शुरू करेंगे फिर आपके दिमाग में होगा कि मुझे ये चीज़ यहाँ से लेनी, ये चीज़ वहाँ से आ सकती है, वो चीज़ वहाँ से आ सकती है। और फिर शुरू में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते रहेंगे, जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते रहेंगे, जैसे जैसे नए क्रिएटिव बनाते जाएंगे, आपका हाथ भी तेज़ हो जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती चली जाएगी। और थोड़ा सा टाइम तो लगता है। देखिए, टाइम, आप एक टूल मास्टर कर रहे हैं
और जब आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, यू विल थैंक योर सेल्फ, आप अपना खुद का शुक्रिया बोलेंगे इस पर काम करने के लिए, क्योंकि आप घंटों का काम मिनटों पे कर रहे होंगे। यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ फ्रीलांसर, आपको अच्छी जॉब प्रमोशन हो सकता है, मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत काम की चीज़ है। ओके, तो अभी तक जो हमने सीखा है, अब हम कुछ क्रिएटिव बनाएंगे, हम उसके बारे में सीखेंगे कि उन फीचर्स को हम अपने क्रिएटिव में कैसे यूज़ करेंगे। हम अलग अलग बहुत सारे क्रिएटिव बनाएंगे, पोस्ट बनाएंगे, टेम्पलेट्स बनाएंगे, और उससे थोड़ा सा हमारी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। ओके, तो इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। कैनवा पर चलते हैं सबसे पहले। ओके, अब आ गए हमारे कैनवा के ऊपर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक प्रोफाइल पिक्चर। ओके, या फिर हम एक फ़ोटो को पहले एडिट करना सीखते हैं, फ़ोटो की फीचर देखते हैं। जैसे हमारे खुद के फ़ोटोज़ होंगे, हमारे मोबाइल के अंदर फ़ोटो होंगे, हमारे कंप्यूटर के अंदर फ़ोटोज़ होंगे हम अपने फ़ोटोज़ को पहले एडिट करना सीखते हैं। ओके, अब फ़ोटो किसी भी साइज़ का होता है। मैं यहाँ पर ऐसे एक स्क्वायर ले लेता हूँ, या फिर 4x5 ले लेता हूँ। ये ब्लैंक कैनवस हमारे पास आ गया, लेफ्ट साइड के अंदर हमारे टेम्पलेट्स बन गए। अब यहाँ से अगर मेरा खुद का फ़ोटो है तो मैं अपलोड सेक्शन में जाके उस फ़ोटो को अपलोड कर दूंगा, या फिर मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, वो भी एक तरीका है। या फिर मैं एलिमेंट्स में जाकर एलिमेंट्स में अभी एग्जाम्पल के लिए, सीखने के लिए हम कोई भी पिक्चर एलिमेंट सेक्शन से उठा लेते हैं। तो कुछ भी सर्च कर लेते हैं। लेट्स से मैं कुछ रियलिस्टिक सा लेता हूँ, अगर इसमें कुछ मिल जाता है रियलिस्टिक। या फिर कैंडिड ले लेते हैं। ठीक है, अब ये फ़ोटो हम यहाँ से लेते हैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे स्टॉक फ़ोटो नहीं है। ओके, ये हमारे पास फ़ोटो यहाँ पर हमारा ऐसे आ गया। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने बताया कि हर एलिमेंट का अपना एक एडिटर बार है। इमेज पे जब हमने क्लिक किया तो हमारे यहाँ पर इमेज एडिटिंग बार खुल गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे या तो हम इस पर कुछ कमेंट डाल सकते हैं अपना, क्योंकि इस टीम के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ कमेंट डाल सकते हैं। वो कमेंट जब कोई दूसरा इस पर काम करेगा तो वो देख लेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको डिलीट कर दीजिए। फिर एडिट के अंदर सारी एडिटिंग टूल आएंगे हमारे, जो भी हम देखेंगे। बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है, वो बटन अब सामने या एडिटर टूल में मिल जाता है। इसका कलर्स को चेंज करना है तो कलर्स यहाँ से चेंज हो जाएंगे, ये तो पूरे कैनवस के कलर चेंज कर देगा। क्रॉप करना है, फ्लिप करना है, ट्रांसपेरेंसी उसकी एडजस्ट करनी है, या फिर उसको एनिमेट करना है, या फिर उसकी पोजीशन एडजस्ट करनी है। तो फिलहाल हमें अपना फ़ोटो एडिट करना है, तो हम एडिट में जाकर यहाँ पर सारे ये इमेज एडिटिंग टूल खुल जाएंगे, इमेज ग्राफिक एडिट टूल खुल जाएंगे। टॉप पर मैजिक स्टूडियो है। अगर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है, हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है, हमें बैकग्राउंड जनरेट करना है, किसी आइटम को किसी एलिमेंट को हटाना है, या फिर ग्रैब करना है, टेक्स्ट हटाना है, ये सारे हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको में सिर्फ फ़िल्टर्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ कुछ रेडीमेड फ़िल्टर्स आपको मिल जाते हैं, तो आप सारे टेस्ट करके देख लिए, जो आपको उस वक्त अच्छा लग रहा होगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप एक टूल हर इमेज के ऊपर यूज़ करते हैं। हर इमेज का एक अपना एक मूड होता है, अपना एक स्टाइल होता है। तो कभी कोई फ़िल्टर एक इमेज पर अच्छा लगेगा, शायद दूसरे पे अच्छा ना लगे। तो जैसे मैंने अभी फॉर एग्जांपल ये सैंडी सेलेक्ट किया है, ये थोड़ा सा मुझको ज़्यादा लग रहा है अगर, तो मैं यहाँ से इंटेंसिटी उसकी एडजस्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा मुझे, ये ओरिजिनल है, और ये थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा दूँ तो थोड़ा सा ही वार्म सा इमेज बन जाता है। क्योंकि ये इमेज आउटडोर है, ये कोई बोटिंग कर रहा है, सनलाइट होगी, तो ये वाइटिश थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा सा मैं इसको वार्म कर दूंगा, थोड़ा सा, क्योंकि सनलाइट है तो मैं थोड़ा सा इसको वार्म कर दूंगा, तो ये थोड़ा सा और रियलिस्टिक बन जाता है। फिर अगर मुझे इसके अंदर डुअल टोन ऐड करने, या फिर मुझको फोकस ऐड करना है, तो ऑटो फोकस के अंदर
मैं जब ऑटो फोकस सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी इमेज के अंदर ये मेरे कैरेक्टर को, मेरे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके उसको बैकग्राउंड से रिमूव करके वो बैकग्राउंड को ब्लर आउट कर देता है। यही हमारा मकसद था ऑटो फोकस के अंदर, जो एक क्लिक के ऊपर कर देता है। फिर हमारा यहाँ से फिर हम कुछ एडजस्ट भी कर सकते हैं, इंटेंसिटी भी, ब्लर ये अभी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ब्लर कर सकते हैं। देखिए इमेज के लिए एक टिप ये है कि बस सटल चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर ड्रास्टिक आप चेंज करेंगे तो वो रियलिस्टिक लगता नहीं है। तो जो भी आप इफ़ेक्ट डालें, जो भी आप कलर करेक्शन करें, जो भी आप इफ़ेक्ट्स डालें, वो थोड़े से सटल से होने चाहिए। बस हल्का सा चेंजेस, हल्के हल्के चेंजेस करेंगे तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है कंपैरेटिवली कि आपने बहुत ज़्यादा उसको वाइब्रेंट कर दिया, बहुत ज़्यादा कलर ब्राइट कर दिए, वो इतना रियलिस्टिक नहीं लगता है। तो इमेज के लिए अनलेस कि हम कुछ ऐड बना रहे हैं जिसके अंदर हम चाहते हैं फोकस डालना कलर्स के ऊपर, ब्राइटनेस के ऊपर, नॉर्मली अगर आप अपनी इमेज या फिर किसी ह्यूमन की इमेज को आप मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसमें सटल चेंजेस करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड आप उसके अंदर चेंजेस कर दें। तो यहाँ पर हल्का सा ब्लर डालेंगे। देखिए इस ब्लर के अंदर ये एकदम इंटेंस कर दिया है कि वो बिल्कुल पीछे का कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, वो रियलिस्टिक नहीं होता। किसी भी कैमरा के अंदर, किसी भी आई व्यू के अंदर वो रियलिस्टिक नहीं होता। तो ये नॉर्मल है। हल्का सा ब्लर हम इसमें डालेंगे और फोकस एरिया ये है हमारा, हल्का सा हम इसको, ये तो ठीक है फोकस एरिया, ठीक है। तो ये हमारा ऑटो फोकस हो गया। अब फिर दोबारा जाकर देखते हैं, यहाँ पे कुछ और हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फ़ोटो रीटच कर सकते हैं हम। अगर थोड़ा सा हमारा ब्लरी इमेज है, ये तो नहीं है, ये तो देखिए बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगर थोड़ा सा हमारा ब्लरी इमेज है तो हम उसको यहाँ से फोकस कर सकते हैं। मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए जब हम क्लिक करते हैं तो वो हमारे फेस डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। फेस डिटेक्ट करने के बाद ये देखिए, ये है ओरिजिनल, ये है स्मूथ स्किन को वो आइडेंटिफाई कर रहा है। जूम करके थोड़ा सा आपको बिफोर आफ्टर का इफेक्ट दिखाता है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। ठीक है, ये थोड़ा सा दोबारा एडजस्ट करना पड़ेगा, बिगड़ गया था। ठीक है, तो ये क्योंकि पहले से ही हाई डेफिनेशन था तो हमें इतना डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अगर आपकी कोई इमेज क्लियर नहीं है तो आप उसके अंदर फोटो और रीटच वाली एक ये इफेक्ट लगाइए, फोटो रीटच वाला इफेक्ट लगाइए, तो वो आपकी इमेज बहुत क्लियर हो जाती है। ठीक है, और तो यहाँ पर हमारा भी कोई इफेक्ट नहीं है जो हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, आपको थोड़े थोड़े ही चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ये इमेज छोटी थी आपकी, आपको इसको बड़ा करना है। ठीक है, आप बड़े करने में भी ये डिपेंड करता है कितनी बड़ी ये हो सकती है, कि ये इंटू 4 हो सकती है। तो इंटू 4 करने में भी इसकी जो क्लैरिटी है वो बढ़ जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अपस्केल, तो ये अगर फॉर एग्जांपल 1080 बाई 1080 की थी, हम इसको डबल कर देंगे तो 1920 बाई 1920 हो जाएगी। और ये जब एक्सपैंड करता है इमेज को तो पिक्सल्स भी बढ़ा देता है, इमेज के अंदर पिक्सल्स बढ़ा देता है, क्वालिटी बढ़ा। तो जब ये एक्सपैंड करता है इमेज को तो उसके पिक्सल्स भी बढ़ा देता है, उसकी क्वालिटी भी बढ़ा देता है। यहाँ हमें एग्जाम्पल भी दिखता है। ये देखिए, ये बिफोर, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगी पहले से, क्योंकि एक छोटी इमेज है और एक बड़ी इमेज है। आप एक पोस्टर देख रहे हैं बहुत बड़ा क्वालिटी वाला और एक छोटा सा फोटो देख रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क तो होगा। ये देखिए अब, और ये क्वालिटी इसकी और अच्छी हो गई है, स्मूथ और स्किन हो गई है। ये है इसका बिफोर और ये है इसका आफ्टर। ये बिफोर, ये आफ्टर, है ना। स्किन और ज़्यादा स्मूथ हो गई है और क्लैरिटी बढ़ गई है। ठीक है, तो फोटो एडिटिंग के अंदर इतना ही। होपफुली आप इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे, अपनी इमेज डाल के ये सारे जो टूल्स हैं उस पर टेस्ट आउट कीजिए। और एक एडवाइस और है कि आप उसको नोट करते जाइए कि आपने इस इमेज के अंदर क्या क्या किया, क्योंकि जब आप
किसी इमेज पर या क्रिएटिव पर काम कर रहे हैं और साथ साथ में अगर लिख भी रहे हैं तो फिर आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब जो चीज़ आपको 2 दिन में सीखनी थी, ऐसे आप 1 घंटे में सीख सकते हैं कि आप सारी चीज़ें जो कर रहे हैं वो लिख भी रहे हैं। आपकी मसल मेमोरी क्रिएट हो जाती है जो आप हाथ से उसको लिखते भी हैं और आप उस पर काम भी कर रहे हैं। तो आप अगर नोट्स बनाएंगे कि आपने इसमें क्या किया, तो आपकी एक मसल मेमोरी भी क्रिएट हो जाएगी जो आपको चीज़ें याद रखने में हेल्प करेगी। ओके, तो कोई भी अपनी इमेज लीजिए या फिर कोई भी टेस्टिंग इमेज लीजिए, किसी भी सेलिब्रिटी की इमेज लीजिए, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए और ओवरडू मत कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि सटल इमेज चेंजेस बेस्ट काम करते हैं। फिर हमें कुछ अगर कलर करेक्शन भी करने हैं तो एडजस्ट के अंदर जाके हमारे पास सारे यहाँ जैसे मैंने बताया था ऑप्शंस हैं। किसी स्पेशल कलर को एडजस्ट करना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके भी उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे खाली टी शर्ट ही इसकी ब्राइट हो रही है तो अक्सर ऐसी ज़रूरत पड़ जाएगी और ये बहुत अच्छी फीचर है। आप इस सेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं अपने इमेजेस को बेटर करने के लिए। ओके, तो ये हुआ इमेज का। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अब प्रोफाइल पिक्चर हम बनाते हैं। तो प्रोफाइल पिक्चर जो भी आपको बनाना हो उसको यहाँ पर पहले सर्च कर लीजिए, क्योंकि आपको वो टेम्पलेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा कैनवा के अंदर। तो आपको स्क्रैच से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर भी पहले से आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी और इंस्पिरेशन ही आपको चाहिए। ओके, तो प्रोफाइल पिक्चर हम सर्च कर लेते हैं। अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर बनानी है आपको, ये कौन सी पिक्चर बनानी है वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता है, क्योंकि ये इसलिए है कि हर प्लेटफॉर्म के हर पोस्ट के स्टाइल के अंदर भी उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे रील्स के कुछ अलग रूल्स हैं, रील्स किस तरह की हिट होती है, रील्स किस तरह की वायरल होती हैं कंपेयर टू व्हाट्सएप स्टेटस। देखिए एस्पेक्ट रेशियो तो दोनों का सेम ही है, 1080 बाय 1920, 9:16 का रेशियो दोनों का सेम है, लेकिन जो पर्सनालिटी रील्स की होती है वो व्हाट्सएप स्टेटस की नहीं होती, समझ रहे हैं। तो व्हाट्सएप स्टेटस का जो पोस्ट मिलेंगे आपको क्रिएटिव मिलेंगी वो एक अलग फील एंड लुक वाली होंगी कंपेयर टू रील्स जो होंगी। रील्स थोड़ी सी हैपनिंग होगी, उसमें एनिमेशन होगा, इफेक्ट्स होंगे, थोड़ी सी फास्ट होगी कंपेयर टू व्हाट्सएप स्टेटस जहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम स्टिल इमेजेस ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो कुछ भी आपको सर्च करना हो एग्जैक्टली वही सर्च करिए जो आप बनाना चाह रहे हैं और उसी के हिसाब से टेम्पलेट आपको चूज करना है। तो यहाँ पर जो हमने प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट किया तो यहाँ इंस्टाग्राम की अलग प्रोफाइल पिक्चर है। एक साइज़ का भी मैटर करता है कि इन सब के साइज़ भी अलग होते हैं और सबकी पर्सनैलिटी भी अलग होती है। लिंक्डइन के ऊपर थोड़ा प्रोफेशनल वाली प्रोफाइल जाएगी और इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़ी सी एनर्जेटिक प्रोफाइल जाएगी। ओके, तो हम साइज़ तो सबका सेम ही रहेगा। सब स्क्वायर में देखिए, ये 320 बाय 320 है, ये 2048 बाय 2048 है, दोनों स्क्वायर ही। ये 800 बाय 800 ये भी स्क्वायर ही है, लेकिन सबके स्टाइल चेंज हो जाएंगे। सब प्रोफाइल पिक्चर्स आपको स्क्वायर ही मिलेंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं 320 बाय 320 इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर का, और लेफ्ट साइड में हमें इंस्टाग्राम के ये टेम्पलेट रेडीमेड मिल जाते हैं, है ना। कितना आसान हो जाएगा ये प्रोफाइल पिक्चर बनाने के लिए। अब इसमें से हमें सिर्फ वो सिलेक्ट करना है जो हमें अच्छी लग रही है, ठीक है, जो आपकी अटेंशन ग्रैब इस टाइम कर रही है। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो दूसरों की अटेंशन भी ग्रैब करेगी। तो जब आपको 10, 15, 100, 200, 300 के अंदर आपको एक चूज करना है, इसका मतलब वो आपको अच्छी लग रही है, इसीलिए आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो। ओके, तो यहां से अब इसमें से हमें खाली वो सिलेक्ट करनी है जो हमको अच्छी लग रही है। और इतने सारे चॉइसेस के अंदर, इतने सारे ऑप्शंस के अंदर अगर आपको कोई एक अच्छी लग रही है, इसका मतलब वो आपकी अटेंशन उस टाइम उसने ग्रैब करी। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपको इस वक्त इतने सारे ऑप्शंस में से कोई एक अच्छी लग रही है, तो जब आप ये प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे तो ये आपके व्यूअर्स की भी अटेंशन ग्रैब फॉर श्योर करेगा। ओके, तो यहाँ से अभी हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मुझे तो ये सारे अच्छे लगते हैं, कोई किस सिचुएशन के लिए, कोई किस सिचुएशन के लिए। कभी कोई वायरल होती, कभी कोई वायरल होती, कभी कोई शॉर्ट होता है, कभी कोई शॉर्ट होता है। आजकल जो ज़्यादा इन डिमांड है वो इस तरह के कटआउट्स वाली हैं कि जो सर्कल से थोड़ी सी बाहर निकल रही होती हैं, इस तरह से,
ये थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट देती हैं और इसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक है। ये लगती थोड़ी सी क्रिएटिव है लेकिन ये बहुत इजी है कैनवा में बनाना। तो इसको मैं पहले जैसे आपको दिखा देता हूँ आइडिया, ये इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से बस इस इमेज को हटा देना है और यहाँ पर आप अपना नाम डालिए, यहाँ कंपनी नेम डालिए, और अपनी इमेज यहाँ लगा दीजिए। तो हम तो अभी एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं इमेज, ओके डॉक्टर साहब को ले लेते हैं। तो पहले हमें इसका जैसे हमने यहाँ लिया, डॉक्टर साहब को पहले यहाँ लिया और फिर हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है पहले। तो 1 क्लिक ऑफ अ बटन, 2 सेकेंड्स आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। और ये बार बार इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अक्सर आपका वो क्योंकि इसमें स्नैपिंग लगी होती है वो फौरन पकड़ लेता है। जैसे ही उस फ्रेमिंग एरिया में कोई जाएगा तो एकदम स्नैप करता है इमेज को और ड्रैग कर लेता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम कर्सर का यूज़ करते हैं, कीबोर्ड कर्सर का, अप एंड डाउन एरो का। और थोड़ा सा अगर आपको फास्ट मूव करना है तो शिफ्ट दबाकर आप अप एंड डाउन एरो की को यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा जल्दी मूव होगा। देखिए ये हो रहा है नॉर्मल, सिर्फ मैं एरो अप एंड डाउन यूज़ कर रहा हूँ और ये मैं शिफ्ट लगा के कर रहा हूँ, तो ये फास्टर मूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसकी पोजीशन एडजस्ट करनी है। पोजीशन एडजस्ट करने का जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज। ओपन से वो पीछे जाता है, ये पीछे जा रहा है, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, और क्लोजिंग ब्रैकेट से वो फ्रंट में आएगा। तो हम इसको बैक लेके जाते हैं, जहाँ तक हमें ज़रूरत है यहाँ तक हमें इसको बैक लेके जाना है, ठीक है। अब ये फैसल खान थोड़ी लेडीज हो गई हैं, दैट इज़ ओके। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर प्रोफाइल पिक्चर्स। प्रोफाइल पिक्चर बनाना बहुत आसान है। बनाने के बाद भी अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही ना, तो इसको मत डुप्लीकेट करिए, एक नई कॉपी बनाइए और यहाँ से दोबारा डिज़ाइन में जाइए। अभी तो हम सर्च ही कर रहे हैं, यहाँ से कोई और ऑप्शन उठा लीजिए। जैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है, आपने ये लिया और यहाँ से इस कैरेक्टर को रिमूव किया, आपने अपनी इमेज यहाँ पर लगाई। पहले हम इसको यहाँ लाएंगे क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना। क्लिक बैकग्राउंड रिमूवर, फौरन उसने रिमूव कर दिया। थोड़े से एडजस्टमेंट्स, ये अच्छी नहीं लग रही तो हम ये ले लेते हैं, बैकग्राउंड रिमूव, थोड़ा सा एडजस्टमेंट। और एक और थोड़ी सी एक टिप देना चाहूँगा कि अगर इस सिचुएशन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने पहले बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, उसके बाद मैं उसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, उससे थोड़े से पिक्सल हमारे फट जाते हैं, मैंने देखा है। तो बेटर तरीका ये है कि पहले हम इमेज को यहाँ पर कॉल करें और उसका साइज़ हम पहले बढ़ा लें, क्योंकि अभी ये हाई क्वालिटी में है। जब हम इसका कटआउट कर लेते, बैकग्राउंड रिमूव कर देते, तो इमेज का साइज़ छोटा हो जाता है। तो जब छोटे इमेज को हम जब ड्रैग करके बड़ा करेंगे तो उसके पिक्सेलेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो पिक्सल फटने लगते हैं। लेकिन जब इमेज पहले से हाई क्वालिटी में है तो हम पहले उसको इमेज को बड़ा कर लेंगे, फिर उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, तो रिजल्ट्स बेटर आते हैं। ओके, तो अब ये हमारा यहाँ हम इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं इमेज को, और फिर हम इसकी पोजीशनिंग एडजस्ट करते हैं। अगेन शिफ्ट कंट्रोल दबाकर ओपन ब्रैकेट, और ये जहाँ जहाँ हमको लेके जाना है, ये बिल्कुल पीछे चला गया, यहाँ हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ये अब यहाँ पर ये ऐसे ठीक है। ठीक है, तो ये एक होगी हमारा और एग्जाम्पल प्रोफाइल पिक्चर का। होप दैट इज क्लियर। इसके बाद फिर हमें कुछ और चेंजेस भी करने हैं, वो भी हम कर सकते हैं। इमेज क्योंकि ये हमारी इमेज है, तो इमेज करेक्शन, जैसे हमने पिछली लेसन के अंदर इमेज करेक्ट करने के सारे तरीके देखे थे, कुछ तरीके देखे थे, तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रोफाइल पिक्चर बनाने का। नेक्स्ट बनाते हैं अब हम इंस्टाग्राम स्टोरी, है ना। तो इंस्टा
ग्राम स्टोरी ही मैं सर्च करूँगा। अब वो स्टोरी चाहिए या स्टोरी वीडियो चाहिए, उसके लिए भी अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पर स्टोरी यूज़ करते हैं। जैसे ही वो साइज़ आया, लेफ्ट साइड पे वो सारी स्टोरी टेम्पलेट्स हमारे लिए खुल गए। हम कोई भी इसमें जो हमें अच्छा लग रहा है हम उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अच्छा लग रहा है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो क्या था हमारा पहला रूल कि किसी भी टेम्पलेट को यूज़ करने से पहले हम उसके कलर चेंज करेंगे। ओके, तो ये टेम्पलेट क्योंकि स्टोरी है, ये काफ़ी जगह जाएगा, तो हम इसको इसके सबसे पहले कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो हम यहीं से कलर इसके चेंज कर दें, क्योंकि जब भी आप टेम्पलेट को इंपोर्ट करते हैं आपको यहाँ पर टेम्पलेट स्टाइल मिल जाएगा, जिसको आप शफल कर उसके कलर कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं। पहले यहाँ से करके देखते हैं कैसा लगता है। कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, तो आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको रोक सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका उसी टेम्पलेट के स्टाइल को चेंज करने का। लेकिन हमारा जो पर्पस रहना चाहिए वो होना चाहिए हमारे ब्रांड कलर्स को ही यूज़ करने का, या फिर जिस ब्रांड के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस ब्रांड के कलर्स को ही शफल करके यूज़ करने का। तो ये हमारे, हम ब्रांड में गए, ब्रांड में हमारे यहाँ कलर पैलेट पहले से है, हम इसको यहाँ से शफल करके देखते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट में हो गया, ये रेड के साथ हो गया, ये ऐसे हो गया। तो लेट्स से ये वाला मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जैसा हमने टेम्पलेट वहाँ से उठाया था वहाँ से डिफरेंट लुक आ गया पहले, ठीक है। फिर हम यहाँ से इस कैरेक्टर को चेंज कर देते हैं। लेट्स से फैशन गर्ल, यहाँ से हमने इमेज उठाई और ये फॉर एग्जाम्पल इमेज मुझे ठीक लगेगी, तो हम पहले उसको एक्सपैंड करेंगे और फिर उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और एडजस्ट करेंगे फिर टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब इसका टेक्स्ट हम यहाँ से यूज़ कर सकते, चेंज कर सकते हैं। ऐसे मुझे टेक्स्ट मेरे पास नहीं है, तो हमारे पास मैजिक राइट टूल है। मैजिक राइट टूल के अंदर कस्टम आ गया, क्रिएट 50% ऑफ discount offer on ladies suits। ठीक है। अब यहाँ पर क्रिएट होने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ऐसा ही कंटेंट और बड़ा कर दें, या फिर ये दिस बट, अब इसके अंदर भी हम इसको चेंज दिस बट मेक इट शॉर्टर एंड मोर कंपेलिंग, ठीक है। ये शॉर्ट हो गया। तो बहुत बड़ा टेक्स्ट किसी भी टेम्पलेट के ऊपर, किसी भी पोस्ट के ऊपर, किसी भी रील के ऊपर अच्छा नहीं लगता। 1-2 सेकंड के अंदर जो ग्रैब कर लिया अटेंशन उतना काफ़ी है। तो ये हमने यहाँ यूज़ करा, हमारे पास टेक्स्ट आ गया है। अब टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत छोटा है, और इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। ऐसे हो गया। यहाँ से इसको हटा के हम लगाएंगे अपना लोगो, क्योंकि ये रेड है, इसके ऊपर वाइट का जो लोगो है हमारे ऊपर, हमारे पास वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अलाइनमेंट हमने सेंटर कर दिया। इसका भी अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं, इसका भी चेक कर लेते हैं, सारे सेंटर लाइंड हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक रील बना सकते हैं। होप दैट इज क्लियर। एक और एग्जांपल अगर देख लें हम यहाँ पर, तो जैसे हमने ये लिया, और सबसे पहला क्या है हमारा एक्शन, इसे कलर चेंज करने का। तो कलर्स हमने यहाँ से चेंज करे, क्योंकि इसके पीछे इमेज है और यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं है जिनके कलर चेंज हो सके, इसलिए कलर्स आपको चेंज ज़्यादा होते हुए नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ टेक्स्ट और बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि ये सारी पीछे एक इमेज है। तो हम उसको, इमेज को अगर हटा दें, अब अगर हम चेक करें तो देखिए आपके कलर इसके चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमने यूज़ करा, मान लीजिए ब्लैक हम यूज़ करते हैं, और यहाँ से फिर हम कोई इमेज लेकर आते हैं। ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है, ये हमने उसका एक्सपैंड किया और बैकग्राउंड रिमूव कर दिया।
यहाँ से हम करते हैं इसकी पोजीशनिंग और टेक्स्ट की थोड़ी सी पोजीशनिंग ठीक। जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। इस तरह से आप अपने टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्विकली 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। अपने काम के लिए आप दिन में आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर निकालिए क्रिएटिव बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके काम के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, क्लाइंट के लिए। तो कैनवा को ये मत समझिए कैनवा एक जादू की छड़ी है, बनाया और फटाक से इधर से गन में डाला तो उससे जूस निकल गया। तो थोड़ी सी आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी नहीं हो जाए इसलिए, क्योंकि हमें काफ़ी क्रिएटिव कवर करना है, इसलिए मैं क्विकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह आप क्रिएटिव बनाएंगे। ओके, लेकिन आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अगर आपको क्रिएटिव चीज़ें बनानी हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा रील के बारे में। अब नेक्स्ट बनाते हैं हम इंस्टाग्राम पोस्ट। इंस्टाग्राम वही रहेगा, इंस्टाग्राम पोस्ट। अब वो पूछ रहा 4:5 बनानी है, स्क्वायर बनानी है। लेट्स से स्क्वायर बनानी है। अगेन सेम प्रोसेस है। आपने पहले उसका लेआउट सेलेक्ट किया, उसका एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट किया, लेफ्ट साइड में आपको टेम्पलेट के ऑप्शन मिल गए, उसमें से जो आपको अच्छा लगेगा सिचुएशन के हिसाब से आप उसमें से यूज़ कर लीजिए। अगर आपको इन सजेस्टेड में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से सर्च कर लीजिए। ओके, लेट्स से यहाँ से सर्च कर लेता हूँ तो मुझे रेलेवेंट पोस्ट यहाँ मिल जाएंगी, रेलेवेंट टेम्पलेट यहाँ पर मिल जाएंगे, और ये हर चीज़ के लिए मिल जाएंगे। आप मैं आपको सिर्फ सर्च करके थोड़ा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ किस तरह से आप सर्च करेंगे। सर्च करना भी आपको आना चाहिए। इसमें से हमें जो अच्छा लगा हमने उसको यूज़ कर लिया। हमने यहाँ से उसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करा, नहीं तो हम ब्रांड में गए, हमने यहाँ पे अपने ब्रांड कलर्स यूज़ करे, चेंज करे। जो अच्छा लगा हमने उसको यूज़ कर लिया। टेक्स्ट चेंज करा, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करा, हमने कुछ इमेजेस चेंज करी, हमने कुछ एलिमेंट्स ऐड किए और उसको यूनिक बना लिया। राइट, तो इस तरह से तरीका सबका सेम ही रहेगा, प्रोसेस सबका सेम ही है। मैं आपको कुछ अलग अलग एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ कि आप क्या क्या इसके अंदर बना सकते हैं। मैं सब कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब मेरे ख्याल से 100-150 आइटम है जो आप कैनवा में डिज़ाइन कर सकते हो। जो भी शेयरेबल है, जो भी प्रिंटेबल है, वो कैनवा के अंदर बन जाता है। एक चीज़ और सर्च कर लेते हैं, लेट्स से फेसबुक कवर। फेसबुक का जो पेज होता है उसका कवर। एक और अच्छी बात कैनवा के अंदर यह है कि आपको यहाँ पर अपडेटेड साइज मिल जाते हैं। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि ये सोशल प्लेटफॉर्म्स अपने इमेजेस के या फिर अपने पोस्ट के, अपने कवर पेज के या फिर अपने बैनर के साइज चेंज कर देते हैं, कि बहुत बार होता है, कोई नई बात नहीं है। तो हम किस साइज का क्रिएटिव बना रहे हैं वो भी मैटर करता है। कैनवा के साथ फ़ायदा ये है कि कैनवा के पास अपडेटेड साइज होते हैं। अब जैसे फेसबुक का कवर पेज है, मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं, यूट्यूब का। यूट्यूब बैनर, ठीक है। यूट्यूब बैनर का देखिए, यूट्यूब बैनर इतना बड़ा है लेकिन ये सारा डिस्प्ले नहीं होता है किसी भी चैनल के ऊपर। जो अपना चैनल अपना फेसबुक पर बनाते हैं तो ये पूरा एरिया कवर नहीं होता। लेकिन आप टेम्पलेट पे अगर नज़र डालें तो टेम्पलेट के अंदर आपको, मैं कोई सा भी एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, लेट्स से ये वाला देते हैं, ठीक है। अब ये अगर आप टीवी पर देख रहे हो, मतलब 50 इंच, 55 इंच, 40 इंच की, और टीवी के ऊपर अगर आप अपना चैनल देख रहे हो तो वहाँ पर ये पूरा एरिया नज़र आएगा। आप अगर डेस्कटॉप पर देख रहे हो तो आपको इतना ये पूरा बार ये वाला नज़र आएगा। लेकिन आप अगर मोबाइल पर देख रहे हो तो आपको इतना एरिया ही नज़र आएगा जितना ये टेक्स्ट के अंदर है। तो हमारा
मोस्ट रेलेवेंट एरिया जो होता है वो इतना ही होता है, ठीक है। लेकिन हम जब एक चैनल आर्ट बना रहे हैं, चैनल बैनर बना रहे हैं, तो हमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हमारा कौन सा एरिया दिखेगा, कौन सा एरिया नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, मुझे साइज़ का आइडिया नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा, और मैं अगर यहाँ रखूँगा, ऐसे रखूँगा, ठीक है, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मोबाइल के ऊपर व्यू ही नहीं होगा। ये सब ये यहाँ से इतना कट जाएगा, ये यहाँ से इतना कट जाएगा, तो मोबाइल के ऊपर ये अच्छा ही नहीं लगेगा, दिखेगा ही नहीं। तो इसका साइज का आपको आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे ये है ना, ये आपको ये साइज पता होना, ये भी पूरा नहीं दिखेगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन डेस्कटॉप के ऊपर ये आपको पूरा सर्कल दिखेगा, और मोबाइल के ऊपर ये सिर्फ इतना ही दिखेगा, ये दोनों तरफ से एरिया कट जाएगा। ये एग्जांपल देखें, ये भी कट जाएगा। तो ये एक और फायदा है कैनवा के अंदर कि आपको एग्जैक्ट साइज दिख जाते हैं, एग्जैक्ट साइज मिल जाते हैं अपने क्रिएटिव को बनाने के लिए, ठीक है। अब लिंक्डइन के अंदर ही अलग अलग साइज हैं। कैरोसेल का अलग स्टाइल होगा, जो कैरोसेल लिंक्डइन का है उसका साइज रहता है 1000 बाय 1300, या फिर 1000 बाय 1500, या फिर 1000 बाय 1350, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर होता है। लेकिन जो इंस्टाग्राम का कैरोसेल है उसका 1080 बाय 1080 रहता है, ठीक है। तो ये फ़र्क भी हमको पता होना चाहिए, और ये मुझे भी बहुत मुश्किल होती है याद रखने में हमेशा। तो ये आपको भी याद नहीं रहेंगे, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म है, इतने सारे इमेज साइजेस हैं। पिंटरेस्ट का अलग स्टाइल है, यूट्यूब का अलग स्टाइल है, कैनवा का अलग, इंस्टाग्राम फेसबुक का अलग स्टाइल है। तो सारे आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कैनवा उस बात में हेल्प करता है। तो आपको फ्रीली पीस ऑफ माइंड आपका रहता है जब आप क्रिएटिव बनाते हो कैनवा के ऊपर। तो चैनल आर्ट आपको बनानी है, अब यहाँ पर आके टेम्पलेट सेलेक्ट करिए, अगेन सेम स्टोरी है, आपने ब्रांड कलर चेंज करे और लोगो वगैरह लगाया, आपने क्रिएटिव बना लिया, ठीक है। और अब एक एग्जांपल देख लेते हैं पिंटरेस्ट का। पिंटरेस्ट के भी दो साइज हैं, 9:16 या फिर 2:3, ठीक है। 2:3 दिखा देता हूँ आपको, वो इस तरह का आपको साइज मिलेगा, और लेफ्ट साइड में आपको उसके टेम्पलेट मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सिलेक्ट सर्च करें इन्फोग्राफिक्स पिंटरेस्ट, इन्फोग्राफिक्स, वो निकालते हैं हम 9:16 रेशियो पे, ठीक है। यहाँ से हम सर्च करेंगे इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। इन्फोग्राफिक होता है कि जिस पोस्ट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स, ओके। तो उसमें ग्राफिक का यूज होगा, उसमें आप इमेजेस नहीं लगाएंगे, उसके अंदर कुछ प्रोसेस रहता है, स्टेप बाय स्टेप अगर कुछ गाइड होती है, कुछ प्रोजेक्ट डिटेल्स होंगी, कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड होंगी, तो वो ही इन्फोग्राफिक बनता है, ठीक है। तो इन्फोग्राफिक के अंदर इंफॉर्मेशन और ग्राफिक, तो ये दो का कॉम्बिनेशन है इन्फोग्राफिक्स। इसीलिए आपको ये जब आप देखोगे, इसमें खाली इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए होता है, और ये बहुत अच्छा एक क्रिएटिव है लिंक्डइन के लिए, पिंटरेस्ट के लिए, जहाँ पर लोग थोड़ा सा रीड करने के लिए, इंस्पिरेशन के लिए अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ अटेंशन स्पैन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप अगर पिंटरेस्ट के लिए क्रिएटिव बना रहे हैं या फिर लिंक्डइन के लिए क्रिएटिव बना रहे हैं, तो कंसीडर करिए इन्फोग्राफिक पोस्ट भी बनाने का, ठीक है। तो बात आई कैरोसेल की, तो एक कैरोसेल का एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब कैरोसेल दो मिलेंगे आपको, एक तो लिंक्डइन का मिलेगा, एक इंस्टाग्राम का मिलेगा। लिंक्डइन का पहले चेक कर लेते हैं, लिंक्डइन कैरोसेल। अब लिंक्डइन के एग्जांपल कितने सारे हैं यहाँ पे। लिंक्डइन बैकग्राउंड फोटो है, यहाँ पर लिंक्डइन पोस्ट है, लिंक्डइन आर्टिकल कवर, जब आप लिंक्डइन के अंदर आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, तो उसका भी एक कवर फोटो रहता है, उसका साइज अलग है। लिंक्डइन का वीडियो ऐड का साइज अलग है, लिंक्डइन की प्रोफाइल पिक्चर अलग है, और लिंक्डइन का सिंगल इमेज ऐड अलग साइज है, ऑलराइट। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैरोसेल।
ओके, तो अब कैरोसेल हमने सेलेक्ट किया, लेफ्ट साइड में हमारे पास कैरोसेल के टेम्पलेट आ गए। ये हमेशा मल्टीपल पेजेस के टेम्पलेट होंगे, इसमें एक नहीं होता। कैरोसेल के अंदर एक से ज़्यादा ही आपको मिलेंगे, मिनिमम 3 तो होते ही हैं, वरना कैरोसेल बनता ही नहीं है। तो 3, 5, 7, 10, 12, 15, 8, 10, कुछ इवन ऑड नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन वो 3 से ज़्यादा होंगे जब वो एक कैरोसेल की उसको मान्यता मिलती है। तो यहाँ पर आप जितने देखेंगे ये सब कोई आपको ये 3 का है, ये 7 का है, ये 6 पेजेस का है, ये 4 पेजेस का, तो ये अलग अलग आपको पेजेस के कैरोसेल मिल जाएंगे। जैसे हमने अगर ये सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये सारे ऑप्शन यहाँ दिखाता, पूछता है डू यू वांट टू अप्लाई ऑल 6, कहता हूँ यस। तो ये 6 के 6 पेजेस यहाँ पर इंपोर्ट हो गए। ओके, अब मैं सबके ऊपर कंटेंट चेंज कर दूंगा। अब मैं मान लीजिए मैं इस पेज के ऊपर हूँ और मैं अगर यहाँ पर एक कलर कॉम्बिनेशन चेंज करता हूँ तो वो नीचे मुझसे पूछता है अप्लाई टू ऑल पेजेस, क्योंकि अभी वो पुराने थीम पर ही है। मैं इसको अप्लाई टू ऑल पेजेस कर देता हूँ तो वो सबके कलर चेंज हो गए। तो मैं अगर इसको चेंज करता हूँ तो बाकी भी वो पूछेगा कि बाकी सबको अप्लाई करना है। इसमें पहले मैं ये रेड कर देता हूँ तो ये सबको रेड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें इसका कंटेंट चेंज करना है, इमेजेस चेंज करनी है और कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं, कुछ एलिमेंट्स हटाने हैं टू मेक इट यूनिक फॉर आवरसेल्फ, और एक्सपोर्ट कर देना है। लिंक्डइन के ऊपर कैरोसेल एक्सपोर्ट करने का और पोस्ट करने का थोड़ा प्रोसेस अलग है। अब यूट्यूब पर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ से आपको PDF एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और जब आप कैरोसेल अपलोड करेंगे लिंक्डइन के ऊपर तो आपको एज ए डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। डिटेल के लिए आप बहुत सारी वीडियोज़ में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे लिंक्डइन के कैरोसेल। एक देख लेते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन 16:9। जब हमने यहाँ पर उसको साइज बताया और हमारी इंटेंशन बताई, हम क्या बनाना चाह रहे हैं, उसी के हिसाब से कैनवा ने आपको टेम्पलेट सजेस्ट कर दिए। हाउ इजी इज दैट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो अच्छा लग रहा है हमने वो सिलेक्ट कर लेना। डिपेंड करता है हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक ऐप प्रमोशन के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, तो ऐप प्रमोशन से रिलेटेड जो टेम्पलेट कैनवा के पास होंगे वो यहाँ दिख जाएंगे। या फिर मार्केटिंग प्लान हम बना रहे हैं, उसके यहाँ पर हमको जितने टेम्पलेट होंगे दिख जाएंगे। तो कैनवा के पास हज़ारों टेम्पलेट हैं। आपको बेटर है कि एग्जैक्टली पहले वो सर्च करिए जो आप बना रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आपको बेस्ट इंस्पिरेशन मिलेगी। ठीक है, अभी मार्केटिंग प्लान ये हो गया। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टार्टअप आइडिया का मैं टेम्पलेट ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा। आप पिच डेक यहाँ मिल जाएंगे, स्टार्टअप। तो ये सारे स्टार्टअप के आइडियाज़ का आपको टेम्पलेट्स मिल गए। इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसको यूज़ करिए। यहाँ पे आने के बाद भी अगर आप कुछ इंडिविजुअल आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको वो इंपोर्ट करना चाहते हैं तो खाली वो भी कर सकते हैं, या फिर हम सारे अप्लाई कर सकते हैं। 10 सब यहाँ पर आ गए। प्रेजेंटेशन के अलग कुछ आपको कंट्रोल्स मिलेंगे, एडिटिंग टूल्स मिलते हैं। तो हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी यहाँ पर एक तो ड्यूरेशन आ गई कि क्योंकि जो अगर हम ऑटो प्ले कर रहे हैं प्रेजेंटेशन को, यहाँ से हम जब अगर ऑटो प्ले कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पहले से डिफाइन कर सकते हो कि इस स्लाइड के ऊपर वो 5 सेकंड रुके या फिर 15 सेकंड रुके। ठीक है, वो तो ऑटो प्ले के अंदर आ गया। तो लेकिन नॉर्मली तो आप मैनुअल ही पिच करते हो, यूज़ करते हो प्रेजेंटेशन को। उसके बाद ये आपके नीचे स्लाइड्स आ गए। अब स्लाइड के अंदर आप एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हो। आपने अगर इसको एनिमेट करना है, ये तो टेक्स्ट हो गया, आपको इस पेज को एनिमेट करना है तो एनिमेट क्लिक करिए, आपके यहाँ पे एनिमेशन के इफेक्ट सारे यहाँ पर आ गए। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ ट्रांजिशन के भी टेम्पलेट होते हैं, ट्रांजिशन के भी इफेक्ट होते हैं। तो उसके लिए हमें 2 स्लाइड्स के बीच में बस माउस रखना होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, या तो ऐड ट्रांजिशन या फिर ऐड अ पेज। इन दोनों के बीच में अगर हमें कोई पेज ऐड करना है तो हमें यहाँ पर ऐड पेज करना होगा, या फिर इन दोनों स्लाइड्स के बीच में हमें अगर ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास ट्रांजिशन यहाँ पे खुल जाएंगे इस तरह के। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ।
ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यूज़ करा तो फिर वो पूछेगा कि आपको स्लाइड्स लेफ्ट से राइट लानी है, राइट से कहाँ से लानी है। तो मैं कहता हूँ लेफ्ट से ही लानी है, ठीक है, ये ऐसे लानी है। ओके, फिर वो पूछता है कि क्या ये सारे स्लाइड्स के बीच में अप्लाई कर दिया है, चाहे अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस, हम कहते हैं येस, ठीक है। फिर ये तो हमने सारे अप्लाई कर दिए, अब सारे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, सारे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये वाला राइट टू लेफ्ट जाए और ये वाला अप जाए, ये वाला डाउन जाए, ये वाला क्रॉस आए, ये वाला भी टॉप क्रॉस आए ना। तो अब अगर हम इसको देखते हैं, हम लेट्स से प्रेजेंट करके देख लेते हैं। फुल स्क्रीन में प्रेजेंट किया, ये देखिए, ये तो लास्ट स्लाइड आ गया। ये लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट, ये राइट टू लेफ्ट, ये बॉटम टू टॉप, ये टॉप टू बॉटम, ये लेफ्ट टू राइट, ये क्रॉस और ये भी क्रॉस, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट हो गए। फिर आपको इसके अंदर कुछ नोट्स डालने हैं, आप नोट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको टाइमर यहाँ पर लगाना है, आप टाइमर लगा सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन फीचर्स बहुत अच्छी हैं कैनवा की। इसको आप एज अ वेबिनार भी प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटर व्यू भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑटो प्ले यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंटर व्यू जब आप यूज़ करेंगे या फिर प्रेजेंट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर अगर प्रेजेंट पे मैं इसको प्रेजेंट पर करता हूँ तो सॉरी प्रेजेंटर व्यू पर अगर मैं करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 स्क्रीन के अंदर ही चलेगा, ठीक है, वो आप नहीं देख पाओगे अभी। तो जैसे मैं इसको लाइव व्यू कराना चाहता हूँ अपने ऑडियंसेस के साथ, अपना वेबिनार देना चाहता हूँ, प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, तो मैं शेयरिंग पे जाता हूँ और लाइव प्रीव्यू लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। तो लाइव प्रीव्यू लिंक जब मैं क्रिएट करूँगा, क्रिएट पब्लिक व्यू लिंक, तो ये मुझे एक यूनिक लिंक इस प्रेजेंटेशन के लिए बना के दे देगा, ठीक है। अब इसको मैं आपको किसी ब्राउज़र में खोल के दिखाता हूँ। वो लिंक जो यूनिक की लिंक था, मैंने वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट करा। तो यहाँ पर ये एज अ ऑडियंस आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जब मैं वापस यहाँ जाता हूँ और ठीक है, लुक्स लाइक कि हम अभी सेम कंप्यूटर पे, इसलिए वो सर्च नहीं कर रहा है। वरना कहने का लाइव प्रीव्यू लिंक इज लाइव, तो यहाँ पर हमको दिख जाएगा कि कितने लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है, कितने विजिटर्स लाइव हैं, कितने विजिट हैं। और फिर यहाँ से आप डायरेक्टली पोल्स एंड क्विज भी यूज़ कर सकते हो, अपनी वेबसाइट भी शेयर कर सकते हो, काफ़ी कुछ है करने के लिए। देखिए अब वो अपडेट हो गया है, तो वो एक लिंक एक पब्लिक व्यू पर ऑडियंस है जो मैंने दूसरे क्रोम से यूज़ किया उस लिंक को, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाए कितने लोग देख रहे हैं। फिर साथ साथ में आप पोल्स एंड क्विज के रिस्पॉन्सेज भी यहाँ देख सकते हो। जब आप यहाँ से आप ये प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपने फ़ौरन यहाँ से गए, आपने यहाँ से एक क्विज बनाया, या फिर आपने ऑफकोर्स पहले से बना के रखा हुआ, इस टाइम तो आप नहीं बनाओगे, आपने बनाया हुआ वो, आपने इसका भी एक यूनिक लिंक है, आपने वो लिंक शेयर किया अपने ऑडियंस के साथ और आपने अपने जो रिस्पॉन्सेज है वो रिकॉर्ड कर लिए। थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग लगा होगा अभी आपको, लेकिन सिंप्लीफाई ये है कि आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कैनवा के अंदर ही, और ये एज अ लाइव वेबिनार भी यूज़ किया जा सकता है कैनवा को। आप चैटिंग भी कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ, कुछ आप पोल्स एंड क्विजेस भी प्रेजेंट कर सकते हैं अपने ऑडियंसेस के साथ, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन फीचर अपने आप में बहुत बड़ी फीचर है कैनवा की, जिसको आप एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। बहुत सारे और बहुत अच्छे फीचर्स कैनवा के अंदर हैं। अब जैसे विजुअल स्वीट 2 के अंदर मैंने बताया था शुरू में कि आप सेम कैनवास के अंदर डिफरेंट क्रिएटिव को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। अगर ये प्रेजेंटेशन लेआउट है तो इस पे जो नेक्स्ट स्लाइड बनेगी वो प्रेजेंटेशन की ही बनती थी, लेकिन अभी क्या हो गया है, आप इसके अंदर ही डिफरेंट लेआउट भी ऐड कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई क्लास ले रहा हूँ, मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और मुझे वाइट बोर्ड अपना दिखाना है,
तो सेम पेज के ऊपर आप अपना वाइट बोर्ड भी बना सकते हो। कुछ आपने सोशल मीडिया के क्रिएटिव बना रखे हैं अलग अलग साइज़ के अंदर, वो भी यहाँ पर दिख जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन के साथ साथ अगर आप ये चीज़ें भी ऐड करना चाहते हो अपने रेफरेंसेस के लिए, वो भी आप कर सकते हो, या फिर क्लाइंट शेयरिंग के लिए, या फिर अपने बॉस के साथ शेयरिंग करने के लिए। ओके, तो आई होप दैट इज क्लियर। 1 सेकेंड। कलर्स हो गया। तो ये चीज़ हो गई प्रेजेंटेशन के लिए। एक दो चीज़ें और सर्च कर लेते हैं, जैसे रेज्यूमे। आपको अपना रेज्यूमे डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये अब मैं एक दो चीज़ें वो बताऊंगा जो आपको शायद आपके दिमाग में ना हो कि आप ये भी आप कैनवा के साथ कर सकते हो। तो आपने रेज्यूमे सर्च किया, अब रेज्यूमे का लेआउट यहाँ पर आ गया और लेफ्ट साइड के अंदर फॉर्मेट्स आ गए, टेम्पलेट्स आ गए। तो इसमें ये सारे मॉडर्न स्टाइल हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है कैनवा के साथ कि वो जो ट्रेंडिंग में होता है अभी, ये नहीं कि पहले 10 साल पहले या 8 साल पहले 15 साल पहले के टेम्पलेट बने हुए हैं आज तक वही चल रहे हैं। जो करंट ट्रेंडिंग स्टाइल होगा आपको वो टेम्पलेट मिलेंगे, और जो पुराने स्टाइल होंगे वो ख़त्म होते चले जाएंगे। ये फॉर्मेट वैसे तो काफ़ी सालों से यही है, लेकिन अभी भी रेज्यूमे का फॉर्मेट यही ज़्यादा डिमांड में रहता है कि एक पेज के ऊपर कॉम्पैक्ट वे के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन सेव रहे, ताकि जो इंटरव्यूअर है आपका उसको बहुत ज़्यादा पेज नहीं पलटने पड़े। एक ही पेज के ऊपर आपका एक होगा आपका जो कवरिंग लेटर, एक कवर लेटर रहता है, फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर आपकी सारी डिटेल्स रहती हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो शायद हमारे पास कवर लेटर हो, इसमें नहीं है, अभी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो शायद मैं अब अपडेटेड नहीं हूँ, अब कवर लेटर भी शायद डिमांड में नहीं है। अब सिंगल पेज के ऊपर ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है 4-5 साल पहले तक एक कवर लेटर होता था और उसके बाद आपका रेज्यूमे होता। तो कवर लेटर के अंदर एक कंप्लीट टेक्स्ट रहता था जिसको इंटरव्यूअर आपका रीड करता था, उसके बाद आपकी डिटेल्स के ऊपर जाता था। तो वो शायद अब इन डिमांड नहीं है, इसीलिए वो शायद किसी टेम्पलेट में है भी नहीं। ओके, तो रेज्यूमे आप अपना डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपको अपनी डिटेल्स चेंज करनी है, और यहाँ से आपको जो कंटेंट लिखना है वो कहाँ से लिखना है, मैजिक राइट से। तो अपने मैजिक राइट से आप बहुत अच्छे लैंग्वेज के अंदर, बहुत अच्छे स्टाइल के अंदर अपना रेज्यूमे बना सकते हैं। ओके, ये हो गया रेज्यूमे। अब लेट्स से बाइट वीडियोस, ये आ गए। तो ये बाइट साइज वीडियो होती हैं जो 5-7 सेकेंड की वीडियोस होंगी, और होती हैं वो 9:16 की, आपके सुबह सुबह व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए या फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर करने के लिए। बाइट साइज इनको इसलिए कहा जाता है, हो सकता है कैनवा ने अब उसको कम कर दिया या फिर टर्म्स चेंज कर दिए हैं। बाइट साइज को इसलिए कहा जाता है कि वो बस एक बाइट होता है ना, जैसे आपने किसी चीज़ का एक बाइट ले लिया, कुकी का एक बाइट ले लिया, केक का एक बाइट ले लिया, तो बस एक बारी में वो कंज्यूम करने के लिए, फ़ौरन 1 मिनट में कंज्यूम करने के लिए। तो ये सारी वही वीडियोस हैं, बाइट साइज वीडियोस हैं। इसमें आपको कभी क्या हमेशा आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल मिलेगा, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल मिलेगा। तो 1 लाइनर, 2 लाइनर या फिर 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर बस एक अपना मैसेज डिलीवर करना, इमेज के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, वॉइस ओवर के थ्रू। इसमें बहुत भारी सी आपको आवाज़ में बहुत सारे मैसेजेस आपने देखे हैं, एक भारी सी आवाज़ के अंदर एक बहुत अच्छा सा मैसेज डिलीवर होता है। तो सुबह सुबह बहुत से लोगों को आदत होती है बाइट साइज वीडियो शेयर करने की, स्टेटस शेयर करने की, तो यहाँ से आप वो बना सकते हैं। ये शायद सब अब ये लिंक्डइन वीडियो हो गया है, कोई कुछ शायद इन्होंने बाइट साइज नाम चेंज कर दिया है। ये भी लिंक्डइन वीडियो हो गया है, ये भी लिंक्डइन वीडियो हो गया है। तो अब हम यहाँ पर बाइट साइज वीडियो सर्च नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सर्च करेंगे लिंक्डइन वीडियोस। ठीक है, लिंक्डइन वीडियो। अब लिंक्डइन वीडियो का साइज तो वही है, लेकिन जो कंटेंट होगा वो इंफॉर्मेशनल होगा, इंस्पिरेशनल होगा, मोटिवेशनल होगा। मैं आपको कोई भी एक वीडियो चला के दिखाता हूँ। ऐसे ये वाला, ठीक है, इसमें साउंड तो नहीं है,
तो साउंड इसमें आप अपना ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह के, मेरा साउंड तो बंद नहीं है, नहीं मेरा सिस्टम का साउंड बंद नहीं है, इसमें साउंड ही नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें साउंड वाले भी मिल जाएंगे, म्यूज़िक वाले भी मिल जाएंगे, नहीं होंगे तो आप ऐड कर सकते हैं। ये मोस्टली इसमें वीडियो वाले ही मिलेंगे आपको, जैसे हमने ये किया। तो अप्लाई ऑल करता हूँ तो शायद म्यूज़िक आ जाए जी, ठीक है। अब ये तो हमारे पास टेम्पलेट आ गया, लेकिन हमें इसके अंदर अपने इफेक्ट तो डालने होंगे। तो अगेन सेम रूल, आप जाइए अपना इसके जो कलर्स इसमें शफल हो सकते हैं वो कलर शफल कीजिए। इसके अंदर ट्रांजिशन नहीं है, तो हमने दोनों वीडियोस के बीच में जब माउस रखेंगे तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट आ जाता है। ट्रांजिशन इफेक्ट्स आप कोई सा भी यूज़ कर लीजिए, ये वाला कर लेते हैं और यहाँ पर ये वाला कर लेते हैं। तो अब इसको दोबारा प्ले करके देखते हैं। प्ले फुट लग दिया, ये दूसरा, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ से बाइट साइज वीडियोस, या फिर ये भी नहीं अगर आपको देखना है तो आप सीधा मोटिवेशनल इंस्टाग्राम रील्स, ओके, इसका ये नाम शायद अब चेंज हो गया है बाइट साइज वीडियोस से। तो अब यहाँ आपको वो सारी उस तरह की बाइट साइज वीडियोस दिख जाएंगी। जैसे इसको चलाते हैं, ये इस तरह के आपको, इस पे पहले से ही मैसेज रहता है, इस पे पहले से ही इंफॉर्मेशन रहती है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। तो ये भी एक मोटिवेशन है किसी को इंस्पायर करने की, मोटिवेट करने की, कि रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स, ठीक है। तो आप इस तरह के वीडियोस क्विकली बना सकते हैं। आपको ये बने बनाए टैबलेट मिलते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है एक बारी में 15, 20, 25 बना के रख लीजिए। 1 मिनट 2 मिनट लगेगा एक बनाने के अंदर, और बना के आप अपने रख लीजिए और रोज़ आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। इसमें अपना फ़ौरन लोगो लगा दीजिए, कितनी देर लगेगी, यहाँ से गए आपने यहाँ पे लोगो लगा दिया, इसको साइड किया एडजस्ट करके और यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, पोजीशन फ़ौरन लगा दी। कितनी देर लगी आपको अपना ब्रांड प्रमोट करने में, है ना। तो ये हो गए बाइट साइज वीडियोस। फिर इसके अलावा आप अपने ऑफिस स्टेशनरी, जैसे आपके बिजनेस कार्ड, आपके एनवेलप, आपके लेटर हेड, आपके डिज़ाइन, आपके का कुछ भी आप डिज़ाइन करना चाहते हो वो आप कैनवा के अंदर कर सकते हो। ये प्रिंटेबल जितने भी आइटम है, पैम्फलेट, फ्लायर, पोस्टर, बैनर, रोलर बैनर, या फिर बड़े बड़े फ्लेक्स बोर्ड, एनीथिंग प्रिंटेबल या फिर शेयरेबल कुछ भी हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उनके जितने भी क्रिएटिव साइज हैं, उन क्रिएटिव साइज की जितनी भी मोस्टली पॉपुलर कैटेगरीज हैं, इंटेंशन है उसको बनाने की, वो आपको कैनवा पर मिल जाती हैं, ओके। तो इस लेसन के अंदर इतना ही। मैं और कुछ एग्जाम्पल देना चाहता था, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो टेक अवे ये है इस लेसन का कि हमने जो सीखा है, हमने हमारे पास कितने ज़्यादा फीचर्स हैं कैनवा के अंदर। फिर हमारे पास टेम्पलेट है हर ओकेजन के लिए, हर सीज़न के लिए, हर रीज़न के लिए हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तो हमको सर्च करना आना चाहिए, हम एग्जैक्टली सर्च क्या कर रहे हैं। तो हमने पहले सर्च किया कि वो प्लेटफॉर्म का हम क्या सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन स्क्वायर पोस्ट हम सर्च कर रहे हैं, तो हमारा लेआउट बनकर आ गया। उस लेआउट के हिसाब से हमें टेम्पलेट सजेस्ट हो गए, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए, स्क्वायर पोस्ट के लिए, तो हमने वो सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद जो रेलेवेंट टेम्पलेट्स हमारे पास आए, हमने उसमें से एक को चूज किया, उसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया, स्टाइल चेंज किया, और कुछ एलिमेंट्स ऐड किए, कुछ एलिमेंट्स रिमूव किए, टू मेक इट यूनिक, टू मेक इट आवर्स, ओके। तो इस लेसन में इतना ही। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के ऊपर। तो आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन के ऊपर, जो कि है कैनवा, यूजफुल कैनवा और थर्ड पार्टी एप्स, ओके। चलते हैं हमारे कैनवा के ऊपर।
तो अभी इस सेक्शन के अंदर, इस लेसन के अंदर हम बात करेंगे कुछ कैनवा की। तो हमने काफ़ी ऐप्स देख ही ली हैं। ऐप्स जो होती हैं, जो ऐप का फ़ायदा ये है कि कुछ जैसे आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक इंटरफेस हो गया, बेसिक फीचर्स हो गई। बेसिक क्या, ये भी बहुत एडवांस है, लेकिन इनके साथ साथ कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करने के लिए कुछ कैनवा की एक्वायर्ड ऐप्स हैं, कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जो कि ख़ास कैनवा के लिए बनाई गई हैं, कैनवा के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करने के लिए। ओके, ऐप्स फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक मोबाइल ख़रीदते हैं, आपने एक मोबाइल ख़रीदा और उस मोबाइल के अंदर फीचर है वॉलपेपर चेंज करने की, थीम चेंज करने की, लेकिन आप एक और ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं थीम्स की या फिर वॉलपेपर्स की। ठीक है, वो आपके मोबाइल के अंदर चेंजेस करके आपकी थीम्स आपको कुछ देती हैं, कुछ वॉलपेपर्स दे देती हैं। तो सेम डिवाइस के अंदर एडिशनल बेनिफिट्स ऐड हो जाते हैं। आप ज़्यादा थीम्स चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप कुछ रिंगटोन्स की कुछ एडिशनल ऐप यूज़ करना चाहते हैं, तो सेम फ़ोन के अंदर कुछ फीचर्स तो फ़ोन ने खुद दी थी, लेकिन कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करने के लिए आप थर्ड पार्टी ऐप्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। ओके, सेम वे कैनवा के अंदर भी कैनवा ने मान लीजिए 1000 चीज़ें आपको दे दी हैं, लेकिन कैनवा ने पूरी दुनिया की हर चीज़ तो नहीं दे दी है ना आपको। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम कैनवा के साथ इंटीग्रेट करके, कैनवा के साथ सिंक करके, कैनवा के साथ लिंक करके हम कुछ फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स को यूज़ करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि कैनवा आपको राइटिंग टूल देता है, कैनवा मैजिक राइट आपका राइटिंग टूल है, लेकिन चैट जीपीटी से ज़्यादा अच्छा तो नहीं है ना। क्या चैट जीपीटी इससे बहुत अच्छा है, कि चैट जीपीटी सबसे अच्छा है। तो आपको अगर एडवांस्ड फीचर्स को चैट जीपीटी के फीचर्स यूज़ करने हैं, तो आप कैनवा को इंटीग्रेट कर सकते हैं चैट जीपीटी के साथ। वो किस काम आएगा? वो अच्छे कंटेंट क्रिएट करने का काम आएगा, अच्छी इमेजेस क्रिएट करने का काम आएगा, अच्छे ब्लॉग आर्टिकल या फिर प्रेजेंटेशन या फिर आउटलाइंस या फिर स्टोरीज या फिर कैप्शंस, जो भी कंटेंट क्रिएट करना है वो कैनवा से बेटर चैट जीपीटी क्रिएट कर सकता है। तो आप चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ कैनवा मैजिक राइट। ओके, तो यही काम होता है जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं उनको लिंक करने का कैनवा के साथ। तो इस लेसन के अंदर हम कुछ थर्ड पार्टी कुछ ऐप्स को हम व्यू करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ उनके नाम बताऊंगा, सर्च करके बताऊंगा कि वो क्या है, कैसी दिखती है। हो सकता है मेरे पास जो लिस्ट है उसमें से कुछ डिसकंटिन्यू हो गए हों या फिर उनके नाम चेंज हो गए हो, क्योंकि ये 2-3 महीने से तो मैं यूज़ कर रहा हूँ उससे। लेकिन कैनवा के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐप्स रोज़ आ रही हैं। ठीक है, रोज़ बहुत सारी ऐप्स आ रही हैं। आई डोंट हैव द नंबर्स, लेकिन हर महीना आपको हज़ारों नई ऐप्स मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो चलते हैं सेक्शन के ऊपर। ये जब आप कोई क्रिएटिव बना रहे हैं, एक पहले उसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक रैंडम ऐसे ही टेम्पलेट ले लिया। आपको यहाँ पर भी ऐप का सेक्शन मिल जाएगा। तो इस टेम्पलेट के अंदर आप कौन से ऐप यूज़ कर सकते हो वो आप यहाँ से सर्च करके और क्विकली उस ऐप को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जब हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए जब कोई ऐप मैंने क्रिएट करी, तो वो जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ वो ऑटो, और इसमें कुछ इंस्टॉल नहीं होता है। ठीक है, कुछ सिर्फ आप लिंक करते हो फौरन के फौरन, और वो क्योंकि एपीआई के थ्रू है तो वो क्विकली आप उसका यूज़ कर सकते हो। कुछ इंस्टॉल नहीं कर रहे हो आप कैनवा के अंदर। तो ये ऐप का सेक्शन है। यहाँ से कुछ आपके जो ट्रेंडिंग है वो यहाँ पे आपको सब दिख जाएंगे। आप यहाँ पर कैनवा के सर्च भी कर सकते हो, जो कैनवा का जो स्टोर है ऐप्स का, वहाँ से ऐप्स को सर्च भी कर सकते हो वाइल यू आर क्रिएटिंग समथिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यही शॉर्टडेक यूज़ करना शुरू कर दिया, तो शॉर्टडेक अब मेरे यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका शॉर्टकट बन जाएगा लेफ्ट साइड के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे शॉर्टकट दोबारा देखनी है तो मुझे ऐप्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहीं पे ही मेरे लास्ट करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 9-10 ऐप जो हैं शॉर्टकट मुझे यहाँ मिल जाएंगे, जो मेरे रिसेंटली यूज्ड होंगे। ये हमने यूज़ करे थे तो ये हमें यहाँ ऐसे दिख रहे हैं। फिर दूसरा तरीका है कि हम होम पेज पर जाएं और यहाँ पर जो ऐप्स का सेक्शन है हम इस ऐप के अंदर क्लिक करके जाते हैं। अब ये आ जाता है
कैनवा का एप्स का स्टोर। अब किसको स्टोर तो मैंने कहीं देखा नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऐप का सेक्शन है। अब इस ऐप सेक्शन के अंदर ये है कुछ नई ऐप्स जो कि ट्रेंडिंग है और आपको कैनवा सजेस्ट करता है। ये अब पेड है या फ्री है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये आपको सजेस्ट करता है कैनवा। ये जो टॉप ऐप्स है टीम वर्क के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, वो आपको यहाँ सजेस्ट करता है। एप्स लव्ड बाय क्रिएटिव टीम्स, तो ये कैनवा की क्रिएटिव टीम ने और यूज़र एक्सपीरियंस ने जो सजेस्ट करी, जिनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, ये वो कुछ ऐप्स हैं। ठीक है, टी एप्स लव्ड बाय HR टीम्स, तो HR के काम के लिए जो ऐप्स ज़्यादा यूज़फुल हैं वो यहाँ पर कैटेगराइज्ड हैं। ये तो आपको टॉप 8 दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर हम इसको सी ऑल कर लेंगे तो ये और बहुत सारी हो जाएंगी। ये देखिए, ये ज़्यादा हुए और ये हर महीने आप देखेंगे इसमें कुछ ना कुछ एडिशन होता चला जाएगा। कमिंग बैक टू एप्स, ऑल एप्स, ठीक है, ये ऑल ऐप का सेक्शन हो गया। अब फॉर यू अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ये वही कैटेगराइज्ड भी हमें आपको दिख जाएगा, एक्सप्लोर देम ऑल, ये वर्क स्पेस एसेंशियल हो गए, ये AI पावर्ड कुछ ऐप हैं जो सजेस्ट करता है, ये DID एवेटार बनाने के लिए है, अच्छी है। तो ये तो आपको एक स्नैपशॉट, एक डैशबोर्ड देता है टॉप की जो ऐप्स हैं। आप इनको ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा क्योंकि इसके अंदर आपके काम की बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर उसके हिसाब से हमको आइडिया हो जाएगा कि इन ऐप को यूज़ कैसे किया जाता है। एक हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट खुला हुआ है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक सर्च करते हैं, लेट्स से स्पीड पेंट, स्पीड पेंटर, ठीक है, ये स्पीड पेंटर। अब ये जब क्योंकि हम होम पेज से इसको इंस्टॉल कर एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ये पूछता है यूज इन एग्जिस्टिंग डिजाइन और यूज इन न्यू डिजाइन। ओके, लेट्स से यूज इन न्यू डिजाइन। यहाँ से पूछेगा किस तरह का आपको डिजाइन बनाना है, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक स्टोरी के अंदर इसको यूज करना चाहता हूँ। अब स्पीड पेंटर करता क्या है, मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक अपना ग्राफिक इंपोर्ट करता हूँ और ये इफेक्ट डालता है स्केचिंग वाला। जैसे आप जो वाइट बोर्ड एनिमेशन होता है ना, अगर आपने वाइट बोर्ड एनिमेशन समझते हैं, या फिर मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर साइन इन टू जनरेट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई नई ऐप को इंस्टॉल एक्टिवेट करते हैं तो उस ऐप, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप है, तो आपको थर्ड पार्टी ऐप पर भी रजिस्टर्ड यूज़र होना चाहिए उस ऐप को कैनवा में यूज़ करने के लिए। तो वो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अगर सिर्फ एक ही बार ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होता तो यहाँ से मुझे साइन अप करना होगा। मैं इसको यहाँ से साइन अप कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया ईमेल और ये हमने कर दिया इसको ऑथराइज। कैनवा में ओपन करेंगे और ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद इसके आपको 30 फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं हर मंथ, और ज़्यादा परचेस करने के लिए आप स्पीड पेंटर की वेबसाइट पर जाकर अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ज़्यादा वहाँ से करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ एनिमेटेड दिखा रहा हूँ, कुछ पेंटिंग का, जैसे मैं चाहता हूँ कि कुछ हैंड पेंटिंग वाले कुछ इफ़ेक्ट्स मैं अपनी पोस्ट के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर डालूँ, तो ये एक बहुत अच्छी, बहुत अप्रिशिएटेड, बहुत ज़्यादा फेमस ऐप है स्पीड पेंटर। इसमें जो हैंड पेंटिंग वाले इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसका फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ये हैंड ड्राइंग एनिमेशन बनके तैयार हो गया। और ये वो ग्राफिक है जो मैंने दिया, ऐसा नहीं है कि ये पहले से रेडी था और इस तरह का एनिमेशन था कि एक क्लासेस के ऊपर पहले से पेंटिंग चल रही थी। ये बिल्कुल कस्टम डिज़ाइन है जो मैंने दिया है। आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ से। लेट्स से कोई
डॉग की हम इमेज लेते हैं, और ये ग्राफिक हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे पेंटिंग्स अगर एक्चुअल इमेज ड्रॉ करेंगे तो मज़ा नहीं आता। जैसे ये बड़ा क्यूट सा है, मैं इसको ले लेता हूँ और इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले हमें इसको एज ए ग्राफिक यूज़ करना पड़ेगा, तो पहले हमने ये ग्राफिक लिया, हमें इसको सेव करना पड़ेगा एज अ PNG विद अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, हमारी PNG होनी चाहिए बस, तो विद बैकग्राउंड भी चल जाएगी, लेकिन जो बेस्ट इफेक्ट आएंगे आपको। ये एक और रिस्ट्रिक्शन है कैनवा के अंदर, मैं आपको बता दूं कि अगर ये सिंगल इमेज है और सिंगल क्रिएटिव मैंने यहाँ से पिक करके मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहूँगा, वो नहीं होगा। ठीक है, उसका वर्क अराउंड ये है, मैं इसको सेम चीज़ एक और कॉपी करूँगा। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा एज अ PNG, ट्रांसपेरेंट लगाता हूँ। यहाँ से जो पेजेस हैं, इस पेजेस को मैं 2 की जगह सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट करूँगा, पेज 1। अब ये हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा फनी है कि वर्क अराउंड निकालना, लेकिन आई डोंट नो कि कुछ पॉलिसी है कैनवा की। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं डिलीट, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और अब हम लाते हैं स्पीड पेंटर की ऐप। यहाँ पर ये स्पीड पेंटर, देखिए शॉर्टकट यहाँ क्रिएट हो गया। स्पीड पेंटर खोला मैंने, गो बैक, इसको करते हैं डिलीट, फिर चूज फाइल करते हैं, और हमारा कॉपी वाला एनिमेशन यहाँ पर आ गया। मैं इसको कर देता हूँ 5 सेकेंड्स, और कलर फिल ड्यूरेशन भी 5 सेकेंड कर देता हूँ। सो सॉरी गाइस, हमारे क्रेडिट्स एग्जॉस्ट हो गए। 1 सेकेंड का करके देखो, 1 सेकेंड का हो जाएगा। तो आई थॉट कि वो एक क्रेडिट एक के लिए होना चाहिए, लेकिन वो एक ही बारी में उसने 18 क्रेडिट्स ले लिए, तो शायद 6 सेकेंड का एक क्रेडिट होता है, तो इसीलिए 3 क्रेडिट नहीं हो रहे थे, 2 1 सेकेंड का काम हो गया। तो वही है, पर्पस वही है कि कुछ हैंड ड्रॉन एनिमेशन आपको बनाना हो इस तरह का, तो वो आप ये देखिए, ये बहुत अच्छे से बनता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये वाइट बोर्ड एनिमेशन में आप सर्च करिएगा, वाइट बोर्ड एनिमेशन के अंदर आपको इस तरह के एनिमेटेड वीडियोस बनाए जाते थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे। 2012 से लेकर 2017-18 तक, 5-6 साल तक ये वाइट बोर्ड एनिमेशन और ये पेंसिल से ड्रॉन वाले एनिमेशन बहुत हिट होते थे। अभी थोड़ी डिमांड कम है 5-7 साल से, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और इतने एफर्टलेसली अगर हमारे बन जाए तो फिर उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका कुछ आइडिया ऐसा होगा कि मैं पहले कैरेक्टर एनिमेट करूँगा, लेट्स से ये ऐसे मैं चाहता हूँ ये ऐसे फ्लिप होकर आए। ठीक है, तो ये ऐसे करे, पहले मैंने उसको पेज को कैरेक्टर को एनिमेट किया, फिर हैंड एनिमेशन। तो जैसे कोई बात कर रहा है कोई वॉइस ओवर के साथ, देयर वाज अ डॉग एंड द डॉग, जैसे कोई स्टोरी हुई ना, जैसे स्टोरी बात कर, सो देयर वाज अ क्यूट डॉग नेम्ड नैनी। ओके, तो फिर ये यहाँ से चला गया, फिर दूसरा कैरेक्टर यहाँ पर आया। तो इस तरह से एक वाइट बोर्ड एनिमेशन बनता है, एक स्टोरी बोर्ड बनता है। तो उस काम के लिए ये ऐप बहुत अच्छी है। ओके, तो फिर हम चलते हैं वापस ऐप सेक्शन के अंदर। 1-2 मैं आपको और सजेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको लिस्ट दे दूंगा एक, वो ज़्यादा बेटर है कि मैं आपको एक लिस्ट दे दूँ और जो मैंने यूज़ करी हैं और बहुत अच्छे से काम करती हैं और आपके काम भी आएंगी। एक और है जो है गिफी, ये GIF एनिमेशन के लिए हैं। ये तो मैं न्यू ही कर लेता हूँ। क्योंकि इसमें आपको GIF एनिमेशंस बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि आपको कैनवा में नॉर्मली नहीं मिलते। स्टिकर्स हैं कैनवा के अंदर, लेकिन इतने अच्छे नहीं है जितना बड़ा जिफी का कलेक्शन है या गिफी का कलेक्शन है। नॉट श्योर कि वो गिफी है या जिफी है, तो गिफी बोलते हैं।
तो गिफी के अंदर आप देखते हैं सारे एनिमेशन रेडी टू यूज़ एनिमेशन है। आपने इस तरह के अगर कुछ एनिमेशन यूज़ करना है अपनी इमेज के, अपनी पोस्ट के अंदर क्विकली, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से अगर चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँ और वो होगा नहीं, इसका कुछ बैकग्राउंड है नहीं। वो तो गया, लेकिन बहुत ख़राब कर दिया उसने साथ। तो अनडू कर लेते हैं। कि बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है जब वो पूरा अपलोड हो जाता है। तो इस तरह के गिफ्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये मीम्स के बहुत काम आते हैं, क्विक रिस्पॉन्सेस के लिए, रिएक्शन के लिए। कुछ आप वीडियो बना रहे हैं, उसके अंदर आप एक अच्छा सा रिएक्शन चाहते हैं, तो आपको यहाँ बहुत सारे रिएक्शन मिल जाएंगे। जैसे आप सर्च करते हैं, जैसे वाओ के आप गिफी चाहते हैं, तो यहाँ सारे ऐसे आप वाओ के रिएक्शंस मिल जाएंगे। तो आजकल वीडियो के अंदर बीच बीच में फिलर्स जो यूज़ किए जाते हैं, वो इस तरह के आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गिफी हो गया। दूसरा फिर मैं वापस हम चलते हैं ऐप्स की तरफ। होम पेज से हम ऐप सेक्शन में जाते हैं और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ QR कोड वाला। QR कोड जनरेशन काफ़ी अच्छी है। QR कोड जनरेशन देखो, कैनवा भी आपको फीचर देता है, लेकिन एक इसमें बहुत सारे थर्ड पार्टी QR जनरेटर्स हैं जो आपको नॉर्मली QR कोड नहीं देते। बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्टाइलिश आपको QR कोड बना के देंगे। फॉर एग्जांपल ये है QR कोड जनरेटर। इसमें आपको डिज़ाइन देखिए, आपको कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन से भी आप QR कोड क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो हो जाए तो। इसको फिर साइन अप करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये भी एक QR कोड बन सकता है। इस तरह के भी इसके अंदर ऑप्शंस हैं। तो आपको अगर कभी बहुत क्रिएटिव कोई QR कोड जनरेट करने हैं जो कि QR कोड नहीं लगते, और आपको चाहते हैं कि बहुत से लोग ये एक मार्केटिंग का पार्ट रखते हैं कि अगर आजकल नॉर्मली QR कोड को स्कैन करना भी लोग बड़े स्केप्टिकल हो गए हैं, उसको स्कैन नहीं करते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी फिगर हो जिसको स्कैन करने से एकदम से डर ना लगे, पता नहीं स्कैन करके क्या हो जाएगा, तो अगर कुछ ऐसी टाइगर की इमेज होगी तो उसको स्कैन करना फिर भी आसान है। इतना ज़्यादा फ्राइटनिंग नहीं होता, उसको करने से डर नहीं लगेगा कंपेयर टू एक नॉर्मल जो आजकल ब्लैक एंड वाइट वाले आपको QR कोड मिलते हैं। ठीक है, और एक आधा मैं और दिखा देता हूँ ऑप्शन है वो QR का, क्योंकि ये वो चीज़ें जो आपको हर पोस्ट में आजकल चाहिए होंगी। QR कोड आजकल हर पोस्ट में लोग यूज़ करने लगे हैं। स्कैन कोड करके आपको यूट्यूब का फॉलो लिंक बना दिया, आपने इंस्टाग्राम का फॉलो लिंक बना दिया है, लाइक का लिंक बना दिया है, वेबसाइट का लिंक बना दिया है। तो स्कैन करके आप बहुत सारी चीज़ें पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं। इसके अंदर वो नॉर्मल वाले ही हैं सब, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको बिटमोजी। बिटमोजी डिसकंटिन्यू हो गया लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ अब ग्रेडियंट जनरेटर। ये ग्रेडियंट्स कैनवा में भी हैं, लेकिन कैनवा में लिमिटेशंस है। कुछ लिमिटेड आपको ग्रेडियंट्स ही मिलेंगे। तो अगर आपको और तरह के ग्रेडियंट्स चाहिए, रेडी टू यूज़ ग्रेडियंट चाहिए, ब्यूटीफुल ग्रेडियंट्स चाहिए, तो आपको थर्ड पार्टी ऐप्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको रेडीमेड बहुत अच्छे ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे। जैसे इसके अंदर आपको और अलग अच्छे कॉम्बिनेशन वाले मिल जाएंगे। तो ये भी आपको रेडीमेड ग्रेडियंट्स देंगे। कैनवा भी आपको रेडीमेड ग्रेडियंट्स देता है, लेकिन कैनवा में आप कस्टम ग्रेडियंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप उसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 10 कलर भी ऐड करके ग्रेडियंट्स बना सकते हैं। लेकिन वही मैनुअल वर्क है कि मैनुअल वर्क बहुत अच्छी चीज़ होता है, लेकिन हमारे पास अगर टाइम कम है और हमको रेडीमेड कुछ आइटम्स चाहिए, तो हमें फीचर्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, और फीचर में अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हमें फिर थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो
ऐप सेक्शन में शायद इतना ही मेरे पास बहुत ऐप्स हैं आपको बताने के लिए। मेरी लिस्ट में है करीब 44। तो अगर मैं सारी ऐसे डिस्कस करने लगा हूँ तो शायद वो घंटों की यही वीडियो हो जाएगी। और ये इतना इम्पॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम अभी 4 घंटे से ज़्यादा पहले स्पेंड कर चुके हैं वीडियो के अंदर, और अब 4 घंटे के थकने के बाद हम ऐप के बारे में अभी लंबा अगर 2 घंटे का डिस्कशन और करें। इसके बारे में मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। ऐप्स के जो टॉप 25 ऐप्स जो हैं मेरी नज़र में, सबकी नज़र में, जो यूज़ करते हैं लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए कैनवा के अंदर, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डिटेल्ड, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी के लिए मैंने आपको बताया कि ऐप का फ़ायदा क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ऐप कहाँ पर सर्च करनी है, कैसे सर्च करनी है, वो भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको कुछ फ़िल्टर्स भी मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ करके टेस्ट आउट कर सकते हैं। टेस्ट आउट करने के बाद जो आपको पसंद नहीं आई है उसको वो रिमूव कर दीजिए, उसमें कुछ पेड तो है नहीं, चेक कर लीजिएगा। उसकी प्राइसिंग में आप ट्रायल ले रहे हैं तो ट्रायल कैंसिल करना मत भूलिएगा, अक्सर पैसे कट जाते हैं, मेरे ही कट जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ ऐप सेक्शन। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन के ऊपर, जो कि है प्रो टिप्स। ओके, अब प्रो टिप्स के अंदर कुछ टिप्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं शेयर करूँगा क्योंकि ये अभी शायद आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेंगी। बहुत एडवांस्ड यूज़ भी है कैनवा का। कैनवा एक नॉट ओपन सोर्स, लेकिन ओपन टू योर क्रिएटिविटी, ओपन टू द स्काई टूल है, जिसमें आप जितना ज़्यादा, कुछ लिमिटेशन नहीं है, आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके, हज़ारों सारे टूल्स को यूज़ करके या रिक्वायर्ड टूल्स को यूज़ करके बहुत अच्छा एक मास्टरपीस बना सकते हैं। ठीक है, तो टिप्स के अंदर पहली टिप ये है कि कभी कभी ऐसा होगा कि मैं कैनवा पे चलता हूँ पहले, हम जैसे, मैं यहाँ से इनको अभी करता हूँ डिलीट, और एक लेते हैं हम मोटिवेशनल इंस्टाग्राम, चलिए यही ले लेते हैं, इसी में हमारा एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखिए ये वीडियो है, इस वीडियो के ऊपर टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को, इसकी विजिबिलिटी इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि बैकग्राउंड इन्होंने डार्क किया हुआ है। ठीक है, बैकग्राउंड अगर ये लाइट होता तो ये विजिबिलिटी ख़राब हो जाती हर जगह। जैसे ये आप देखिए, इसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, इस टेक्स्ट की विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, जबकि इसका बैकग्राउंड भी डार्क किया हुआ है, जब भी विजिबिलिटी बढ़ रही है। तो जितने भी मैं आपको जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर वाइट फॉन्ट है और वाइटिश सा बैकग्राउंड है इसका, है ना। तो इन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने इसके पीछे इसका ये जैसे बैकग्राउंड है, मैं इसको रिमूव कर दूं, अब देखिए टेक्स्ट की रीडेबिलिटी कितनी ख़राब हो गई, टेक्स्ट को रीड ही नहीं कर सकता ऐसे में। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें इसके अंदर कुछ बैकग्राउंड बनाना होगा टेक्स्ट के पीछे। अब इसके अंदर ये तो ऐसे हुआ, इन्होंने करा कैसे है, ये एलिमेंट्स में गए, यहाँ से इन्होंने स्क्वायर लिया या रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल को यहाँ रखा, रेक्टेंगल के ऊपर बार खुल गया, इसका कलर इन्होंने पहले में इसको ले जाते हैं बैकग्राउंड में, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, ये उसके पीछे चला गया। चूँकि हमें वीडियो भी दिखानी है तो हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी इस तरह से, जब तक कि टेक्स्ट अच्छे से विजिबल है। अगर हम बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो फिर विजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो टेक्स्ट को थोड़ा सा हमें विजिबल रखना ज़रूरी है और बैकग्राउंड भी थोड़ा थोड़ा दिखता रहे, तो 70 to 80% काफ़ी रहता है। अभी एक टेक्स्ट और है पीछे, मैं और इसको पीछे ले जाता हूँ, ये उस पर आ गया। ठीक है, अब इन्होंने थोड़ा सा इसका जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड कर दिया। ठीक है, इस तरह से कर दिया, दैट्स इट। तो अब ये टेक्स्ट भी रीडेबल है, टेक्स्ट की विजिबिलिटी भी अच्छी हो गई और हमें बैकग्राउंड में वीडियो भी दिख रहा है। ऑलराइट, तो पहली टिप तो ये है कि कहीं अगर हम फंस जाएं कि हमारा टेक्स्ट अच्छे से विजिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो के ऊपर कलर्स चेंज हो रहे हैं पीछे से, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सी वीडियो है, लेकिन जब वीडियो के सीन चेंज होते हैं तो बैकग्राउंड कलर चेंज होते रहेंगे। एक कलर तो होता नहीं वीडियो के अंदर, मल्टीपल कलर्स होते हैं। तो हमें टेक्स्ट को ही विजिबल बनाना पड़ेगा,
कभी कभी होगा कि एक वीडियो के अंदर शायद कहीं पर कुछ एरिया है स्पेसिफाइड, वहाँ पर आप अपना टेक्स्ट शो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आपको वो एरिया नहीं मिलेगा वीडियो के अंदर जहाँ पर आप टेक्स्ट को अच्छे से विजिबल कर सको। तो आपको अपने टेक्स्ट के पीछे कुछ बैकग्राउंड लगाना ही पड़ेगा। एक तो ये तरीका है, आप यहाँ से स्क्वायर उठाइए और अपना टेक्स्ट के पीछे लगा दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, हम इफेक्ट्स में जाते हैं और इफेक्ट्स के पीछे बैकग्राउंड लगा देते हैं। तो इसमें वो मैप करेगा आपके टेक्स्ट के हिसाब से, पूरा स्क्वायर नहीं बनेगा, रेक्टेंगल नहीं बनेगा, वो टेक्स्ट के हिसाब से ही बैकग्राउंड सेट होगा। अब इसकी हम राउंडनेस, या हम इसको राउंड बना सकते हैं या फिर बिल्कुल फ्लैट स्क्वायर बना सकते हैं। इसको हम बिल्कुल श्रिंक कर सकते हैं या फिर स्प्रेड कर सकते हैं, और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में हमें किस तरह का इफेक्ट चाहिए। दोनों अच्छे लगते हैं अपनी सिचुएशन के अंदर, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। इसका देखें इफेक्ट तो ये भी अच्छा लगता है, और कभी कभी वो अच्छा लगता है। तो सिचुएशन के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, तो वीडियो के अंदर ये करना आपको ज़रूरी है। अब इसी में आप देखें 2 टेक्स्ट हैं, एक ऊपर है, एक वाइट, और एक है बैक का। ऊपर वाला नज़र भी नहीं आ रहा कहाँ पर, नीचे वाला भी नज़र नहीं आ रहा। तो टेक्स्ट की विजिबिलिटी वीडियो के ऊपर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ये हो गई आपकी पहली टिप। दूसरी टिप है कि कलर थ्योरीज के बारे में पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। तो कलर थ्योरीज क्या है? कैनवा का एक स्पेशल पेज है, कैनवा कलर व्हील। ठीक है, कलर व्हील के अंदर आप कलर थ्योरीज पढ़ोगे। ठीक है, कलर्स की भी एक थ्योरी है, कलर की भी एक साइकोलॉजी है, जो कि हम अपने कोर्स के अंदर भी डिटेल में कवर करते हैं। जो हमारा डिटेल्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है 3 महीने का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए। पहला महीना उसमें फ्री है, और अभी तो डिस्काउंट भी बहुत अच्छा, 90% तक का डिस्काउंट उस पर है। तो उसमें हम डिटेल में बताते हैं कलर साइकोलॉजी, और किस कलर की को यूज़ किया जाता है किस टारगेट ऑडियंस के लिए। कलर की जो पर्सनालिटी है वो आपके टारगेट ऑडियंस से जब मैच होती है तो आपके रिजल्ट्स और बेटर हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कलर व्हील के थ्रू कलर थ्योरीज को डिफाइन करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, इसको भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपके लिए। ओके, तो ये कलर व्हील है। यहाँ पर ये तो आपका ब्राइटनेस और डार्कनेस एडजस्ट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आ गया तो लाइट है, ये लाइट है, ये डार्केस्ट एरिया है। ओके, यहाँ पर ये येलो है। अब वो ऑटोमेटिकली ये इस तरह ब्यूटीफुली डिज़ाइन करा गया। ऐसे और भी बहुत पील्स हैं, लेकिन हम कैनवा पे हैं तो कैनवा की तारीफ करेंगे। तो कैनवा इतना अच्छे से डिज़ाइन किया गया है कि मैं जब सिर्फ एक कलर मूव कर रहा हूँ, ये वाला कलर मूव कर रहा हूँ, कैनवा खुद सजेस्ट कर रहा है कि इसका कॉन्ट्रास्ट कलर आप क्या यूज़ कर सकते हैं। एक प्राइमरी कलर, एक सेकेंडरी कलर, एक नॉर्मल कलर, एक कॉन्ट्रास्ट कलर, वो भी हम बताते हैं प्लीज। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा इस ब्लू के साथ, वो यहाँ पर दिख रहा है आपको। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा ग्रीन के साथ। तो इस तरह से जो भी मैं कलर चूज करता हूँ, चाहे उसका टेम्परेचर कितना भी हो, वो उसके हिसाब से उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको बता देगा। ठीक है, प्लस यहाँ नीचे हम जाते हैं तो और भी कलर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। अभी के लिए यहाँ पर ये कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, कोई स्पेसिफिक कलर है आपका, आप वो कलर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं वापस कैनवा पर आता हूँ और हम यहाँ से कोई लेट्स से एक थंबनेल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ जो ज़रूरी है। हमने ये सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ये ब्लू जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रांड कलर है, ये ब्लू है। तो इस ब्लू का एक कोड है, एक यूनिक कोड है इस कलर का। जैसे जैसे कलर चेंज होगा ये कोड भी चेंज हो जा रहा है। हर एक नैनो माइक्रो एक पिक्सल भी अगर चेंज होगा तो उसका कलर कोड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा ब्रांड कलर है, हर इसका भी सबका एक कोड है, तो वो ये कोड है। ठीक है, इस कोड को हमने यहाँ से कॉपी किया। हम वापस जाते हैं कलर व्हील के ऊपर, तो मैंने कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिल गया कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये होगा, जो दोनों साथ में यूज करे जाएं तो दोनों की जो एक्सेसिबिलिटी होगी, विजिबिलिटी होगी, बहुत अच्छी होगी। तो ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिख रहा है।
लेकिन मान लीजिए मुझे इसका मोनोक्रोमिक कलर चाहिए, ठीक है। मोनोक्रोमिक होता है कि मोनोक्रोमैटिक कलर होगा कि सेम कलर का थोड़ा सा लाइटर वर्जन जो इसके साथ बेस्ट जाएगा, ठीक है। वो इसने यहाँ मुझे बता दिया। अब वो जो भी होगा वो ये रेड होगा, सॉरी पिंक ले रहा हूँ तो मैं पिंक का थोड़ा सा लाइटर वर्जन आपको दिखा देगा। तो हर कलर का ये क्रोमैटिक कलर आपको लाइटर वर्जन वो दे देगा यहाँ पर, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन है एनागुलस। तो एनागुलस हो गया आपके 3 कलर्स, ओके। एक आपके कलर का लाइटर वर्जन और एक होगा आपका नियरेस्ट लुकिंग गुड कलर, ओके। अब मैं यहाँ से कलर का चेंज करता हूँ। तो ये देखिए मेरा अगर प्राइमरी कलर मेरा पिंक है तो उसका जो सेकेंडरी कलर होगा वो रेड हो सकता है और नेक्स्ट नियरेस्ट कलर होगा आपका पिंक, ठीक है। ऐसी तरह येलो के लिए जो मेरा अगर प्राइमरी कलर येलो है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो होगा आपका ये ऑरेंज कुछ है और कॉन्ट्रास्ट कलर होगा आपका ग्रीनिश, ठीक है। एनागुलस हो गया। फिर ट्रायडिक कलर हो गए आपके 3 डिफरेंट कलर्स, 3 डिफरेंट शेड्स के, ऑल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। वो बिल्कुल आसपास नहीं होंगे, बिल्कुल मिलते जुलते नहीं होंगे। तो मैं कोई भी कलर सेलेक्ट करूंगा, आप देख रहे हो ये 3 डिफरेंट डायरेक्शन के कलर हैं। आसपास इनकी फैमिली भी इनके आसपास नहीं है, बहुत दूर दूर वाले रिश्तेदार हैं। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट तो करते हैं लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। वो हो गए 3 कलर्स ऑल डिफरेंट। ये हो गया। फिर टेट्राडिक हो गया आपके 4 ऑल डिफरेंट कलर्स, ओके, नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। एक दूसरे के साथ अच्छे तो लगेंगे ही लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन अगर आपको बनाना है 4 कलर का तो आपको यहाँ पर वो मिल जाएंगे। तो वो सेम अगर मैं अपना प्राइमरी कलर में यहाँ पर डालूँ तो वो मुझे मेरे 4 कलर के कॉम्बिनेशन बता देगा कि हम ये 4 कलर यूज़ कर सकते हैं और ये चारों कलर आपस में अच्छे लगेंगे। मैं इसको लाइट भी कर सकता हूँ कि अगर लाइट वर्जन मुझे यूज़ करना है तो मैं लाइट वर्जन यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, डार्क करना है तो डार्क कर सकता हूँ, ओके। अब इसको कॉपी करके मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, मैं अपने जो कैनवा के अंदर है वहाँ पे ले जा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा तो ये कैनवा में चला जाएगा, राइट। तो ये एक तरीका है कलर पैलेट बनाने का, कलर कॉम्बिनेशन बनाने का, कॉन्ट्रास्ट बनाने का। कोर्स खत्म हो गया, बहुत बहुत मुबारक आपको, कंग्रेचुलेशंस, आपने 5 घंटे का कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अभी हमने सिर्फ कोर्स कंप्लीट किया है, मतलब अभी हमने खाली कोर्स कैनवा को समझा है, ठीक है। समझना एक चीज़ है, फिर सीखना दूसरी चीज़ है और फिर उसको मास्टर करना। तो अभी आपने समझ लिया है कि कैनवा क्या है, आपकी क्या क्या फीचर्स इसके अंदर हैं, आप किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, कौन सी फीचर कहाँ पर है, कौन सा सेक्शन कहाँ पर है, किस सेक्शन से क्या होगा, मतलब कैनवा को टूल को आपने समझ लिया है। अब इसको सीखने के लिए आपको करनी होगी इसकी प्रैक्टिस, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोज़ का 1-2 घंटा निकालिए, ये आप ही के बेनिफिट के लिए है। और एक और चीज़ ये कहनी थी कि कैनवा एआई को मैंने डिटेल में कवर नहीं करा क्योंकि वो इतना इम्प्रेसिव अभी फीचर नहीं है कैनवा का। देखिए पूरे कैनवा को कवर करने के बाद, इतनी प्यारी प्यारी फीचर्स को डिस्कस करने के बाद, अगर हम कैनवा एआई को डिस्कस करते, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए क्योंकि जो स्टैंडर्ड कैनवा का है उसके सामने अभी ये एआई टूल इतने इम्प्रेसिव नहीं है। तो जैसे जैसे आप कैनवा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ा कैनवा एआई को भी थोड़ा सा चेक करिएगा। और बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत काम का भी नहीं है अभी, ओके। मैजिक राइट टूल अभी बहुत अच्छा है लेकिन जो कोड बनाने की फीचर है वो अभी आप किसी काम के नहीं, और डिज़ाइन बहुत अच्छे नहीं। तो उसको थोड़ा सा बेटर होने देते हैं, इसके लिए दोबारा वीडियो कभी और बनाएंगे डिटेल के अंदर जब ये और बेटर हो जाएगा और इम्प्रेसिव हो जाएगा। अभी के लिए मेरी छोटी सी एडवाइस ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी वैल्यू मैं प्रोवाइड कर चुका तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स के साथ, ताकि थोड़ा सी हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाए, जो कि बहुत मोटिवेट करती है, ओके। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन आपके वीडियो में बने रहने के लिए और स्पोर्ट्स को सीखने के लिए। कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, कुछ छूट गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और मैं भी सीखता रहता हूँ, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ आप ही की तरह। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके। आई विल सी यू अराउंड। थैंक यू सो मच।